तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। जल्दी से भाई सभी लोग जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम लोग देखने वाले हैं अंतिम प्रहार कंप्यूटर के लिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम सीजीएसएल एंड सीजीएल दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में कंप्यूटर को पूरा का पूरा रिवाइज करने वाले हैं पीवाईक्यूज के माध्यम से। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। सृष्टि, भूमि, दीपाली बिलोंग टू आस्क एसएससी, रजत, प्रशांत तिवारी कह रहे हैं टाइपिंग में बैक स्पेस की अलाउड होगी। बिल्कुल अलाउड होगी। ठीक है, बिल्कुल अलाउड होगी, डोंट वरी। ठीक है, पूनम, गौरव, कार्टून, प्रशांत, साई किशोर, जोया, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को भाई। कशिश, अमित, राधे राधे, एसएससी भाई राधे राधे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए भाई, ठीक है ना। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्लास जो है वो थोड़ा लंबी चलने वाली है, और खाना वाना जो भी है एकदम सब खा खू के बैठना। ठीक है, बीच में अगर कुछ ऐसा हो तो मंगा लेना, मम्मी से कहना यहीं दे दो, हमें खाना है। ठीक है, लेकिन क्लास नहीं छोड़नी है भाई। ठीक है, चलिए भाई सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और जुड़ेंगे हम आज की क्लास के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे एसएससी एग्जाम्स में अभी तक जितने भी सीएचएसएल हो और सीजीएल हो, जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको ब्रीफ कर दूं थोड़ा कि कैसे कवरअप करने वाले हैं। ठीक है ना। अभी तक एसएससी ने जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हुआ हो, नए पैटर्न की भी बात कर रहा हूं मैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया। ठीक है, तो इसके सारे ही पीवाईक्यू जो हैं वो हमने इस क्लास में कवर किए हैं। चाहे वो 2022 हो, ठीक है, चाहे वो 2023 हो, सभी की मेंस के शिफ्ट को लिया है। मेंस की शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन कंप्यूटर के मेंस में ही पूछे जाते हैं, और एसएससी सीएचएसएल प्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के, हर एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग। ठीक है, तो वहां से भी हमने सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है। ठीक है, तो एक ही क्लास में इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू पूरे कंप्यूटर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इज दिस क्लास अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसके लिए देखो आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक इसी संख्या में बने रहें, ठीक है, तो ये क्लास जो है वो प्राइवेट नहीं होगी, ध्यान देना। ठीक है, ये क्लास प्राइवेट नहीं होगी। ठीक, और अगर रिस्पॉन्स आप लोगों का कम होता गया तो क्लास जो है वो एंड होने के बाद प्राइवेट जरूर हो जाएगी। ठीक है, ये आप ही के ऊपर है, प्राइवेट कराना चाहते हो नहीं कराना चाहते हो। ठीक है, बाकी डाउट्स जो है वो हम आपके लास्ट में लेंगे। ठीक है, पीयूष जो आप पूछना चाह रहे हो टाइपिंग से रिलेटेड या और जो भी डाउट होंगे हम क्लास के बाद में लेंगे। ठीक है, अभी जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शाम के 9 बजे तक नहीं चलेगी भाई, इतना भी लंबा नहीं ले जाना है, कंप्यूटर है, कोई मैथ जीके नहीं है, समझ रहे हो। हाँ, चलिए शुरू किया जाए भाई। एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे, क्लास को करेंगे स्टार्ट, और आपकी स्क्रीन पर आएगा पहला क्वेश्चन। सभी लोग अपना जवाब ईमानदारी से देंगे और स्कोर भी काउंट करते जाएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, सभी के सभी पीवाईक्यूज हैं जो एसएससी ने पूछे हैं अभी तक। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। ठीक है, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। सिविल कोड के लिए हेल्पफुल होगा। सिविल कोड में अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर पैटर्न है, देखिए मैं एसएससी के पैटर्न से लेके चल रहा हूँ, चाहे सीजीएल हो सीएचएसएल हो। बाकी अगर उन एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं आपसे। ठीक, चलो देखिए भाई, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। आंसर क्या होगा? कह रहा है कि इज अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है तो इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सी है जो सबसे तेज परफॉर्म करती है? बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन है आपके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या ऑक्सिलरी मेमोरी, या फिर कंट्रोल यूनिट, या फिर रजिस्टर्स। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं रजिस्टर्स जो हैं वो काफ़ी तेजी के साथ, ठीक है, मेमोरी में सबसे फास्टेस्ट स्पीड होती है।
रजिस्टर्स की सबसे फास्टेस्ट स्पीड होती है आपकी कंट्रोल यूनिट में, ठीक है ना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। जितने भी लॉजिकल डिसीजन लेने होते हैं, अर्थमेटिक डिसीजन लेने होते हैं, तो वो सारे के सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करें, ये सिर्फ और कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम है, ठीक है। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वही आपकी क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत आपका कौन कौन आ जाता है, आपका ALU आ जाता है, ठीक है, आपके रजिस्टर्स आ जाते हैं, और पहला दूसरा और आपका CPU आ जाता है। बात आ रही समझ में, ये सारे के सारे जो हैं कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अब बारी बारी से इनको थोड़ा समझ भी लेते हैं। अगर हम ALU की बात करें तो ALU जो है वो क्या करता है, डिजिटल सर्किट होता है दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपसे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछे गए हैं, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको इस तरीके से भी देखना जरूरी है। बात आई समझ में। तो जो भी परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन तो वो ALU के द्वारा किया जाता है। वहीं कंट्रोल यूनिट की बात करें, इट इज अ सर्किटरी विद इन अ कंप्यूटर्स प्रोसेसर दैट डायरेक्ट्स ऑपरेशन। पूरा का पूरा कंट्रोल करता है, मेमोरी हो लॉजिक यूनिट हो, बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का काम है, ठीक है। वहीं रजिस्टर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी यूज टू एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा। जो भी आपकी कंट्रोल यूनिट होती है उसके अंदर जो भी आपको डेटा को एक्सेप्ट करना हो, स्टोर कैसे करवाना है, ट्रांसफर कैसे कराना है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है रजिस्टर्स के लिए, ठीक है। अब हम अगर रजिस्टर को थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करें तो देखिएगा रजिस्टर मेमोरी कैसी होती है, टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है, ट्रांसफरिंग द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी लोकेटेड ऑन CPU। रजिस्टर मेमोरी के साइज की बात करें तो 16, 32 और 64 बिट में ये मिलता है। टेम्पररी स्टोर्स डेटा इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेस ऑफ द मेमोरी, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए डेटा को इंस्ट्रक्शन देता है और एड्रेस इंस्ट्रक्शन करता है और मेमोरी को एड्रेस भी करता है, ठीक है। बात आई समझ में। अच्छा, अब रजिस्टर्स की अगर मैं टाइप की बात करूं, ठीक है, तो पहला टाइप आ जाता है आपके पास CIR, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको चीजें ये एक बार बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा टाइप, यहां से फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की बात करें तो MAR हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर PC होता है, ठीक है। इंडेक्स रजिस्टर हो जाता है, मेमोरी बफर रजिस्टर होता है यानी कि MBR, स्टैक कंट्रोल रजिस्टर होता है SCR, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, स्टेटस फ्लैग रजिस्टर होता है और मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है। ये जो फुल फॉर्म दिए गए हैं इनको भी याद कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट रहती हैं, इनसे कई रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये भी जान लेते हैं कि करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करता क्या है। द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दैट होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड, बस इतना याद रखिए। CIR क्या करता है, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को यानी कि इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है जो बिल्कुल एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार होती हैं। द इमीडिएट इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द सिस्टम आर फेच्ड एंड स्टोर्ड इन दीज रजिस्टर्स। अगर कुछ ऐसा आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा आपका CIR यानी कि करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की बात करें, ठीक है, मेमोरी को एलोकेट करने के यानी कि एड्रेस देना, मेमोरी को क्या देना, टू प्रोवाइड एड्रेस, किसके लिए आएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के लिए। एड्रेस लोकेशन ऑफ मेमोरी स्टोर्ड इन दिस रजिस्टर टू बी एक्सेस्ड लेटर। वहीं प्रोग्राम काउंटर की बात करें, दीज रजिस्टर्स आर यूटिलाइज्ड इन कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड और अंडर एग्जीक्यूशन। मतलब ये रिकॉर्ड तैयार करके रखता है किसी भी प्रोग्राम का कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा या एग्जीक्यूट या तो हो चुका होगा या एग्जीक्यूट होने वाला होगा, ठीक है ना। आगे देखिए इंडेक्स रजिस्टर्स की बात करते हैं। दीज रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज एंड नंबर्स इंक्लूडेड इन द एड्रेस इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्म देम। इसको हम बेस रजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। जो अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा।
इंडेक्स रजिस्टर क्या करता है, स्टोर करता है कौन, वैल्यूज को, किसको, नंबर्स को, ठीक है, एड्रेस इंफॉर्मेशन में। वहीं एमबीआर की बात करें, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। एमबीआर क्या होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। बिल्कुल पीडीएफ जो है वो इसका मिल जाएगा, पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ो, लास्ट में ही सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। अभी जो कराया जा रहा है उसको देख लो, ठीक है। जो लोग कर चुके होंगे वो लोग यहाँ से रिवाइज भी कर लेंगे, जो लोग नए जुड़े होंगे वो यहाँ से देख भी लेंगे। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता था, इज यूज टू स्टोर डेटा कंटेंट और मेमोरी कमांड यूज टू राइट ऑन डिस्क मेमोरी। बात आ रही समझ में, यानी कि जो भी रजिस्टर्स हैं, जैसे मेमोरी बफर रजिस्टर है, क्या करेगा, डेटा को स्टोर करने के लिए काम करेगा, मेमोरी को कमांड देने के लिए काम करेगा, मेमोरी बफर रजिस्टर। स्टैक कंट्रोल रजिस्टर की बात करें, सेट ऑफ लोकेशन मेमोरी वेयर डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर। जैसे जो भी डेटा स्टोर हो जाता है उसको किस तरीके से फिर से रिट्रीव किया जाए जब दोबारा जरूरत पड़ती है। जब भी आप दोबारा कमांड देते हो तो वो फिर क्या करता है, एक बार आप ऐसा कर चुके होते हो तो वो सारी प्रोसेस जो है वो रजिस्टर्स में सेव हो जाती है, तो वो सेम कमांड को फिर से दोबारा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता है, इसीलिए फर्स्ट होता है। एन एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज द मोस्ट ऑफन यूटिलाइज्ड रजिस्टर, इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम मेमोरी। बात आ रही समझ में। अगला देखिए, टेस्ट फ्लैगर रजिस्टर है, कंटेंस बिट्स दैट इंडिकेट द आउटकम ऑफ द ऑपरेशन। एमडीआर है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मेमोरी डेटा रजिस्टर इज अ रजिस्टर इन कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट टेम्परेली स्टोर्स डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। जब डेटा ट्रांसफर होता है सीपीयू और मेमोरी के बीच में, ठीक है, तो उसको मैनेज करता है। चलिए, तो ये आपको समझ लेना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा। डैश इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज ऑफन डिस्गाइज्ड और लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बताएंगे सभी। इज अ टाइप ऑफ मॉलवेयर, देखो भाई, दैट इज ऑफन डिस्गाइज्ड, देखो ये क्या करता है, धोखा देता है। इज ऑफन डिस्गाइज्ड एंड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सी ऑप्शन नहीं होगा, ट्रोजन होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ट्रोजन, इसका सही आंसर होगा। बात आ रही है समझ में। देखो भाई, रैंसमवेयर क्या होता है, ये भी एक तरीके का मालवेयर है जो आपके सिस्टम पर डाल दिया जाता है किसी भी नेटवर्क के थ्रू, और आपसे फिर कहा जाता है ये आपका सिस्टम तभी ओपन होगा, तभी ऑन होगा जब आप उसके बदले में कुछ पे करेंगे, ठीक है। रैंसम का मतलब ही होता है फिरौती। बात आ रही है समझ में, तो इसको भी बारी बारी से देख लेंगे। देखिए भाई, रैंसमवेयर क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ cryptovirological malware that is threatens to publish the victim's personal data or permanently block access to it unless a ransom is paid। मतलब जब तक उसको पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक उस विक्टिम के पर्सनल डेटा का यूज करेगा, हो सकता है वो परमानेंटली उसको ब्लॉक भी कर दें। तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं, रैंसमवेयर। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं वो भी आप देखेंगे अभी, ठीक है। रूट किट क्या है, देखो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टिपिकली मैलिशियस सॉफ्टवेयर है ये भी, डिजाइन टू इनेबल एक्सेस टू अ कंप्यूटर और एन एरिया ऑफ इट सॉफ्टवेयर दैट इज नॉट अदरवाइज अलाउड टू एन अनऑथराइज्ड। यानी कि ये क्या करता है, ये चुपके से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जाके बैठ जाता है, ठीक है, और ऑफन मास्क इट्स एग्जिस्टेंस और द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर सॉफ्टवेयर। यानी कि ये चुपके से क्या करेगा, सिस्टम में जाके बैठ जाएगा और जितनी भी फाइल्स होंगी उसको रिकॉर्ड करता रहेगा कि यहाँ से क्या क्या चीजें इन्फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। तो वहां से एक तरीके से चुराने का भी काम करता है। बात आई समझ में, ठीक है। तो ये होता है आपका रूट किट। इट इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी एक तरीके का क्या है, मालवेयर है, ठीक है, मालवेयर है। चलिए आगे देखिए भाई, की लॉगर क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, की लॉगर। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये जाके आपके सिस्टम में बैठ जाएगा और आप जो जो की प्रेस कर रहे होगे, उन की को रिकॉर्ड करता है, उन की को क्या कर लेता है, रिकॉर्ड करता है। सपोज दैट आप किसी भी साइट पर काम कर रहे हो और आपने कुछ खरीदा और आपने अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल दी या कोई पासवर्ड डाल दिया किसी भी अकाउंट का, तो ये क्या करेगा, चोरी कर लेगा। यानी कि जो आप कीवर्ड डाल रहे हो उनको ये रिकॉर्ड करता रहता है और अपने जिसने भी ये की लॉगर को सेंड किया उसको सर्वर पर पहुंचाता रहता है।
तो ये क्या है, दैट रिकॉर्ड अ पर्सन टाइप ऑन अ डिवाइस। ध्यान रखिएगा, जो भी पर्सन किसी भी डिवाइस पर टाइप करता है उसको रिकॉर्ड करता रहेगा। अगर पासवर्ड डाला है तो उसको भी हैक कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे सभी। इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, in MS Excel 365 which of the following appears across the top of the screen and below the title bar and contains all the commands, formulas and features needed to create data intense spreadsheets। बताइए सभी इसका आंसर क्या होगा। जितने भी आपकी कमांड फीचर्स हैं वो एक पट्टी होती है जिस पर सभी की सभी बने हुए रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। पीडीएफ मिल जाएगी भाई, पीडीएफ के लिए परेशान नहीं हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कितनी बार कहें, अब आप कोई पीडीएफ को लेके चर्चा नहीं करेगा, ठीक है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा भाई, रिवन हो जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे कमांड जो हैं, चाहे एमएस ऑफिस में एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, जितनी भी कमांड आपको एक पट्टी पर दिख रही होती हैं, जो टैब जिसमें इनबिल्ड होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवन बोलते हैं। स्टेटस बार की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सबसे नीचे होती है किसी भी, चाहे एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, ठीक है, ठीक है, सबसे बॉटम पे होती है, सबसे बॉटम पे होती है आपकी स्टेटस बार। रूलर की बात करें तो रूलर जो है आपको एमएस वर्ड में मिल जाता है। स्क्रॉल बार जो है वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए भाई, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। रिवन जो है वो क्या है, ये जो पट्टी आप देख रहे हो पूरी की पूरी जो रेड कलर के अंदर बंद हो रही है, ठीक है ना, यही क्या है, आपकी रिवन है, ठीक है, यही क्या है, रिवन है। क्लियर हुई बात। जो नीचे आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये वाली पट्टी, ठीक है, ये एक्सेल की इंटरफेस है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है। चलिए, अच्छा देखो, आपको स्टेटस बार भी नजर आ रहा होगा यहाँ पर। ये क्या है, ये स्टेटस बार है। ये क्या है, स्टेटस बार है, किसका, एक्सेल का, ठीक है। अगर एक्सेल के स्टेटस बार की बात करें तो आपको देखो यहाँ पर एक तो ये मिल जाता है, ये व्यू बटन्स मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं, व्यू बटन्स। तो देखो हर एक चीज को, क्वेश्चन को पढ़ते रहना। अब व्यू बटन में आपको यहाँ पर कौन कौन सी बटन्स मिलती हैं, देखो भाई, एक तो आपको नॉर्मल मिल जाता है, नॉर्मल व्यू मिल जाता है, ठीक है भाई। दूसरा बात करें, आपको पेज लेआउट मिल जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, है ना। और तीसरा जो है वो आपको मिल जाएगा पेज ब्रेक व्यू, पेज ब्रेक व्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको तीन तो यहाँ पर है। तो ये वाला जो पहला वाला है वो नॉर्मल व्यू है, ठीक है, और ये दूसरा वाला जो है वो पेज लेआउट व्यू है, और ये जो तीसरा वाला है ये पेज ब्रेक व्यू है ना। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, आपका जूम स्लाइडर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूम स्लाइडर बोलते हैं। वहीं हम एक्सेल में अगर बात करें, एक्सेल में बात करें जूम परसेंटेज की, तो एक्सेल में जूम परसेंटेज भाई कितना होता है, मिनिमम अगर बात करें तो भाई 10% होता है, मैक्सिमम बात करें तो 400% होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछ ले, बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछ ले तो 100% होता है, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। आ रही बात समझ में। तो ये आपकी कुछ स्टेटस बार होती है, किसकी, एक्सेल की। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा एक चीज और इसमें बता दूं, नॉर्मल जो है वो क्या मिलता है, नॉर्मल जो है बाय डिफॉल्ट लगा रहता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट व्यू एक्सेल में कौन सा होता है, नॉर्मल होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, इनमें से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है। कह रहा है यूएसबी डिस्क, स्टिक्स, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव या यूएसबी। देखो ये तीनों ही नहीं है, लेकिन जो आपका एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आपकी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है। अच्छा यूएसबी हार्ड ड्राइव्स की अगर मैं बात करूं, जो ये हार्ड ड्राइव होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, ये मैग्नेटिक डिस्क होती हैं। ये क्या होती हैं, ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती हैं। वहीं आपका अगर मैं बात करूं, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, ठीक है ना, ब्लूरे डिस्क हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, ये सब की सब कैसी होती हैं, ये आपकी ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। बात आ रही समझ में, है ना। अगर वहीं हम बात करें पेन ड्राइव की,
ठीक है, ये क्या होते हैं, ये फ्लैश मेमोरी पे काम करती है, पेन ड्राइव हो गया, आपका मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारी चीजें। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ेंगे, कह रहा था स्लाइड नंबर कैन बी एडिड टू ईच स्लाइड ऑफ द एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक स्लाइड पर आप क्या करना चाहते हो, स्लाइड नंबर डालना चाहते हो, ठीक है, तो वो जो है किस ऑप्शन के थ्रू आप कर पाएंगे। देखिए भाई जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो भाई ये फुटर ऑप्शन से आप ऐसा कर पाओगे कि ठीक है ना, जब आप एमएस पावर पॉइंट खोलोगे तो फुटर ऑप्शन से आप स्लाइड नंबर को है जो वो ऐड कर पाओगे। देखिए भाई, अच्छा, जब आप ओपन करते हो एमएस पावर पॉइंट में इंसर्ट वाला ऑप्शन, तो इंसर्ट के अंदर आपको एक टेक्स्ट ग्रुप मिलता है। कौन सा मिलता है, टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आपको ये मिल जाएगा हेडर एंड फूटर। क्या मिल जाएगा, हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर को जब आप ओपन करोगे तो ये खुल के आएगा। तो यहीं पर देखिए आपको ये ऑप्शन मिल रहा है आपको स्लाइड नंबर का, तो यहां से आप स्लाइड नंबर जो है वो ऐड कर पाओगे। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, कह रहा है इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हाउ इज द फॉन्ट साइज इज डिटरमाइंड। फॉन्ट साइज जो है वो किस यूनिट से डिटरमाइन किया जाता है, सेंटीमीटर में, पिक्सल में, इंचेस में, या फिर पॉइंट्स में। बताइए भाई सभी। अगर हम फॉन्ट साइज की बात करते हैं, एमएस ऑफिस की बात कर रहे हैं, फॉन्ट साइज की अगर बात करें तो भाई ये पॉइंट में मेजर किया जाता। आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो आपकी स्पेसिंग होती है, लाइन स्पेसिंग, ये भी आपकी किस में मेजर की जाती है, पॉइंट में मेजर की जाती है, याद रखिएगा। वहीं आपका इंडेंटेशन जो होता है, जो पैराग्राफ का इंडेंटेशन होता है, वो आपका सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। क्लियर हुई बात। अब बात हुई है तो हम फॉन्ट साइज की भी बात कर लेते हैं, फॉन्ट साइज की। ठीक है, फॉन्ट साइज की मैंने अगर बात की, तो अगर मैं बात करूंगा एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में अगर फॉन्ट साइज की बात होती है तो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी और ओवरऑल, ठीक है, एमएस वर्ड की अगर मैं बात करूं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको कितना मिल जाएगा, 8 से लेकर 72 तक मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 8 से लेकर 72 तक। और वहीं अगर ओवरऑल बात करें तो यानी कि 1 से लेकर 1683 तक मिल जाएगा। वहीं दूसरा अगर मैं बात करूं किसके लिए, पावर पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पावर पॉइंट की बात करूं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको मिल जाता है 8 से लेकर 96 तक और 1 से लेकर 3600 तक। ठीक है, एक साथ आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो जरा ये भी ध्यान दीजिएगा कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करूं अगर मैं एक्सेल में, अगर आपसे पूछ ले तो एक्सेल में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर आप ओपन करते हो तो उसमें भी आपको 8 से लेकर कितना 72 तक मिलेगा, 8 से लेकर 72 तक। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 409 पॉइंट तक। ठीक है, 409 तक का साइज जो है वो मिल जाता है। अगर बाय डिफॉल्ट साइज अगर आपसे पूछ ले, तीनों में बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो होता है आपका 11 पॉइंट। क्लियर हुई बात। बाय डिफॉल्ट कितना ही होगी, 1638 होगा, सही कह रहे हो। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, 1638 होगा भाई, इसको जरा करेक्ट कर लो, 1638 होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। किसने बताया, इसका मतलब आपने रिव्यू पीयूष पांडे, बिल्कुल सही बात है, 1638 हो जाएगा। ठीक है, तमाम सारे डिजिट्स होते हैं इधर उधर हो जाते हैं, 83 का 38 हो गया, 1638 होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कितना हो गया, 11 पॉइंट हो गया। क्लियर हुई बात। इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर हो गई कि नहीं। ठीक है, चलो भाई अब बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे।
कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट द स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को पेस्ट करने के लिए कौन से ऑप्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? जल्दी से बताएंगे सभी, इसका आंसर क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? देखिए जब भी हम बात करते हैं कॉपी की चाहे पेस्ट की, तो ये सब जो है वो एक ही तरीके से काम करते हैं। तो अगर चाहे स्लाइड को पेस्ट करना हो, चाहे आपको कोई टेक्स्ट पेस्ट करना हो, तो कंट्रोल के लिए Ctrl+B ही जो है वो आपका इस्तेमाल होता है। किसके लिए? पेस्ट के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। पी भाई किसके लिए होता है? प्रिंट करने के लिए होता है ना। एक्स किसके लिए होता है? अगर आप किसी चीज को कट करना है। कॉपी किसके लिए होता है? Ctrl+C। अब आपसे इसमें इन शॉर्टकट के अलावा पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कट के लिए दूसरा शॉर्टकट बताइए, कॉपी के लिए दूसरा शॉर्टकट बताइए, और पेस्ट के लिए उसने ये ऑप्शन ही नहीं दिया। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कट या कॉपी या पेस्ट। उसने ये एक्स, सी और बी दिए ही नहीं हैं। जब ये दिए नहीं तो फिर आंसर कैसे आप बताओगे? ठीक है, तो जब हम कट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम कट की बात करेंगे तो भाई ध्यान रखना, शिफ्ट के साथ आप क्या प्रेस करोगे? डिलीट बटन प्रेस करोगे। ठीक है ना, तो आपका जो भी आप सेलेक्ट किए होगे वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। कॉपी की अगर हम बात करेंगे तो Ctrl+Insert, अब यही पूछा गया था, अभी आगे इससे क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, तो आप वहां पे देख भी लेना। Ctrl+Insert चीजें मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं, चीजें जो हैं वो आपको रिवाइज होती चलें। पेस्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? शिफ्ट के साथ इंसर्ट हो जाएगा, शिफ्ट के साथ इंसर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कॉपी, कट, कॉपी, पेस्ट के लिए ये अलग अलग होते हैं। वहीं आपसे पेस्ट स्पेशल भी पूछ लेता है ना। पेस्ट स्पेशल के लिए जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है? वो होता है कंट्रोल के साथ Alt+B होता है। समझ गए? कंट्रोल के साथ Alt+B होगा। बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड इनटू अ MS पावर पॉइंट। मतलब कि नई स्लाइड अगर आपको ऐड करनी होगी तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए भाई, जब न्यू स्लाइड की बात करेंगे तो ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा? यहां से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Ctrl+M से हम नई स्लाइड यूज कर लेते हैं। धोखे से भी कंट्रोल, न्यू स्लाइड आपसे पूछ रहा है तो Ctrl+N नहीं लगा देना। Ctrl+N क्या होगा? टू स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन। ठीक है, न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट बोल लो या फिर ओपन बोल लो, तो Ctrl+N होता है। वहीं S की बात करें तो भाई ये सेव के लिए होता है, अगर आपको सेव करनी हो। X मैं बता ही चुका हूं, ये कट के लिए होता है। ठीक है, वहीं आपसे एक शॉर्टकट और पूछ लिया जाता है, डुप्लीकेट अ स्लाइड। जो स्लाइड आपकी बनी है वही स्लाइड आप नीचे फिर से लेना चाहते हो तो डुप्लीकेट किया जाता है। तो डुप्लीकेट स्लाइड क्या करेगा? Ctrl+D कर देगा। ठीक है, Ctrl+D प्रेस करोगे तो आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द मेल मर्ज विजार्ड जो है वो आपको किस टैब के अंतर्गत देखने को मिल जाती है? बहुत ही आसान है, तुरंत बताएंगे सभी। मेल मर्ज की बात करें तो ये आपको मेलिंग्स में मिल जाती है। किसमें? मेलिंग्स में मिल जाती है। वहीं रिव्यू टैब के अंदर आपको देखो स्पेलिंग मिल जाता है। ठीक है, स्पेलिंग मिल जाता है। थेसॉरस टूल आपसे पूछ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग के लिए वही होता है शॉर्टकट F7, और थेसॉरस टूल के लिए होता है शिफ्ट के साथ F7। ठीक है, ये दो चीजें भी आपसे खूब पूछ ली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मेल मर्ज विजार्ड जो है वो आपको मेलिंग्स टैब में मिल जाती है। ठीक है, देख पा रहे हो आप यहाँ पर कि जो ये मेलिंग्स टैब इस समय एक्टिव है, और इस मेलिंग टैब में आपको क्रिएट मिल जाता है, स्टार्ट मेल मर्ज मिल जाता है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश। यानी कि जो मेल मर्ज जो आपसे पूछ रहा था वो यही पूछ रहा था। तो मेलिंग्स टैब के अंदर आप मेल मर्ज कर पाओगे। SSC CGL 2025 कब तक होगा? देखिए भाई, हो सकता है दिसंबर में होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है सर, बैच में आपने कंप्लीट कंप्यूटर वाइज कवर किया है क्या, जिसमें ये सब इंक्लूडेड हो? बिल्कुल,
एक बार आप देख के, एक बार आजमा के देख लो, ठीक है, एक बार देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, जल्दी से बताएंगे सभी, आंसर क्या होगा। What takes place when you click the save button or press Ctrl S in a Microsoft Word? जब भी कभी आप सेव बटन या Ctrl S प्रेस करते हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो? कह रहा डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाएगा, नहीं होगा, क्लोज होगा, प्रिंट होगा, नहीं, डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका सही आंसर होगा। जब आप एस सेव कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट डिस्क में क्या होगी, यानी कि आपकी जो स्टोरेज एरिया होगा वहां पर सेव होगी, ना कि कॉपी पेस्ट प्रिंट होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट को जब आप क्लोज करना हो तो आप क्या करते हो, Ctrl+W करते हो। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए यूज होता है Ctrl+W। धोखे से भी Alt+F4 मत लगा देना। Alt+F4 करोगे तो पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, टू क्लोज अ प्रोग्राम, ठीक है, Alt+F4 से। लेकिन वो इसलिए लगा दिया जाता है कि हम कहीं ना कहीं उसको बंद ही कर रहे होते हैं। बात आ रही समझ में? तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा। 11 की बात करें, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। डिफॉल्ट अलाइनमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट की बात कर रहा है। देखिए भाई, अगर हम अलाइनमेंट की बात करेंगे तो 4 अलाइनमेंट मिलते हैं, ठीक है। पहला मिलता है आपको राइट, दूसरा मिलता है आपको लेफ्ट, तीसरा मिलता है आपको सेंटर, चौथा मिलता है आपको जस्टिफाई, ठीक है। अगर इनके हम शॉर्टकट की बात करें तो राइट के लिए हम Ctrl+R यूज करते हैं, लेफ्ट के लिए हम Ctrl+L यूज करते हैं, सेंटर के लिए हम Ctrl+E यूज करते हैं, और जस्टिफाई के लिए हम Ctrl+J यूज करते हैं। अगर हम बाय डिफॉल्ट बात करें, तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा मिलता है, लेफ्ट मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको लेफ्ट मिल जाता है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको कौन सा मिल जाता है, लेफ्ट मिल जाता है, ठीक है ना। तो राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 जो हैं वो आपको मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है डिफॉल्ट अलाइनमेंट, तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब राइट जो है वो किस तरीके से दिखता है, राइट अलाइनमेंट जो है वो आपको राइट से क्या करेगा, सारी की सारी चीज़ों को एक साथ लगाया हुआ होगा, ठीक है, इस तरीके से। देखो राइट में उसने अलाइन किया है। लेफ्ट की जब अलाइन की बात करेगा तो वो इस तरीके से, जो लेफ्ट वाला मार्जिन होगा वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होंगी। सेंटर क्या करता है आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है। जस्टिफाई जो है वो दोनों एज से, लेफ्ट और राइट दोनों से क्या होगा, बराबर रहता है। ये MS वर्ड में हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो डिस्टरबेंस क्रिएट ना करो क्लास में। स्क्रीन पर आप देख भी रहे होगे, ठीक है। जब ये किसमें, अब आपसे पूछ लिया है अलाइनमेंट किसमें मिल जाता है, तो होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मिलता है क्या, अलाइनमेंट। ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हो यही है आपका क्या है, यही है आपका अलाइनमेंट, ठीक है। यही है आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट, वर्ड की बात करें तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे, वेयर इज द सेव बटन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो सेव बटन होती है उसके इंटरफेस में, मैं कमांड की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरफेस में भी एक बटन होती है, तो वो कहां पर होती है। तो सेव बटन की जब हम बात करेंगे तो कह रहा है कि बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ अ विंडो नहीं होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ विंडो बिल्कुल सही है, ठीक है। जब भी हम कोई भी इंटरफेस खोलते हैं तो यहां पर आपको जो है वो सेव बटन नजर आती है, ठीक है। तो ये कौन सा कॉर्नर हुआ, टॉप लेफ्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो गया। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी व्हेन यूजिंग एन MS वर्ड फाइल। जब MS वर्ड फाइल को यूज कर रहा होता तो इनमें से कौन लेस मेमोरी यूज करता है। मैंने आपको क्लास जब करा रहा था मैंने आपको बताया था, ठीक है। वर्ड के लिए पूछ रहा है तो वर्ड के लिए 2 होते हैं, एक .doc होता है, एक .docx होता है। ये क्या था,
ये 2007 के पहले के वर्जन में चलता था, ठीक है। अब ये .docx है क्या, ये एक्सटेंशन है, क्या है, एक्सटेंशन। अगर आपसे पूछ लेगा कि एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .doc या फिर .docx होगा। तो 2007 के पहले के वर्जन में मिलता था, ठीक है। और ये .docx जो है वो 2007 के बाद के वर्जन में, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन लेस मेमोरी यूज करता है, तो लेस मेमोरी आपका यूज करेगा .docx, ठीक है, .docx यूज करेगा। क्योंकि भाई जो .doc होता है वो आपका बाइनरी फॉर्मेट में होता है ना, किसमें होता है, बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी फाइल फॉर्मेट होता है, बाइनरी फाइल फॉर्मेट, ठीक। वहीं .docx जो होता है वो XML बेस्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है, XML बेस्ड फॉर्मेट होता है। और XML का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना, क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इस वजह से ये लेस मेमोरी लेता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 14 की बात करेंगे, कह रहा है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑप्शन अलाउ यू टू एक्सक्लूड स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस और टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो इसके लिए यूज होता है एक्सक्लूजन डिक्शनरी। 14 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूजन डिक्शनरी हो जाएगा। जब थेसॉरस की बात करते हैं तो मैंने फिर से बताया ये शिफ्ट के साथ F7 यूज करता है, स्पेल चेक जो F7 यूज करता है। और ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो कहाँ मिलते हैं, ये रिव्यू टैब के अंतर्गत मिलते हैं, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 15 बताएंगे सभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक एग्जांपल जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। मैंने जब क्लास में बताया था तो मैंने दो बताए थे आपको, एक तो बताया था मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक बताया था मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जब तक किसी भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में, डेस्कटॉप में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर जो है वो रन नहीं करेगा। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। सपोज दैट जैसे MS ऑफिस है आपका, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, तो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वहीं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, आपके सिस्टम, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में, सिस्टम की परफॉर्मेंस में एनहेंसमेंट के काम कर रहे हो। जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस हो गया, आपका डिस्क क्लीनअप हो गया, ठीक है, आपका डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन हो गया, डीफ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपसे पूछ रहा था सिस्टम, देखो एडोब फोटोशॉप क्या है, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। गूगल क्रोम जो है वो भी क्या है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बात आ रही समझ में। तो आंसर का 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे, हाउ कैन यू एक्सेस द स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप मेल मर्ज विजार्ड कहां से देख सकते हो। ये क्वेश्चन देखो अलग अलग तरीके से रिपीट हुआ, देखो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको रिपीट मिलेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने किसी क्वेश्चन को हटाया नहीं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। चाहे वो CGL CHSL जितने भी हैं उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो उसको आप देख लेंगे एक बार।
तो क्लिकिंग ऑन मेलिंग टैब, मेलिंग टैब पर क्लिक करते हुए ही आप किस पर पहुंच जाएंगे, मेल मर्ज ऑप्शन पर आप पहुंच जाएंगे। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए भाई कंट्रोल प्लस एम की अगर बात करें तो एमएस वर्ड में ये क्या करता है, टू इंडेंट अ पैराग्राफ, ठीक है, टू इंडेंट अ पैराग्राफ। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एम का यूज क्या होता है, टू इंडेंट अ पैराग्राफ। वहीं F12 की अगर बात करें तो सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो क्या ओपन हो जाएगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स। क्लियर। क्वेश्चन 17, इन एडिशन टू यूजिंग द एरो कीज एंड माउस क्लिक्स व्हाट अदर मेथड कैन बी यूज्ड टू मूव अराउंड द टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कह रहा एरो की के अलावा, माउस क्लिक के अलावा इनमें से और कौन सा अलग तरीका है जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बनी हुई टेबल है तो उस टेबल में आप यूज कर सकते हो। आ रही है बात समझ में, जल्दी से बताएंगे 17 का आंसर क्या होगा। देखो भाई जब आप टेबल की बात करते हो तो राइट क्लिकिंग ऑन द सेल एंड सेलेक्टिंग मूव, तो ये कोई तरीका नहीं है। प्रेस द कंट्रोल की, इस तरह से भी नहीं। प्रेसिंग द एंटर की, ये भी नहीं। लेकिन यूजिंग अ टैब की, ठीक है, तो टैब की से आप क्या करते हो, आप टेबल में मूव कर सकते हो। अब किधर मूव करोगे ये भी जान लो, ठीक है। जब आप टैब की प्रेस करते हो तो ये वन सेल फॉरवर्ड जाता है, ठीक है, कर्सर जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। वहीं अगर हम शिफ्ट के साथ टैब को यूज करेंगे, ठीक है, तो ये वन सेल बैकवर्ड आ जाएगा, ठीक है, एक सेल पीछे आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, अब आगे हो गए और पीछे हो गए, ठीक है। अगर सेल में नीचे आना हो तो हम क्या यूज करेंगे, एंटर की, ठीक है, क्या यूज करेंगे, एंटर की यूज करेंगे। लेकिन ये एक्सेल में होता है, लेकिन आपको फिर एरो कीज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में। एंटर की तो एक्सेल में आ जाती है, लेकिन आप अगर टेबल में एंटर कर रहे हो तो टेबल में वो नीचे नहीं लेके आएगा आपको, ठीक है, बात समझ रहे हो। वो टेबल में आपको नीचे नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा, जरा ध्यान से समझना। जब आप टेबल में, क्योंकि आप कुछ काम कर रहे होते हो, यानी कि कुछ टेक्स्ट लिख रहे होते हो, जैसे ये आपकी सेल है, आपका कर्सर अभी यहाँ पे, आपने एंटर प्रेस किया तो फिर ये इसी कॉलम में टेक्स्ट को बढ़ाता चला जाएगा, वो इस कॉलम में नहीं आएगा। एंटर की ये काम करती है, तो टैब से ही आप आसानी से फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर पाओगे। क्लियर हुई बात। एंटर की एमएस वर्ड में नहीं होती है, जरा ध्यान देना। मैं देखो आपको थोड़ा दिखा दूं, मैं आपको समझा दूं कि इसमें ऐसा नहीं होता है। देखो जरा, अगर मैंने एक कोई टेबल बनाई, अब अगर मैं एंटर कर रहा हूं तो देखो ये अगली सेल में नहीं आएगा, ये उसी रो को क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है एंटर करने से। तो एंटर करने से रो के नीचे नहीं आओगे। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसके लिए रो कीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में। वहीं टैब से आप आगे पीछे जा सकते हो। देखो टैब क्या है, आपको आगे लेती जाएगी हर एक सेल में, टैब से आगे आप जा सकते हो। शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो आप पीछे जा सकते हो। बात आ गई समझ में। तो एंटर की आपको एक्सेल में तो नीचे लेके जाती है कि टेबल में, लेकिन वर्ड में नहीं लेके जाती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट वे टू ओपन द हेल्प विंडो। कह रहा इनमें से कौन सा एक ऐसा तरीका है जिससे आप हेल्प विंडो को ओपन कर सकते हो। तमाम सारी बात बताए। हेल्प के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा F1 यूज करते हैं हेल्प के लिए, ठीक है। या फिर सबसे टॉप पे टाइटल बार में राइट साइड टॉप कॉर्नर पे आपको एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मार्क साइन होता है वो भी किसके लिए होता है, हेल्प के लिए होता है। किसके लिए, हेल्प के लिए होता है। 18 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड टू स्काइप टू फंक्शन ऑन अ कंप्यूटर। अब जल्दी से बताओ स्काइप क्या है, कमेंट में बताओ स्काइप है क्या। ये स्काइप क्या है, देखिए अगर स्काइप की बात करें तो ये इंस्टेंट चैटिंग ऐप है। इंस्टेंट चैटिंग ऐप, बात समझ रहे हो। अब जब आप चैट करते हो तो यानी कि वीडियो कॉल करते हो मोस्टली, ठीक है। जब आप इंस्टेंट चैट करोगे वीडियो के फॉर्म में तो आपको वेबकैम भी चाहिए होगा, है ना, और आवाज आपकी जाने के लिए आपका माइक्रोफोन भी चाहिए होगा। और जो पर्सन बोल रहा है दूसरी तरफ से,
तो जब आप उस वॉइस को सुनने के लिए आपके पास एक स्पीकर भी होना चाहिए। बात आई समझ में? तो यानी कि तीनों के तीनों जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों जानने चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो 19 का ए नंबर हो जाएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। विच काइंड ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी रिक्वायर्स वेरीफाइंग द genuineness of the individuals or organization that want to access a system। कह रहा है कि जब आप कभी भी किसी भी अकाउंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी साइट पर आप जो सिक्योर चीजें होती हैं, तो अगर आप उसमें एंट्री चाहते हो तो उसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या मिल जाएगा? ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेशन। मतलब आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर अकाउंट में एक्सेस लेने के लिए। क्लियर हुई बात? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि विच वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। अगर पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो वो कौन सा था? ENIAC था। आंसर क्या हो जाएगा? ENIAC। अगर ENIAC के फुल फॉर्म की बात करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी अगर पूछ लिया जाए। नेपियर बोन्स, ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। किसने बनाया था? जॉन नेपियर ने। ठीक है, वहीं पस्कलिन की बात करें, ये भी क्या था? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। पस्कलिन क्या था? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, किसने तैयार किया था? ब्लेस पास्कल ने। ठीक है, मार्क 1 ये भी क्या था? ये भी आपका एक तरीके का प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, मार्क 1। ठीक, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। 22 की बात करेंगे। देखिए भाई, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है? देखो भाई, बात कर रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करेगा तो कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। देखो पहले ही वर्ड में मिल गया हमारे, जो हमने टर्म बताया था, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन टू मीट द यूजर्स नीड्स। यानी कि जो यूजर की नीड है उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने एप्लीकेशन बना के तैयार किया है और उस ऐप से पर्टिकुलर टास्क ही हो पा रहा है, दैट सॉफ्टवेयर, दैट एप्लीकेशंस आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नोन ओनली सॉफ्टवेयर डेवलप, ऐसा कुछ नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमें ए मिल गया, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। कह रहा व्हाट इनेबल्स IoT डिवाइसेस। IoT डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। पहले तो ये जानिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, कह रहा टू गैदर डेटा एंड एक्सचेंज इट ओवर नेटवर्क। अब इंटरनेट IoT डिवाइसेस क्या होती हैं? देखिए भाई, जो भी छोटी से छोटी डिवाइस, चाहे आपका फोन हो, चाहे आपकी रिस्ट वॉच हो, जो स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं, ठीक है, अगर वो इंटरनेट पर कहीं ना कहीं कनेक्ट होके हो सकती हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं, एक्सचेंज हो पा रहा है, तो वो सब का सब IoT डिवाइसेस में आ जाता है। तो IoT डिवाइसेस में आएगा तो व्हाट इनेबल्स IoT डिवाइस टू गैदर डेटा एंड एक्सचेंज, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स।
इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23rd का बी हो जाएगा। अभी हम जानेंगे इसके साथ और कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले जान लेते हैं कि आईओटी बेसिकली है क्या। मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, लेकिन देख लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड कैन कलेक्ट एक्सचेंज डेटा विद अदर डिवाइसेस एंड सिस्टम। जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको देख रहे होंगे कि देखो आपके फोन, स्मार्टफोन आपका कनेक्ट है, स्मार्टफोन से आप इसको कहीं डेटा शेयर कर रहे हो, कहीं मेल कर रहे हो, ठीक है ना। आपकी बहुत सारे जो एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो हेल्थ सिस्टम को मैनेज करते हैं, आपकी पूरी पूरी नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गई, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक ग्रिड बनती है सारे लोगों के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये सब आपस में मिलकर एक माहौल, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। दैट वन इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब इसके कुछ अपने कुछ कंपोनेंट हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके कुछ कंपोनेंट की बात करते हैं। तो पहला देखिए क्या है, सेंसर्स हैं। गैदर डेटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल पैरामीटर्स, ठीक है। सेंसर्स क्या करते हैं, ये जो भी हुए इन्वायरमेंट जो बना हुआ है उसको, उसमें डेटा को गैदर करता है और उस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर बात। सेंसर्स। कनेक्टिविटी की बात करें, इंश्योर्स दैट, ये इंश्योर करता है कि डेटा जो है प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर कनेक्टिविटी होगी इंटरनेट से तभी तो हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लाउड की अगर हम बात करें, ये स्टोर डेटा एंड परफॉर्म्स प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑपरेशंस, ठीक है। क्लाउड की अगर हम बात करेंगे तो क्लाउड स्टोरेज आप देखते ही हो, यानी कि ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूजफुल होता है। गेटवे की बात करें, ये एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेंसर डिवाइसेस एंड क्लाउड। जिस तरीके से गेटवे डिवाइस थी, उसी तरीके से क्या करता है, एक ब्रिज बनाने का काम तैयार करता है बिटवीन, देखो भाई डिवाइस हो गई, ये सेंस करेगा और यहां पर ये अपना स्टोर करेगा। अगला आपका आता है एक्चुएटर्स। अलाउ यूजर्स टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट आईओटी सिस्टम्स, ठीक है। यूजर को अलाउ करता है, ठीक है, जितने भी आईओटी सिस्टम्स हैं उनको इंटरफेयर करने के लिए, उसमें कुछ भी चेंज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। नेटवर्क की बात करें, हेल्प्स इंश्योर दैट डिवाइस कनेक्ट टू एन इफेक्टिव सिक्योर वे। नेटवर्क होगा तभी डिवाइस जो है प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी में रहेगी। यूजर का इंटरफेस, अलाउ फॉर इनिशिएटिव इंटरेक्शन विद द सिस्टम, यानी कि जितने भी आप एप्लीकेशन देखते हो तो उसका हर एक डिवाइस का अपना अलग इंटरफेस होता है, तो वो डिवाइस दिख कैसी रही है, दैट वन इज यूजर इंटरफेस। डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि टर्न्स रॉ इन्फॉर्मेशन इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स। तो ये जो थे वो सारे के सारे क्या थे, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंपोनेंट थे। तो हो सकता है अभी सेंसर और एक्चुएटर पूछा गया, अगली बार कुछ दूसरा और पूछ लिया जाए, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आंसर जो आपको स्क्रीन पर पहले ही मिल गया, कोई नहीं, ठीक है। कह रहा है कि नेम द वेब पोर्टल लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन मोबाइल टावर्स एंड ईएमएफ इमिशन कॉम्प्लायंसेस। यानी कि एक इस तरीका एक वेब पोर्टल है जो तैयार किया गया है आपके क्षेत्र में कहां पर नेटवर्क टावर जो है वो अवेलेबल है, और जो नेटवर्क टावर अवेलेबल है वहां पर आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा वहां पर हो रही है और आपको बहुत नुकसान पहुंचा रही है। आप जानते हो कि इन सारे नेटवर्क के आसपास के रहने वाले लोगों के एरियाज में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इनको काफ़ी दिक्कतें सामना करना पड़ता है। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा तरंग संचार, ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होगे, ये है आपका होम पेज किसका, तरंग संचार वेब पोर्टल का, ठीक है। ओके, बढ़े भाई क्वेश्चन 25 की ओर। कह रहा है कि व्हाट शुड यू क्लिक टू चूज द डेट फॉर सॉर्टिंग एंड जीमेल। जब आप सॉर्टिंग का मतलब क्या, आप सर्च करना चाहते हो, सर्च फॉर पर्टिकुलर मेल। अगर आप सर्च करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर मेल के लिए तो आप क्या यूज करोगे, सॉर्टिंग यूज करोगे। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आप यूज करोगे। कह रहा फिल्टर आइकन नहीं करोगे, वन डे ड्रॉप डाउन मेनू नहीं करोगे, कैलेंडर आइकन नहीं, आपको यूज करना होगा डेट विद इन फील्ड। डेट विद इन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा जरा देखिए, जब आप सॉर्टिंग वाले ऑप्शन पर जाते हो, किसमें, जीमेल में,
ठीक है, जब ईमेल में जब आप जाओगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, इसके थ्रू आप ढूंढ सकते हो। टू में कुछ एड्रेस डाल के ढूंढ सकते, कोई सब्जेक्ट डाल के भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, किसी भी मेल में जो भी आपने कोई बॉडी में जो वर्ड लिखे थे उनको भी डाल के आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, किसी वर्ड में अगर वो चीज़ नहीं होगी तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। साइज के अकॉर्डिंग कितना कितना लेना है, एमबी कितना चूज करना है, डेट विद इन मिल जाता है। ठीक है, डेट विद इन ऑप्शन, यानी कि कितने डेट के अंदर आपको ये सर्च करना है, तो यही ऑप्शन आपसे पूछ लिया गया है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर उसमें कोई अटैचमेंट लगा है तो उस पर टिक करके आप उसको भी सर्च कर सकते हो। बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कह रहा है इन पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्हाट मेथड कैन वी यूज टू मूव अमंग स्लाइड्स इफ यू हैंड्स आर ऑलरेडी ऑन द कीबोर्ड। अगर आपके हाथ कीबोर्ड पर हैं तो कौन सा ऑप्शन यूज करके आप स्लाइड्स में मूव कर सकते हो। देखिए भाई, स्लाइड्स में मूव करने के लिए बहुत आसान है। कह रहा है कि प्रेसिंग द एस्केप की नहीं, स्क्रॉलिंग विद द माउस व्हील स्क्रॉल करने से आप मूव नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ देख सकते हो कि इसमें कितनी स्लाइड हैं, वो सिर्फ ऊपर नीचे स्क्रॉल होंगी। लेकिन जब मूव करना होगा तो आपको यूज करना होगा यूजिंग द कीबोर्ड डायरेक्शनल कीज, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि स्लाइड अप जाना है, वन स्लाइड अप। ठीक है, तो अप एरो की यूज करोगे, और एक की होती है पेज अप की। अगर वन स्लाइड आप डाउन जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको डाउन एरो की प्रेस करनी पड़ेगी और आपको यूज करना पड़ेगा पेज डाउन। ठीक है, अच्छा, यहां से अगर आपको करना हो जंप टू फर्स्ट स्लाइड ऑफ पीपीटी, पीपीटी की अगर आपको पहली स्लाइड पर जाना हो, या फिर जंप टू लास्ट स्लाइड ऑफ पीपीटी, तो इसके लिए भी आपसे शॉर्टकट पूछ लिया जाता है। तो अगर पहली स्लाइड के जाना तो आपको कंट्रोल के साथ पेज अप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लास्ट स्लाइड पे जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन करना। ठीक है, पेज डाउन करना पड़ेगा। ओह सॉरी 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 सॉरी, देखो भाई क्या फ्लो में क्या बता दिया मैंने। ओ माय गॉड, माय एलोपॉजी। ठीक है, कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करोगे, ठीक है, और कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करोगे। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको बिल्कुल डाउन या लास्ट स्लाइड या पहली स्लाइड पे जाना हो तो कंट्रोल प्लस होम या कंट्रोल प्लस एंड यूज करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मॉनिटर की बात करें तो भाई ये आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की बात करें तो यही आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। प्रिंटर भी आपका क्या है, आउटपुट है। स्पीकर भी का क्या है, आपका आउटपुट है। तो कीबोर्ड से आप इनपुट लेते हो, यानी कि ये आपकी एक इनपुट डिवाइस हो। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट कीबोर्ड फॉर ओपनिंग अ ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए क्या होता है। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए ध्यान रखिएगा कंट्रोल प्लस एन यूज करते हो। क्या यूज करते हो, कंट्रोल प्लस एन यूज करते हो। V फॉर जानते हो भैया बोल्ड होता है, यानी कि टेक्स्ट को अगर आप बोल्ड यानी कि थिक या मोटा लिखना चाहते हो तो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस S जो होता है वो सेव होता है। कंट्रोल प्लस C जो होता है वो कॉपी के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है इन स्प्रेडशीट पेज ओरिएंटेशन इज चेंज्ड थ्रू। स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक्सेल की बात कर रहा है। एक्सेल में आप पेज ओरिएंटेशन जो है वो किस ऑप्शन से आप चेंज कर पाओगे। देखिए भाई, पेज ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से इसको चेंज कर सकते हैं। किससे, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से। वहीं ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन हमें मिलता है एक पोर्ट्रेट, ठीक है, और दूसरा मिलता है लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट जो है वो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। पोर्ट्रेट जो है वो आपको किस तरीके से होता है, वो आपको इस तरीके से होता है पोर्ट्रेट। वहीं लैंडस्केप कैसा होता है, लैंडस्केप ऐसा पेज भी। ठीक है, चलिए भाई देखो भाई, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जब भी आप
पेज लेआउट टैब खोलोगे MS एक्सेल में तो पेज सेटअप में ही आपको मिल जाएगा ओरिएंटेशन। क्या मिल जाएगा? ओरिएंटेशन। जैसे ही पेज सेटअप खोलोगे तो पेज में आपको ओरिएंटेशन यानी कि इस तरीके का आपका पोर्ट्रेट मिलता है, उस तरीके का आपका लैंडस्केप मिलता है। तो ये वाला जो है वो कैसा होता है? बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, बाय देखो डॉट भी लगा हुआ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम फाइल साइज दैट कैन बी अटैच्ड टू एन ईमेल मैसेज इन जीमेल। अगर कोई भी आप अटैचमेंट ऐड करना चाहते हो जीमेल में तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना है, यानी कि उस फाइल का जो मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम फाइल साइज क्या होना चाहिए? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर 25 MB। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, जब आप अटैचमेंट लगाते हो, ठीक है, तो आप किस बटन पर क्लिक करते हो? तो जो अटैचमेंट बटन होती है वो कैसी होती है? पेपर क्लिप आइकन की तरह। ठीक है, कैसी होती? पेपर क्लिप आइकन। तो पेपर क्लिप आइकन नहीं होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस पे आप क्लिक करके अटैचमेंट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, 25 MB तक की जो फाइल है आप ईमेल पर भेज सकते हो। होगी बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कह रहा है इनमें से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जल्दी से बताएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? कह रहा है वेब ब्राउजर नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो भाई क्या होगा आपका? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन वर्ड प्रोसेसर जो है वो क्या है आपका? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 31 का बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल। सृष्टि, उगेश, स्नेहा, करिश्मा, आदिल, हरेंद्र, ठीक है, सभी लोगों ने बी जवाब दिया है। आंसर क्या होगा? वर्ड प्रोसेसर जो है वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर टेक्स्ट इन सेल। सेल का मतलब एक्सेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक्सेल की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेल में मैंने आपको बताया था जस्टिफाइड नहीं होता है, बाकी लेफ्ट भी होता है, सेंटर भी होता है, राइट भी होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। तो कौन कौन से और थे भाई? एक आपको टॉप मिल जाता था, एक आपको मिडिल मिल जाता था, एक आपको बॉटम मिल जाता था, और बाकी भाई राइट, लेफ्ट और सेंटर। बात आई समझ में? ये आपको अलाइनमेंट जो है वो एक्सेल में देखने को मिलते हैं, जस्टिफाइड एक्सेल में नहीं होता है। ठीक है, जस्टिफाइड एप्लीकेशन में एक्सेल में नहीं होता है। क्वेश्चन 33 वे कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA, यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए मेरा, बताइए। देखते हैं, कह रहा द यूज ऑफ टू डिफरेंट क्रेडेंशियल्स टू वेरीफाई आइडेंटिटी। बिल्कुल, यानी कि दो अलग अलग तरह के तरीके जिससे कि आप किसी की भी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा सके, वो होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कभी कभी देखो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, आपने गूगल यानी कि जीमेल अकाउंट को लॉगिन किया होगा, तो पहले तो पासवर्ड डलवा लिया, फिर पासवर्ड डालने के बाद फिर आपके कोड पर वो पिन कोड, आपके नंबर पर एक कोड भी भेजता है, उसके थ्रू वेरीफाई कराता है। ठीक है, फिर आपके फ़ोन पे एक कोड, दूसरी तरीके का कोड आता है, OTP की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे भी वेरीफाई होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, देखो आंसर क्या होगा। ठीक है, आप पूछ रहे हो, कह रहे वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों नहीं है? देखो भाई, वेब ब्राउजर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत कंसीडर किया जा सकता है एज एप्लीकेशन, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ही होता है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको बनाया जा सके, तो वो वेब ब्राउजर को आप उसमें नहीं रख सकते हो। अब बात आ रही है समझ में?
उस कैटेगरी में वो नहीं आएगा। 34 का आंसर बताइए भाई। कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ, किसकी नीड को पूरी करेगा? प्रोग्रामर्स की नीड को, या कस्टमर की नीड को, या टीम लीडर्स को? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जो यूज करेगा उसकी नीड को पूरा करेगा, यानी कि एंड यूजर्स होता है। 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी नहीं होगा। ठीक है, प्रोग्रामर तो वो एप्लीकेशन बनाएगा ही, तो वो कैसे यूज करेगा उसको? जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, तो वो उसको थोड़ा यूज करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसी के लिए तो बनाया गया है जो इसको यूज करें, यानी कि एंड यूजर होता है। 35 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन एक गलत है? इनकरेक्ट की बात हो रही है। एंटीवायरस जो है वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाता है भाई। ठीक है, बेबी प्रिया यादव, एंटीवायरस जो है वो आपका यूटिलिटी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे। कह रहा है इनमें से कौन सा एक गलत स्टेटमेंट है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करना है। कह रहा है कैसे मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। बिल्कुल ये तो सही है, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इसको क्या किया जाता है? रन कराया जाता है। कैश मेमोरी स्टोर्स डेटा इन परमानेंट यूज, बस यही बात गलत हो गई। ठीक है, कैसे मेमोरी जो है वो कैसी होती है? टेम्पोररी यूज में होती है, टेम्पोररी। तो यही आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, कैसे स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पोररी यूज, बिल्कुल स्नेहल सही बात है। 36 पे आएंगे। यार हाउ कैन यू इंसर्ट अ ब्लैंक रो एट द टॉप ऑफ अ वर्कशीट। वर्कशीट में सबसे टॉप पर आप कोई अगर ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है तो आपको इनमें से क्या करना होगा? क्वेश्चन नंबर 36 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि क्लिक ऑन द रो नंबर एंड प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। ऐसा तो नहीं है, होता है कुछ। ठीक है, राइट क्लिक ऑन द रो नंबर एंड सेलेक्ट इंसर्ट, ऐसा भी नहीं है। फिर देखिए अगला, देखिए कह रहा ड्रैग द माउस ऑन द रो बॉर्डर टू सेलेक्ट द रो एंड क्लिक इंसर्ट। बात क्या करेंगे? एंड क्लिक इंसर्ट इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि होम टैब पर एक आपको मिलेगा सेल्स ग्रुप। ठीक है, उसमें एक आंसर और एक ऑप्शन होता है इंसर्ट का, डिलीट का और फॉर्मेट सेल्स का। तो इंसर्ट वाले ऑप्शन से जाके आप रो को इंसर्ट कर सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। ठीक है, इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जब मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन है इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम्स, इंसर्ट सीट। क्लियर हुई बात? आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग्स इज यूज्ड टू चूज ओनली स्पेसिफिक पेजेस। अगर जब भी आपको कुछ प्रिंट करना है और प्रिंट करने के लिए अगर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ स्पेसिफिक पेजों को ही प्रिंट करना है, उसके लिए आप क्या करोगे? कस्टम प्रिंट करोगे। स्पेसिफिक पेज बोले थे, सपोज दैट आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं। कितने पेज हैं? 10 पेज हैं। और आप चाहते हो 2 से लेकर 4 तक प्रिंट हो, और आप चाहते हो 6 नंबर का पेज प्रिंट हो, और आप चाहते हो 9 नंबर का पेज प्रिंट हो। तो जो कस्टम प्रिंट होगा तो उसमें एक ऑप्शन आएगा पेज प्रिंट का। ठीक है, तो पेज प्रिंट वाले ब्लॉक में आप डालोगे, कैसे डालोगे नंबर, पेज नंबर कैसे डालोगे? आपने कहा कि 2 से लेकर 4, आप 2-4 लगाओ, फिर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर आपको 6 लिखना पड़ेगा, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर 9 लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है पेज रेंज को सेपरेट करने के लिए कौन सा साइन यूज किया जाता है? तो आप बताएंगे कॉमा साइन का यूज करते हैं। पेज रेंज अगर प्रिंट करनी होती है तब। तो कस्टम प्रिंट ऑप्शन से आप डिजायर्ड पेजेस जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो वो प्रिंट हो जाएगा। सर कुड यू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6? भाई देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 36 में। हाउ कैन यू इंसर्ट अ ब्लैंक रो एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट। वर्कशीट के टॉप पर आपको इंसर्ट करानी है रो, तो क्या करना पड़ेगा? कह रहा ड्रैग द माउस ऑन द रो बॉर्डर टू सेलेक्ट द रो। मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि किस रो के ऊपर आप ले जाना चाहते हो। देखो जरा मैं आपको दिखा दूं एक्सेल में। ठीक है, आपको देखो
इसके ऊपर जब तक आप कहीं पर क्लिक नहीं करोगे तब तक कैसे क्लियर होगा कि उसको रो जब इंसर्ट होगी तो भाई पूरे में होगी ना, तो आपको पहले माउस पे आके इस पर क्लिक करना होगा जिससे कि पूरी की पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाए। होम टैब पर गए, इंसर्ट पर गए और इंसर्ट सीट रोज पर गए। इंसर्ट सीट रोज पर गए तो उसके ऊपर देखो एक रो जो है वो अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने सपोज कुछ लिख दिया, ठीक है, और इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। अब देखना जरा ध्यान से, इसके पहले और दूसरे के बीच में जो है वो एक रो जो है इंसर्ट हो जाएगी। मैंने क्या किया, माउस से इस रो को पूरा सेलेक्ट किया, मैं होम टैब पर गया, होम टैब पर मैं सेल्स वाले ग्रुप में इंसर्ट पे गया, इंसर्ट सीट रोज, देखो इंसर्ट सीट रोज पर जैसे ही क्लिक किया तो देखो इन दोनों के बीच में एक रो जो है वो क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। बात आई समझ में? तो इस तरीके से इसको आप इंसर्ट कर सकते हो पूरी की पूरी रो को। वर्ग, ये जो रो इंसर्ट हुई ना, ये पूरी वर्कशीट में इंसर्ट हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, कस्टम प्रिंट। सर रेंज के लिए तो साइन यूज करते हैं ना, और सेपरेट पेज के लिए कॉमा। बिल्कुल, रेंज जैसे अगर आपके पेज लगातार हो, जैसे 2 से लेकर 4 तक, तो आप अगर ऐसे भी लिख सकते हो तब भी चलेगा, 2, 3, 4। अगर आप बार बार लिखोगे, जब रेंज लगातार चली रही है तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2-4, 6, 9। अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो भी प्रिंट हो जाएगा, 2, 3, 4। आई बात समझ में? बिल्कुल। डैश जो है वो कंटिन्यूटी रेंज के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं है कि आपने यूज कर दिया 2 से लेकर 6 तक, तो 2 से लेकर 6 तक एक 5 नंबर का भी पेज आ जाएगा, वो भी प्रिंट कर देगा, लेकिन 5 का हमें प्रिंट नहीं करना था। इस वजह से हमने रेंज जो ली थी वो लगातार वाले पेजों के लिए, फिर कॉमा से इसको सेपरेट किया, फिर 6 नंबर, फिर 9 नंबर। क्लियर हुआ? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 38। जैसा कि आप देखो यहां पर देख भी पा रहे होगे, प्रिंट जब भी आप कंट्रोल पी करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां से देखिए आपको कह रहा है कि प्रिंट ऑल पेजेस, ये कस्टम प्रिंट वाला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। ये देखो प्रिंट, जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, इस पे, इस वाले ऑप्शन पे, जब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुले मिलेंगे, प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट करंट पेज या कस्टम प्रिंट। जब आप कस्टम प्रिंट पर क्लिक करोगे तो फिर वो आपसे डलवाएगा कि कितने पेज जो हैं वो आप, तो वो आपको इस कॉलम में, इस वाले में डालना पड़ेगा, जैसे 2 से लेकर 4, 6, 9, और प्रेस करोगे प्रिंट, तो सारे पेज जो है वो इसी तरीके से प्रिंट करेगा। प्रिंट वन साइड मिल जाता है, ठीक है, प्रिंट बोथ साइड भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। एक कोलेट का ऑप्शन मिल जाता है। कोलेट का ऑप्शन क्या होता है, जैसे सपोज दैट आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, 4 पेज हैं, ठीक है, तो 4 पेज हैं, अगर आपने इसकी चाहिए हैं 4 कॉपियां, 4 पेज हैं, इसकी चाहिए आपको 4 कॉपीज, तो अगर कोलेट ऑप्शन पर अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो क्या होगा, और कर दोगे तो क्या होगा, दोनों समझ लेते हैं। जब आप कोलेट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो जब आप जो भी आपकी कॉपी निकलेंगी तो वो सीक्वेंस में अरेंज होंगी, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पहली कॉपी डन। जब ये 4 पेज निकल जाएंगे तब अगली कॉपी के 4 पेज निकलना स्टार्ट होंगे, तो वो सीक्वेंस से होंगे। तो आप आसानी से क्या करोगे, 1 2 3 4 स्टेपल, 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 यानी कि 4 कॉपियां आपकी 4 पेज की अलग अलग बन गई। अगर कोलेट नहीं किया होता तो क्या होता, अगर कोलेट आप नहीं करते तो पता है क्या करता, पहले पेज के वो पहले वाले पेज की 4 कॉपियां निकालता, ठीक, फिर दूसरे वाले पेज की 4 कॉपियां निकालता, फिर तीसरे वाले पेज की 4 कॉपियां निकालता, फिर चौथे वाले पेज की 4 कॉपियां निकालता। अब यानी कि ये आपके लिए देखो कितना हेक्टिक हो गया। अब आप हर एक बंच से पहला पहला पेज उठाते जाओ, तब एक सेट बनाओ। तो हम ऐसे कंडीशंस के लिए कोलेट ऑप्शन का यूज करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना। आज पॉलिटी की क्लास नहीं, बिल्कुल पॉलिटी की क्लास नहीं है, आज पॉलिटी की जगह पर कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। जो पार्लियामेंट के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो परमार सर के द्वारा एप्लीकेशन पे कराए जा रहे हैं। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कहता है कि किस ऑप्शन से आप कोई भी अपने सिस्टम पर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। जारविस पूछ रहा सिलेबस कंप्लीट हो गया, बताओ इनको भाई। जोया बताओ इनको सिलेबस कंप्लीट हो गया कि नहीं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे भाई।
कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कंट्रोल पैनल। आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल पैनल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल पैनल के थ्रू आप किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए भाई, जब कंट्रोल पैनल आप ओपन करते हो तो आपको यहां पर इस तरीके से जब व्यू होगा कैटेगरी वाइज, ठीक है, तो कैटेगरी वाइज में आपको सिस्टम सिक्योरिटी यूजर अकाउंट, तो यहां पर दिखा रहा होगा आपको प्रोग्राम्स का ऑप्शन। ठीक है, यहां से लिखा अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, तो यहां से आप किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, हार्डवेयर को आप यहां पर ऐड कर सकते हो, यहां से हटा सकते हो, यहां से ऐड कर सकते हो। क्लियर हुई बात। अच्छा, कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन किया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। विंडो की के साथ और ऑप्शन प्रेस करोगे, इसको बोलते हैं विंडो की हमारी भाषा में। ठीक है, कौन लिखेगा विंडो की बार बार। विंडो की के साथ आर प्रेस करोगे, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें लिख दीजिए कंट्रोल। ठीक है, प्रेस एंटर और आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाए। ठीक है ना। वी कैन ऑल्सो अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम कंट्रोल। अरे भाई, ये कंट्रोल पैनल ही खुला है, और क्या खुला है। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल ही तो खुला है, और इस ऑप्शन से आप प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जो ये सर्किल किया हुआ है, क्या देख रहे हो। क्वेश्चन 39 पे आएंगे कहीं। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन इन MS Excel 365 इफ अ वैल्यू इन अ सेल कॉलम A एंड रो 10 इज टू बी रिफर्ड इन द फंक्शन और फॉर्मूला। जब भी कभी आप किसी फंक्शन या फॉर्मूला में कॉलम A और रो 10 की वैल्यू अगर आपको देनी हो, तो उसके लिए आप रेंज जो लेते हो वो क्या लेते हो, A सेमी कॉलन 10। ठीक है ना, A यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 39। Just a minute. If a value in a cell of column A and row 10 is to be referred, sorry. ठीक है ना, पर्टिकुलर वैल्यू को जब आपको लेना होगा तो आप क्या लोगे, ऑप्शन नंबर सी लोगे, A10 होगा। ठीक है ना, क्या होगा, A10 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराज, ऑप्शन नंबर सी। पहला क्या लिया है, कॉलम, दूसरी रो, यानी कि किसी कॉलम या रो का जो लेना होगा, तो यानी कि A10, ए पहले आता है, 10 बाद में आता है, यानी कि पहले कॉलम आता है और फिर रो आता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, डी नहीं होगा जो यार, सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 40 पे आ जाएंगे भाई। कह रहा हाउ कैन यू ऐड टेक्स्ट टू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को कैसे ऐड करोगे, सॉरी स्लाइड में। अब अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप क्लिक करोगे टेक्स्ट बॉक्स पर, किस पे, टेक्स्ट बॉक्स पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे। कह रहा विच व्यू इन MS पावर पॉइंट इज यूजफुल फॉर एडिटिंग अ फॉर्मेटिंग अ सिंगल स्लाइड। जब भी अगर आपको किसी एक स्लाइड पर काम करना होता है, उसके लिए जो सबसे बेस्ट व्यू होता है वो होता है नॉर्मल व्यू। कौन सा व्यू होता है, नॉर्मल व्यू, और यही व्यू क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। यही व्यू कौन सा होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। यानी कि देख रहे होगे आप स्क्रीन पर, ये है आपका प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू में आपके 5 मिल जाते हैं, याद रखिएगा, पूछ लेगा आपसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये है नॉर्मल, यानी कि बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आउटलाइन व्यू में देखो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं वो इस तरीके से, एक स्लाइड यहाँ पर इस तरीके से बड़ी हो जाएगी। स्लाइड शॉर्टर में सारी की सारी थंबनेल्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, इसमें आप शॉर्ट कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। नोट्स पेज में आपको इस तरीके से व्यू मिलेगा, रीडिंग व्यू में आप रीड कर सकते हो उस पर्टिकुलर पावर पॉइंट को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या था, नॉर्मल था, यानी कि नॉर्मल डिफॉल्ट व्यू लगा होता है किसमें, प्रेजेंटेशन में, जिसमें आप आसानी से स्लाइड में एडिट या चेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज्ड टू सेव MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट को सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा .ppt। क्या,
या तो .ppt होगा या फिर .pptx होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, ये आपकी नोटपैड में जो टेक्स्ट फाइल बनती है ये उसके लिए होता है, ठीक है। .doc ये आपकी वर्ड फाइल को रिप्रेजेंट करता है, .docx ये भी आपको वर्ड फाइल को रिप्रेजेंट करता है, तो 42 का डी हो जाए। 43 की बात करेंगे, कह रहा विच डैश डेटा ट्रांसफर्स फ्रॉम कस्टमर्स मशीन टू द सर्वर। जब डेटा जो है मशीन से सर्वर पर जाता है तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग। उसको क्या बोलते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं। यानी कि जब डेटा मशीन से सर्वर पर जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, अपलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। जब डेटा सर्वर से मशीन पर आता है उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 45 का ए नंबर, सॉरी 43 की बात हो रही है, 43 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, अपलोडिंग होगा। अच्छा, डाउनलोडिंग की अगर बात करता तो डेटा कहां जाता, सर्वर टू मशीन। मशीन से सर्वर से अगर मशीन पे ले जाना हो तो डाउनलोडिंग होता है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 44, हाउ डज द सीपीयू डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच मेमोरी सेल। हर एक मेमोरी सेल में सीपीयू जो है वो किस तरीके से डिफरेंशिएट कर पाता है, उसके एड्रेस से, ठीक है। उसके एड्रेस, जब रजिस्टर्स जो है वो मेमोरी एलोकेट कर देता है, उसको एड्रेस कर देता है, तो सीपीयू जो है इसी तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाता है, यानी कि बाय इट्स एड्रेस, उसके साइज से नहीं, उसकी कैपेसिटी से नहीं, उसके डेटा से नहीं, उसके एड्रेस से सर्च कर पाता है। क्वेश्चन 45, इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में भी प्रिंटेड यूजिंग, किससे प्रिंट कर दिया जाता, ऑप्शन नंबर ए से, बी वही सिंपली पेस्ट के लिए होता है, कट के लिए होता है और कॉपी के लिए होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे, द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग डेटा फ्रॉम डेटा सोर्स इनटू अ मेन डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन इज कॉल्ड। बिल्कुल क्या होता है, मेल मर्ज होता है। मर्जिंग ऑफ डेटा फ्रॉम डेटा सोर्स इनटू अ मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, मेल मर्ज, ऑप्शन नंबर ए होगा और सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, समझ गए भाई। 46 का आंसर हो जाएगा सी। लेट्स मूव टू द 47 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर्स। कह रहा कि इनमें से कौन एक लेजर प्रिंटर के लिए गलत स्टेटमेंट है। देखिए भाई, आइए डिस्कस कर लेते हैं। लेजर प्रिंटर की अगर हम बात करेंगे, कह रहा यूजेस लेजर लाइट्स फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट्स टू फॉर्म कैरेक्टर ऑन अ पेज। बिल्कुल लेजर लाइट का ही इस्तेमाल करके जो है वो, और मैं आपको बता दूं लेजर प्रिंटर जो है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का पार्ट है, एक टाइप है, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम। बिल्कुल यही गलत बात हो गई, ठीक है। ये क्या आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ये क्या है, गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, 47 का बी हो जाएगा, ठीक है। ये एक टाइम पर मल्टीपल कॉपीज, एक टाइम पर एक ही कॉपी प्रिंट करेगा, लेकिन जल्दी जल्दी प्रिंट करेगा। अब ऐसा नहीं एक टाइम पर कई सारी कॉपीज मल्टीपल कॉपीज प्रिंट कर दें, फास्ट स्पीड। अब मल्टीपल कॉपीज का मतलब क्या है, जैसे आपने कमांड दी, ठीक है, 2 फाइल 3 फाइल की, तो ऐसा नहीं एक साथ सब निकाल देगा, ऐसा नहीं करेगा। पहले एक फाइल प्रिंट होगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। स्पीड फास्ट होती है, सपोर्ट मल्टीपल फॉन्ट एंड साइज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आप ही डिसाइड करोगे कहाँ मिलेगी। अगर संख्या अच्छी बनी रही तो वीडियो प्राइवेट भी नहीं होगा, और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स जो है वो आपसे पूछ ली जाती है, एक चार्ट में इसको मैंने बताया है, एक बार देख लेना सभी लोग इस चार्ट को, ठीक है। प्रिंटर जो है वो 2 टाइप के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट में आते हैं, वहीं इंकजेट, लेजर और थर्मल, ये सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। कह रहा एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। कह रहा कि एक्सेल में जो एवरेज फंक्शन होता है वो किसके अंतर्गत आता है। कह रहा मूव फंक्शन में आ जाता है, ऑटो सम फंक्शन में, फाइनेंशियल में, या इंसर्ट में। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताओ भाई। देखिए भाई, एवरेज फंक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो एवरेज फंक्शन जो है वो आपको मिल जाता है ऑटो सम फंक्शन के अंतर्गत। जो ऑटो सम फंक्शन का जो कमांड होती है उसी में आपको मिल जाएगा 48 का बी हो जाएगा। ठीक है, जब हम ऑटो सम की बात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस इक्वल टू साइन। ठीक है ना, फंक्शन को अगर इंसर्ट करना हो, फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ F3 यूज करते हैं। अब जल्दी से कमेंट में बता दो कि MS वर्ड में और पावर पॉइंट में शिफ्ट के साथ F3 का यूज क्या है। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस F3 इन वर्ड एंड पावर पॉइंट। जल्दी से बताएंगे, देखें कौन सही जवाब देता है। शिफ्ट प्लस F3 का वर्ड और पावर पॉइंट में यूज क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। MS वर्ड के क्वेश्चंस की PDF ग्लिच है, बीच में डाउनलोड नहीं हो रही, प्लीज चेक इट। चलो भाई दिखवा लेंगे इसको। बिल्कुल आदिल ने देखो सही बात बताया, केस को चेंज करने के, देखो डायलॉग बॉक्स बता रहे हैं प्रियंका, क्या बात है भाई, इंसर्ट न्यू पेज नहीं भाई। ठीक है, आदिल ने देखो सही बात बताया, शिफ्ट प्लस F3 का यूज जो है वो हम करते हैं किसमें, केस को चेंज करने के लिए, यानी कि चेंज केस में इस्तेमाल होती है शिफ्ट प्लस F3 की। यानी कि अपर केस होगा तो लोअर केस हो जाएगा, यानी कि 3 में चेंज करता है, सेंटेंस केस, अपर केस और लोअर केस। बात आ रही समझ में। देखिए भाई, अब जब आप ऑटो सम ऑप्शन पे देखिए भाई, जब आप क्लिक करते हो इस वाले ऑप्शन पर तो इसमें आपको सम मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है, काउंट नंबर मिलता है, मैक्स मिलता है, मिन मिलता है, ये सारे के सारे बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। आप यहां से भी ऐड इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो एवरेज, सम, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन जो है वो आपको ऑटो सम बटन पे ही ये मिल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे। कह रहा है कि इन MS वर्ड नंबर प्रिंटेड अबव द बेस लाइन, जो नंबर प्रिंट होते हैं अबव द बेस लाइन क्या कहलाते हैं। कह रहा सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट या फिर अबव BL यानी कि बेस लाइन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, जब भी आप कह रहा है कि अबव द नंबर बेस लाइन, बेस लाइन के ऊपर, तो बेस लाइन के ऊपर कैसे होगा, जैसे मैंने लिखा 6 की पावर 23। अब बेस लाइन तो हमारी ये है, अगला नंबर यहीं पे आना चाहिए था, लेकिन यहां ना आके ये कहां चला गया, ऊपर आ गया। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है सुपर स्क्रिप्ट की, इसकी सुपर स्क्रिप्ट की होती है। अच्छा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसके लिए शॉर्टकट पूछ ले, सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट क्या होता है, जल्दी से बताएंगे कमेंट में। कमेंट में अब तुम ही बताओगे जल्दी से, इसका शॉर्टकट सुपर स्क्रिप्ट का बताओ और सब स्क्रिप्ट का बताओ भाई। सब स्क्रिप्ट का और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट बताइए जल्दी से। बिल्कुल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और बताओ कंट्रोल। देखो जब हम सब स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू साइन आ जाता है। ठीक है ना, वहीं अगर सुपर स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन। ठीक है, बिल्कुल ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। कह रहा शेडिंग ऑप्शन इन MS वर्ड 365 इज यूज्ड फॉर। MS वर्ड में जो शेडिंग ऑप्शन है वो किस लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए भाई, चेंजिंग द कलर अराउंड द टेक्स्ट नहीं, चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। बिल्कुल, जैसे सपोज दैट ये टेक्स्ट लिखा, ये ब्लॉक बना हुआ है और इसमें लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, जस्ट अ मिनट, तो मैं इरेज कर, मैंने क्या किया, इसके पीछे क्या कर दिया, ये कलर कर दिया। ठीक है, और जो ये आपको आगे लिखेगा
सपोज दैट ये आपसे ब्लैक से लिखा हुआ है, ठीक है, तो टेक्स्ट यानी कि कलर बिहाइंड द टेक्स्ट जो है वो शेडिंग ऑप्शन से लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब है। चेंजिंग द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट वो होता है फॉन्ट कलर से, ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट का ही कलर बदलना है तो वो फॉन्ट कलर से चेंज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आएंगे, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, कह रहा इनमें से कौन एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। आउटलुक है, जीमेल भी है, यांडेक्स है, यानी कि ऑल आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। 51 का हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 पे पढ़ेंगे। देखो कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूं, जैसे जीमेल हो गया, गूगल का है, याहू मेल है, जोहो मेल है, ठीक है, एप्पल मेल है, ठीक है, आउटलुक हो गया, मेल कॉम हो गया, ब्रेवो हो गया, यांडेक्स हो गया। अब कमेंट में जरा ये बताओ, जो ये बॉक्स में स्लाइड से निकल के आ रहे हैं पावर पॉइंट में, इसको क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए, ठीक है। क्या पावर पॉइंट में इनको एनिमेशन बोलते हैं या ट्रांजिशन बोलते हैं, जल्दी से बताओ। जैसे मैं बटन प्रेस करने वाला हूं, अब देखो इधर से ये निकल के आया, तो ये इफेक्ट जो है वो क्या कहलाता है, ये इफेक्ट जो है वो पावर पॉइंट में क्या कहलाता है, ट्रांजिशन या फिर एनिमेशन होता है, जल्दी से बताओ। तो देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक बार देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे, कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऐसे स्टेटमेंट पर ध्यान दिया करो जरा, आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ऐसा ना हो कि फ्लो में सही वाला मार के चले जाओ। प्रशांत तिवारी कह रहे हैं ट्रांजिशन होता है, अरे महाराज ट्रांजिशन नहीं होता है, मैंने कल क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ये सब एनिमेशन में आता है, ये सब एनिमेशन में आता है। ट्रांजिशन वो होता है जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने में जो आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। जरा देखना चाहोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो मैंने यहां से क्या कर लिया, 2 स्लाइड लगा ली। अब इस स्लाइड में क्या लगा रहा हूं, मैं ट्रांजिशन लगा रहा हूं। ट्रांजिशन को मैंने कौन सा ट्रांजिशन लगा लिया भाई, पर्दा वाला लगाते हैं भाई, ठीक है। कहाँ गया पर्दा, पर्दा तो पर्दा कहाँ गया, कहाँ गया, अरे भाई, अरे कहाँ गया भाई, पील ऑफ, पेल ऑफ, पर्ज, प्रेस्टिज, हाँ कर्टन, ये रहा, ठीक है, मैंने इसको लगा दिया, देखो, ठीक है। अब जब मैं इस स्लाइड से इस स्लाइड पर आऊंगा, ये कब आपको दिखेगा, ये दिखेगा जब आप स्लाइड शो करोगे। तो मैंने देखो इसको क्या कर दिया, F5 बटन से स्लाइड शो कर दिया। अब मैं पहली स्लाइड पे था, अब दूसरी पे जैसे ही आया, तो देखो स्लाइड को जब इफेक्ट लगाना हो तो वहां पर होता है क्या, ट्रांजिशन। क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखिएगा इस चीज को भाई। चलो भाई आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 52 पे। कह रहा ट्रोजन लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। 52 का बताइए ऑप्शन क्या होगा, कल गलत पूछ रहे हैं। 52 नंबर, लेजिटिमेट सही है। सम ट्रोजन्स क्रिएट बैकडोर्स टू गिव मैलिशियस यू गिव द एक्सेस टू द सिस्टम, बिल्कुल सही है। ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट एंड इन्फेक्ट अदर, बिल्कुल ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो गलत है। सर ट्रांजिशन इज करेक्ट नॉट एनिमेशन, प्लीज चेक। रघु गोपतकू, ठीक है, आप चेक करो पहले उसको, ठीक है, मैं तो चेक कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 53 पे आएंगे। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद सीपीयू इज कॉल्ड। ऐसी मेमोरी यूनिट जो डायरेक्टली कांटेक्ट करती है सीपीयू के साथ, कम्युनिकेट करती है, कौन सी मेमोरी है, ठीक है, मेन मेमोरी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मेन मेमोरी, ठीक। क्वेश्चन 54 पे आएंगे। द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन। ऐसा इंस्ट्रक्शन, ऐसा प्रोग्राम या तो एग्जीक्यूट होने वाला है या अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगा, तो उसको हम किस में रखेंगे, मैंने आपको बताया था 54, जल्दी बताएंगे आंसर क्या होता है, उसको बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, यानी कि IBR। 54 का डी नंबर होगा। ठीक है, 54 का डी होगा, सी नहीं होगा, 54 का डी नंबर होगा, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर डिसाइड करता है कि इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली वो प्लेस कहां पर रखे जाएं, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन 55 देखो, आपको दिख रहा होगा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी, पेज काउंटर, इंडेक्स, मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगा, जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर्स आर दोज विच कनेक्ट द मॉनिटर टू अ कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड हैज, कह रहा है इनमें कितने पिन होते हैं, पिन पूछ लिए गए किसमें, बीजीए केबल में। जो बीजीए केबल होती है आपकी, जो बीजीए पोर्ट होता है उसमें कह रहा है कितने पोर्ट होते हैं, कितनी पिन होती हैं। तो भाई पिन की बात हो रही है, जल्दी से बताइए। तो जब बीजीए केबल की बात होगी तो उसमें कितनी होंगी, 15 पिन होती हैं, ठीक है, 5 इन ईच रो, 1 2 3, ठीक है, 5 इन ईच रो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा भाई, अब बात हुई है पिन की तो बात कर लेते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में PS2 पोर्ट में कितनी पिन होती हैं। PS2 पोर्ट, पहले तो ये बताओ किसके लिए यूज होता है PS2 पोर्ट, ठीक है। फिर बताओ सीरियल में कितनी पिन होती हैं, सीरियल पोर्ट में कितनी पिन होती हैं। फिर बताओ पैरेलल में कितनी होती हैं, ठीक है। फिर बताइए आप डिस्प्ले पोर्ट में कितनी होती हैं। फिर ईथरनेट में बता दो भाई कितनी होती हैं, ईथरनेट जो RJ45 पोर्ट होता है, ठीक। अब जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितनी होती। देखो भाई PS2 की जब हम बात करेंगे तो PS2 जो है वो माउस और कीबोर्ड के लिए यूज होता है। नंबर ऑफ पिन्स की बात करें तो इसमें 6 पिन होती हैं, ठीक है। कितनी पिन होती हैं, 6 पिन होती हैं। माउस के जो कलर होता है पोर्ट का वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, MG से याद रखना, MG हेक्टर, ठीक है। इस तरीके से माउस ग्रीन होता है और कीबोर्ड कैसा होता है, पर्पल होता है, ठीक है। सीरियल पोर्ट में भाई कितनी पिन होती हैं, सीरियल पोर्ट में आपकी 9 भी हो सकती हैं और 25 भी हो सकती हैं। पैरेलल पोर्ट की बात करें तो पैरेलल में 25 भी हो सकती हैं और 36 भी हो सकती हैं। डिस्प्ले पोर्ट में अगर हम बात करें तो 20 पिन्स होती हैं। ईथरनेट में बात करें तो 8 पिन होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीरियल में 9 या 25, पैरेलल में 36 या 25, डिस्प्ले में 20 होती हैं, ईथरनेट में 8 होती हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया सृष्टि ने, ठीक है। जोया राजपूत ग्रीन, माउस ग्रीन होता है बिल्कुल, और पर्पल किसके लिए होता है, कीबोर्ड के लिए पर्पल होता है। सही जवाब, सभी लोगों ने सही जवाब दिया, ठीक है। चलिए भाई बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 56 विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट टू रीलोड द करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन में अगर आपको पेज को रीलोड करना है तो कौन सी बटन प्रेस करेंगे। देखिए भाई F5 भी प्रेस कर सकते हैं और रीलोड अ पेज, ठीक है, Ctrl+R भी यूज करते हो, ठीक है। F7 किसके लिए होता है, F1 किसके लिए होता है भाई, हेल्प के लिए होता है। F1 किसके लिए होता है, हेल्प के लिए होता है। और F3 जो है वो ओपन फाइंड बार, ठीक है ना, फाइंड बार को ये एक्टिव कर देता है F3 बटन प्रेस करने से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये कैरेट ब्राउजिंग होता है, ठीक है। F7 जो है जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये कैरेट ब्राउजिंग के लिए आपसे पूछ लेगा। अब क्या होती है कैरेट ब्राउजिंग, जरा देखिएगा, ठीक। ये आपको इनेबल कर देता है क्या, यू कैन नेविगेट पेजेस विद टेक्स्ट कर्सर पेज, प्रेस F7 टू टर्न ऑफ। यानी कि F7 से ही ये लागू होगा, F7 से ही ये बंद होगा। यानी कि जब आप F7 प्रेस कर दोगे, टर्न ऑन कर दोगे, तो जब आप कर्सर मूव करोगे तो ये टेक्स्ट में मूव होगा। बात समझ रहे हो, यानी कि कर्सर अभी यहां पे है, फिर आगे ऐसे ऐसे आगे 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 बढ़ता जाएगा। ये होती है कैरेट ब्राउजिंग। स्पेल चेक नहीं, स्पेल चेक F7 वर्ड में होता है, पावर पॉइंट में होता है, ठीक है। लेकिन ये ब्राउजर की बात हो रही है, ब्राउजर का शॉर्टकट है, ठीक है। ब्राउजर के शॉर्टकट की बात हो रही है। F5 रीलोड अ पेज, F1 हेल्प के लिए होता है, F3 ओपन फाइंड बार, F7 जो है वो कैरेट ब्राउजिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 57 पे बात करेंगे। Which among the following keyboard shortcut is used to insert a hyperlink? कह रहा है कि इनमें से कौन सा हाइपरलिंक लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरलिंक की जब हम बात करते हैं तो Ctrl+K, ठीक है। कैसे याद रखोगे, हाइपर
लिंक, ये देखो लिंक लग गई के से, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस, ये याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस एम से एमएस वर्ड में क्या होता है, टू इंडेंट अ पैराग्राफ, ठीक है। कंट्रोल प्लस एच क्या होता है, रिप्लेस के लिए यूज करते हो। जेड किसके लिए होता है, अंडू के लिए होता है। जेड किसके लिए होता है, अंडू के लिए यूज होता है। जब रिप्लेस की बात हुई तो फाइंड की भी बात कर लेते हैं और गो टू की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फाइंड के लिए क्या यूज करते हो, फाइंड के लिए यूज करते हो कंट्रोल प्लस एफ, गो टू के लिए यूज करते हो कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस जी। रिप्लेस के लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस एच, या फिर सबको एक साथ खोलना चाहते हैं तो प्रेस F5। F5 जो है टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट में वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स, जो दो नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है जो अलग अलग टाइप के नेटवर्क हों। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब अलग अलग तरीके के दो नेटवर्क हों, कह रहा कि पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट में वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल, जो दोनों के दोनों डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल पे बात वर्क करते हैं, उन दोनों को अगर जोड़ना हो तो वो जोड़ते हैं किससे, गेटवे से उनको जोड़ा जाता है। याद रखिएगा किससे जोड़ा जाता है, गेटवे से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बारी से देख लेंगे हब क्या काम करता है। हब जो है कई सारे कंप्यूटर्स को, मल्टीपल डिवाइसेस को एक लैन के थ्रू अलग अलग पोर्ट में डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि क्या किया हमने, इंटरनेट कनेक्शन इस हब में दे दिया, ठीक है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन इस हब में दे दिया और इस हब से इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया, इसमें, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हब यूज करते हैं। वहीं राउटर की बात करें तो a router directs data request from one network to another using a packet IP address to forward it destination, यानी कि पैकेट्स को सही रूट पर भेजने के लिए, सही आईपी एड्रेस पर भेजने के लिए किसका यूज होता है, राउटर का। यानी कि ये फास्टेस्ट वे ढूंढता है टेलीकम्युनिकेशन में किसी भी पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। स्विच की बात करें, स्विच जो है वो आपका नेटवर्क स्विच फॉरवर्ड डेटा टू प्रॉपर डेस्टिनेशन एग्जामिनिंग अ पैकेट्स मैग्ड एड्रेस इनटू अ डिटरमाइन द इंडेंटेड डिवाइस, इसलिए यूज होता है। रिपीटर आपका देख लीजिए, ब्रिज हो गया, गेटवे हो गया, ठीक है। चलिए 59 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 59 पे आएंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो वहां से आप देख लेना एक बार। कुकीज ट्रैक यू एक्सपोज योर प्राइवेसी, कह रहा है कि ऐसी कौन सी कुकीज होती है जो आपकी प्राइवेसी को एक्सपोज करती है कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या होगा आंसर, उसको बोलते हैं भाई थर्ड पार्टी। जब आप साइट पर, किसी साइट पर जाते हो तो आपसे साइट पर अंदर जाने से पहले, यानी कि उसमें साइट पर एंट्री करने से पहले आपसे पूछा जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो उस साइट पर स्टोर होने लगती है और फिर वही इंफॉर्मेशन जो है वो थर्ड पार्टी को रीसेल कर दी जाती है, इसलिए आपकी प्राइवेसी जो लॉस होती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे सपोज दैट आप किसी साइट पर गए, आप क्या सर्च कर रहे हो, ठीक है ना, आपने क्या कहीं से कुछ ऑर्डर किया है, ठीक है, आप किसके बारे में सर्च कर रहे हो, ये सारी की सारी हिस्ट्री को क्या करता है, रिकॉर्ड करता रहता है। तो ये होती है आपकी थर्ड पार्टी कुकी, ठीक है। अब अलग अलग तरीके की कुकीज हैं, इसको भी जरा देख लो। सेशन कुकीज होती है, ठीक है। सेशन कुकीज आर आल्सो नोन एज टेम्परेरी कुकीज, हेल्प वेबसाइट रिकॉग्नाइज यूजर्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड व्हेन दे नेविगेट थ्रू अ वेबसाइट, यानी कि किसी भी यूजर को ये, सपोज दैट आप एक बार किसी सेशन पर आए हो, कुछ आप ब्राउजर पर, वेबसाइट पर ओपन करके कुछ सर्व कर रहे हो, तो उस दौरान जो सेशन चल रहा है तो पूरे सेशन को प्रॉपर तरीके से यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहे, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होता है सेशन कुकीज, ठीक है। अच्छा भाई, दूसरा आता है आपका परमानेंट कुकीज, आल्सो नोन एज परसिस्टेंट कुकीज, रिमेन इन ऑपरेशन इवन आफ्टर द वेब ब्राउजर इज क्लोज्ड, मतलब अगर वेब ब्राउजर को बंद भी कर दिया गया तब भी ये एक्टिव बना रहता है, ठीक है। अगर कैसे एक्टिव बना रहता है, सपोज दैट आपने कोई पासवर्ड डाला, लॉगिन डिटेल में अपना पासवर्ड डाला, तो वो
अगर आपने उसको कह दिया कि डोंट फॉरगेट माई पासवर्ड, ऑप्शन आता है ना, आपने कभी ऐसा अगर फील किया हो, तो जब आप उस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करते हो तो अगली बार में वो आपको पासवर्ड डालने ही नहीं देता है, डायरेक्टली लॉगिन कर देता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कैसे सेव हुई? परमानेंट कुकीज की मदद से, ठीक है। आगे देखिए फर्स्ट पार्टी कुकी। फर्स्ट पार्टी कुकी क्या करता है? आर इंस्टॉल्ड डायरेक्टली बाय द वेबसाइट दैट यूजर इज विजिटिंग, दैट इज द यूआरएल शोन इन द ब्राउजर्स एड्रेस बार, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड पार्टी कुकी जो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। प्लस कुकी आता है जिसको आप सुपर कुकीज को भी नाम से जानते हो। दे आर डिजाइन टू परमानेंटली स्टोर ऑन द कंप्यूटर एड्रेस। क्या काम करती हैं? दीज टाइप ऑफ कुकीज रिमेन ऑन अ यूजर डिवाइस इवन आफ्टर ऑल कुकीज हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द वेब ब्राउज़र। अगर वेब ब्राउज़र से सभी कुकीज डिलीट भी कर दी जाएं तब भी ये बनी रहती हैं, ठीक है। ज़ॉम्बी कुकीज, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। ज़ॉम्बी कुकीज, ज़ॉम्बी कुकी आर टाइप ऑफ फ्लैश कुकी दैट इज ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर यूजर हैड डिलीटेड देम। यानी कि जैसे ज़ॉम्बी में आप देखते हो ना, ठीक है, तो उसी तरीके से वहीं से इसका नाम ले लिया गया। अगर यूजर जो है अगर वेबसाइट से ज़ॉम्बी कुकीज को डिलीट भी कर देता है, ये कुछ कुकीज जो है वो फिर से रिक्रिएट कर लेता है, दैट वन इज ज़ॉम्बी कुकीज। कहां पर यूज होती हैं? ऑनलाइन गेम्स टू प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम चीटिंग बट आल्सो हैव बीन यूज्ड टू इंस्टॉल मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऑनटू द यूजर्स डिवाइस, ठीक है। देखिए अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। इसका जरा आंसर दो, इसका जरा आंसर देंगे सभी लोग, क्या होगा? जस्ट अ मिनट। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड। अभी मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने सारे आपकी कुकीज जो है एक साथ करा दी, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? ज़ॉम्बी कुकीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 61 कह रहा है इनमें से कौन एक इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, जल्दी से बताइए भाई। कह रहा है इट इज सॉरी सेकेंडरी मेमोरी के रिगार्डिंग में ये गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। कह रहा है इट इज नोन एज बैकअप मेमोरी। बिल्कुल सही बात है, सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी के तौर पर हम यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन आफ्टर पावर इज ऑफ। बिल्कुल सही है, अगर पावर चली भी जाती है, हमारा डेटा अगर हम अपने सिस्टम को बंद कर देते हैं तो ऐसा नहीं जो आपने स्टोर कर रखा है वो डिलीट हो जाएगा, बना रहता है। सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। बिल्कुल, कंप्यूटर जो है सेकेंडरी मेमोरी के बिना तो चल सकता है लेकिन प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चलेगा। अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाए तो आप ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है इट इज अ वोलेटाइल। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये वोलेटाइल नहीं होता, ये नॉन वोलेटाइल होता है। क्या होता है? ये नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब ये, वोलेटाइल आपका कौन होता है? वोलेटाइल होती है आपकी रैम। वोलेटाइल कौन होती है? रैम। यानी कि जैसे ही पावर ऑफ हुई उसके अंदर की इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाती है, तो वो होती है वोलेटाइल मेमोरी, जैसा कि रैम में होता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल ना होकर क्या होती है? नॉन वोलेटाइल होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 62 कह रहा है मेमोरी समटाइम्स यूज टू इंक्रीज एंड स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डेटा अवेलेबल टू द सीपीयू एट अ रैपिड रेट। क्वेश्चन 62 आंसर बताएंगे सभी, ठीक है। क्या होगा? बिल्कुल, मेमोरी समटाइम्स यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। अब ये इसकी स्पीड कैसे इंक्रीज करें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखो, ना तो बैकअप होगा, ना ऑक्सिलरी होगा, ना मैन होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी। कैसे होगा? सपोज दैट आपने पहली बार में एक कमांड दी और उस कमांड का पूरा एल्गोरिथम उसने तैयार कर लिया और आपको आउटपुट दे दिया। अब कुछ देर बाद आपने फिर से वही सेम कमांड दी, तो अब कैसे मेमोरी क्या करेगा? शॉर्ट टाइम के लिए वही सेम कमांड जो है उसके अंदर सेव होती हैं, तो वो उतना समय नहीं लगाती हैं। जब आप दोबारा उस कमांड को दिए होते हो तो वो तुरंत आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है, इसलिए ये फास्ट होती है, यानी कि कैशे मेमोरी। 62 का हो जाएगा डी नंबर।
63 की बात करेंगे, मैंने ये क्वेश्चन आपको एमएस वर्ड में कराया था, ठीक है। कह रहा था क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में कौन सा गलत है, गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। द क्विक एक्सेस टूल बार है सेव, अंडू और रिडू, बिल्कुल सही बात है। बाय डिफॉल्ट बटन जो है वो सेव, अंडू, रिडू मिल जाती हैं। क्विक एक्सेस टूल बार हैज कट, अंडू, रिडू बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल गलत। कट, अंडू, रिडू नहीं होता, सेव होता है, अंडू होता है, रिडू होता है। यू कैन प्लेस मोर बटन इन क्विक एक्सेल टूल बार, बिल्कुल सही बात है, आप और बटन भी उसमें लगा सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। देयर इज नो ऑप्शन ऑन क्विक एक्सेल टूल बार फॉर शो बिलो द रिबन, ये भी क्या है आपका गलत है, ठीक है, ये भी क्या है गलत है, यानी कि क्यू और एस गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 64 पे आने से पहले जरा एक बार देख लेंगे क्विक एक्सेस टूल बार, देखेंगे अगर हम वर्ड में, तो ये वर्ड की क्विक एक्सेस टूल बार है, ये आपका ऑप्शन है सेव, ये है आपका अंडू, ये है आपका रिडू, और ये होती है आपकी कस्टमाइज बटन, जहां से और सिंबल आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जब आप पावर पॉइंट में आते हो, ठीक है ना, जब आप पावर पॉइंट में आते हो तो पावर पॉइंट में आपको कुछ अलग बटन मिल जाती हैं, क्या, एक तो आपको ये मिलती है सेव, अंडू, रिडू और स्लाइड शो। सेव, अंडू, रिडू और स्लाइड शो बटन, ठीक है। तो सेव मिल जाएगा आपको, अंडू मिलेगा, रिडू मिलेगा और स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, ये आपको जो है वो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, ठीक है। पहले से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, यानी कि न्यू लगा सकते हो, ओपन लगा सकते हो, जो भी है, ठीक। क्वेश्चन फिर आपसे अगर एक्सेल में पूछ ले, तो देखो एक्सेल और वर्ड की सेम होती है, पावर पॉइंट की थोड़ी बदल जाती है, मैंने इसलिए तीनों एक साथ बता दिया आपको। ये भाई सेम है, सेव, अंडू और रिडू। आपसे पूछ लिया जाता है जो सेव बटन है वो किसके जैसे दिखती है, फ्लॉपी आइकन की तरह दिखती है, किसकी तरह दिखती है, फ्लॉपी आइकन की तरह। देखो सेव मिलेगा, अंडू मिलेगा और रिडू मिलेगा, ये तीन जो हैं वो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जोया राजपूत कहने लगी रेड से नहीं लिखिए, अरे भाई, अच्छा सब व्हाइट पे तो दिख रहा होगा रेड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाओ भाई। कह रहा है इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कौन सा, सिंगल कोर। अब तो 24 कोर, 22 ये सब तमाम चल रहा है। 64 का आंसर हो जाएगा बी। 65 पे आएंगे, कह रहा विच आर द फॉलोइंग इज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल इन एमएस एक्सेल। टेक्स्ट फंक्शन इसमें नहीं होता है, लॉजिकल फंक्शन नहीं, फाइनेंशियल फंक्शन नहीं, एबीएस फंक्शन, एबीएस मतलब बोले तो एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है। और एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कैटेगरी में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। 66 की बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर यूज टू टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर्स। कह रहा है कि किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को यूज किया गया था पहली बार, ठीक है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी कि सेकंड जनरेशन में। अब हम जान लेते हैं, देखो अब हम एक तरफ क्या लिखेंगे, जनरेशन लिखेंगे, जल्दी जल्दी से आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। जनरेशन हो गया हमारा, ठीक है। हमारा हार्डवेयर हो गया, कौन सा हमने यूज किया था, और मेमोरी स्टोरेज के रूप में हमने क्या यूज किया था, ठीक है। चलिए भाई, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी और चौथी, इन्हीं चार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बेसिकली पहली तीन से ही पूछे जाते हैं। तो देखो जरा, अगर हम पहली जनरेशन की बात करें तो पहली जनरेशन में हार्डवेयर के तौर पर क्या यूज किया गया था, जल्दी से बताएंगे सभी, क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक। और मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। वहीं सेकंड जनरेशन में क्या यूज किए गए थे, ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे। ये टेबल जो है वो सबको आनी चाहिए। और मेमोरी स्टोरेज के तौर पर मैग्नेटिक टेप, या फिर बोल सकते हो डिस्क, ठीक। वहीं थर्ड जनरेशन की बात करें, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट,
आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट बोले तो आईसी, ठीक है ना। और भाई इसमें मेमोरी के तौर पर क्या यूज किया जाने लगा, रैम, ठीक है। फोर्थ में अगर हम बात करें तो इसमें एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और सभी की सभी ऑल स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो इसमें यूज होने लगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपके इन्हीं तीन से बनता है क्वेश्चन, ठीक है। इन्हीं तीन से क्वेश्चन जो है बन जाएगा, तो याद कर लीजिएगा भाई, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाएंगे भाई। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट अ न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल। अगर आपको जीमेल में नया मैसेज भेजना हो तो उसके लिए ऑप्शन क्या यूज करोगे भाई, कंपोज यूज करोगे। क्या यूज करना है, कंपोज। अच्छा, ड्राफ्ट किस लिए होता है, ड्राफ्ट ऑप्शन यूज होता है अगर कोई आपकी इनकम्प्लीटेड मेल है, मेल आप लिख रहे हो, लिखते लिखते कुछ काम आ गया, सिस्टम बंद हो गया, आपने वहीं पर छोड़ दिया, तो इनकम्प्लीटेड मेल जो है वो कहाँ स्टोर होती है, इनकम्प्लीटेड मेल स्टोर्स इन ड्राफ्ट, ठीक है ना। अनसेंट मेल किस में जाती है भाई, अनसेंट मेल किस में जाती है, आउटबॉक्स में जाती है। किस में जाती है, सेंट मेल। जो मेल रिसीव होते हैं, रिसीव्ड मेल किस में जाते हैं, इनबॉक्स में जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो 67 का हो जाएगा सी नंबर। हाँ, इनकम्प्लीटेड मेल होती है ड्राफ्ट में, और सेटिंग्स का कुछ नहीं, आप वहां से जाके कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। कंपोज में आप कोई नई मेल बनाना चाहते हो तो कंपोज, और अगर आपकी कोई मेल किसी कारण से फेल्योर हो गई तो वो अनसेंट मेल में चला जाता है, ठीक है। जो मेल रिसीव करते हो वो इनबॉक्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 68, ईच सेल इन वर्कशीट ऑफ MS Excel 365 इज आइडेंटिफाइड बाय अ सेल। किस सेल से ये आइडेंटिफाई किया जाता है, कह रहा कलर से, साइज से या रिबाउंडिंग से, तीनों से नहीं, सेल के बारे में पता चलता है हमें उसके रेफरेंस के बारे में। ऑप्शन नंबर डी, 68 का हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। 69 की बात करेंगे, इज अ टाइप ऑफ डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस दैट प्रोवाइड्स लोकल एरिया नेटवर्क यूजर्स विद सेंट्रलाइज कंसोलिडेटेड डिस्क स्टोरेज थ्रू द स्टैंडर्ड ईथरनेट कनेक्शन। यानी कि एक ये ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क पर किसी को भी चीज को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो भाई, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज यूज करते हो, NAS, ठीक है। ये तो आपके क्या हो गए, ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। ये सभी की सभी क्या हैं, ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि विदाउट इंटरनेट, ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। क्वेश्चन 70, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, ठीक। देखिए जरा, इनमें से स्टेटमेंट गलत की बात हो रही है। कह रहा है कि द राइट विंडो ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन। बिल्कुल सही बात है। जो राइट, नहीं 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 70 का आंसर क्या हो जाएगा, यही तो गलत है। राइट नहीं होता है, लेफ्ट पेन होती है, ठीक है ना, लेफ्ट पेन होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फ्रॉम द नेविगेशन पेन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर्स फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर एंड एक्सेस फाइल, बिल्कुल सही बात है। इन द नेविगेशन पेन देयर इज अ क्विक एक्सेस एरिया, ये भी सही है। नेविगेशन पेन इज इनेबल ईजियर नेविगेशन थ्रू विंडोज एक्सप्लोरर, बिल्कुल। मतलब कि नेविगेशन पेन में आपके तमाम सारे फोल्डर फाइल्स जो है वो दिखाई देने लगती हैं, जिसपे आप आसानी से बहुत जल्दी वहां पर मूव कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ए गलत बात। क्वेश्चन नंबर 71, जैसा कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, ये जो एरिया है आपके फाइल और फोल्डर कुछ इस तरीके से जब नजर आते हैं, इसी को बोलते हैं नेविगेशन पेन। और नेविगेशन पेन किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा वंस डैश हैज इन्फेक्टेड अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स इट जनरेट्स रेवेन्यू आइदर बाय डिस्प्लेइंग एडवर्टीजमेंट और यूजिंग, देखो वर्ड क्या आ गया, एडवर्टीजमेंट, और यूजिंग पे पर क्लिक। इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, मैंने बताया था एडवर्टीजमेंट, देखो आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं मैलिशियस सॉफ्टवेयर को पहुंचाना क्या है,
एडवेयर कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी, एडवेयर कहलाता है, ठीक है ना। देखो भाई, अब यहाँ पर लगे हाथ टाइप्स ऑफ मालवेयर को भी निपटा देते हैं, ठीक है। तमाम तरीके से मालवेयर जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखो वायरस की अगर बात करें, वायरस क्या है, ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस ए काइंड ऑफ मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम विच व्हेन एग्जीक्यूटेड रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड इंसर्ट इट्स ओन कोड, यानी कि जब अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है और इसका काम क्या होता है, पड़ी हुई सिस्टम में पड़ी फाइल को इन्फेक्ट करना, उनको प्रोग्राम्स को चेंज कर देना, ठीक है भाई। वायरस के प्रकार भी हैं, देखो बूट सेक्टर वायरस आपसे पूछ लिया जाता है। इट इज ए टाइप ऑफ वायरस सेक्टर इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क और मास्टर बूट, यानी कि जो भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ध्यान रखना, जो भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं और स्टोरेज डिवाइस का अपना एक बूट सेक्टर एरिया होता है, जिस तरीके से वो डिवाइस जो है वो बूट होगी, तो उस लोकेशन पर जाके ये क्या करेगा, अपने आप को स्टिक कर लेगा और जितनी भी फाइल्स उसमें आ रही होती हैं उनको वो सबको क्या करता रहता है, इन्फेक्ट करता रहता है, इसलिए है ये बूट सेक्टर वायरस। डायरेक्ट एक्शन, व्हेन अ वायरस अटैच्ड इटसेल्फ डायरेक्टली टू exe या फिर .com फाइल, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल में लगा दिया, साथ में किसी .com फाइल में साथ में लगा दिया, तो वो उसको डायरेक्ट एक्शन वायरस बोला जाता है। रेजिडेंट वायरस की बात करें, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायरस दैट कैन बी एक्सेस कंप्यूटर मेमोरी एंड सिट डॉर्मेंट अंटिल अ पेलोड इज डिलीवर्ड, यानी कि गुप्त रूप से चुपचाप बैठ जाएगा आपकी मेमोरी में, ठीक है, और तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक उसको कोई कमांड ना दी जाए, ठीक है। रेजिडेंट वायरस होता है। मल्टी पार्टी वायरस, वायरस विच कैन अटैक बोथ द बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसको मल्टी पार्टी कहते हैं। ओवरराइड की बात करें, कंप्लीटली रिमूव द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड रिप्लेस इन विद द मैलिशियस कोड, यानी कि जो आपका प्रोग्राम है उसको पूरा का पूरा तरीके से रिप्लेस कर दें और अपने प्रोग्राम को ओवरराइड कर दे, दैट वन इज ओवरराइड वायरस। पॉलीमार्फिक, स्प्रेड थ्रू स्पैम एंड इन्फेक्टेड वायरस, जो कुछ आपको स्पैम भेजे जाते हैं, कुछ इन्फेक्टेड वेबसाइट्स होती हैं, आप कुछ क्लिक करते हो कुछ कहीं और आपको डायरेक्ट कर देती हैं किसी दूसरी वेबसाइट पे, तो ऐसे भी आपको वायरस से इन्फ्लिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक वायरस आर फाइल इन्फेक्टर्स विच आर कॉम्प्लेक्स एंड टफ टू डिटेक्ट, ठीक है। फिर आपका फाइल इन्फेक्टर वायरस हो गया, स्पेस फिलर वायरस हो गया, इट इज अ रेयर टाइप ऑफ वायरस विच फिल्स इन द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ द फाइल्स विद द वायरस, जो फाइल्स में जो खाली जगह होती है वहां पर जाके ये बैठ जाते हैं, इसलिए इनको कैविटी वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बहुत मुश्किल से डिटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि खाली स्पेस में ये अपने आप को रखे हुए होते हैं। मैक्रो वायरस की बात करें, वायरस रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज, मतलब जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम लिखा गया है और उसी में उसको वायरस को भी लिख दिया गया, तो प्रोग्रामर को ढूंढने में बड़ा दिक्कत होती है, तो इस ऐसे वायरस को माइक्रो वायरस कहा जाता है। वॉर्म की बात कर लेते हैं, देखो भाई दूसरा वॉर्म होता है, ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। वॉर्म भी अपने आप को क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रेप्लिकेट एंड इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि ये वर्ड याद रखना, लेजिटिमेट, ठीक है। कुछ इसके एग्जांपल हैं, ये भी देख लो, आई लव यू, माई डूम, एसक्यूएल स्लैमर, स्टॉर्म बॉम्ब, ठीक है, DUQ, स्टक्सनेट, स्टक्सनेट जो है आपसे पूछ लिया गया है, फ्लेम हो गया, ठीक। रैंसमवेयर मैंने आपको बता दिया, मतलब आपके प्रोग्राम को बिल्कुल लॉक कर देना और खोलोगे तभी जब आप उसके लिए रकम पे करोगे, ठीक है। कुछ ये रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर हैं जैसे एड्स ट्रोजन है, वानाक्राई है, क्रिप्टोलॉकर है, बैट रैबिट है, लॉकी है, जिक्सा है, सर्वर है, ये सारे के सारे हैं, आप एक बार देख जाइए। आपसे हो सकता है पूछ ले कि इनमें से कौन सा एक रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर है या नहीं है, ठीक है। बॉट्स की बात करें तो बॉट भी आपका एक तरीके से मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलवेयर होता है दैट स्प्रेड्स इटसेल्फ टू अदर डिवाइसेस क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ बॉट्स और बॉटनेट, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होता है, इट इज अ मॉलवेयर दैट डिस्गाइज इटसेल्फ इज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम टू गेन एक्सेस टू अ यूजर डिवाइस एंड परफॉर्म मैलिशियस एक्शन, मतलब कि ये किसी भी डिवाइस पर अपना एक्सेस प्राप्त करेगा और मैलिशियस एक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देगा। सपोज दैट कुछ डेटा को आपका स्टील करेगा, डेटा को स्पाई करेगा, यानी कि जासूसी करेगा, ठीक है। हो सकता है आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, उसी में कोई इन्फेक्टेड फाइल भेज दे, ठीक है, ताकि दूसरा भी उसकी फाइल जो है क्या इन्फेक्ट हो जाए। की लॉगर्स, मैंने बताया था आपको, जब भी की लॉगर वायरस भेजा जाता है तो जो भी पर्सन की प्रेस कर रहा होता है उसको रिकॉर्ड बनाता रहता है, ठीक है। रूट किट, ये सिस्टम के अंदर के जाके बैठ जाता है, ठीक है। स्पाईवेयर मैंने बता दिया, फाइललेस माल एडवेयर हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 पे बताइए इसका आंसर क्या होगा।
विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू बुकमार्क द करंट पेज ऑन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पर बुकमार्क लगाने के लिए कौन सा शॉर्टकट होगा? क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72। देखो भाई, बुक मार्क लगाने के लिए आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस डी होगा। कंट्रोल प्लस डी से आप क्या कर सकते हो? बुक मार्क लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। कंट्रोल प्लस एन से वेब ब्राउजर की बात कर रहा हूं, टू ओपन न्यू विंडो, टू ओपन न्यू विंडो, ठीक है, टू ओपन न्यू विंडो ऑफ अ ब्राउजर। ब्राउजर की अगर नई विंडो खोलनी है तो कंट्रोल प्लस एन कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा इनकॉग्निटो टैब। जल्दी से बताएंगे आप, इनकॉग्निटो टैब से क्या होता है? ठीक है, डाउनलोड के लिए क्या शॉर्टकट होता है? न्यू टैब अगर खोलनी हो, न्यू टैब ओपन करनी हो, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको बुकमार्क करना हो ऑल टैब को, ठीक है, बुकमार्क ऑल टैब करना हो। अगर आपको शो करनी है बुकमार्क, शो बुकमार्क बार, ठीक है, या फिर आपको बुकमार्क मैनेजर खोलना हो, ठीक है, या फिर आपको टू गेट बैक डिलीटेड टैब, अगर आपसे धोखे से कोई टैब डिलीट हो गई हो तो क्या यूज करते हैं? देखो भाई, सारे इंपॉर्टेंट हैं, जरा एक बार देख लेंगे। अगर हम इनकॉग्निटो टैब की बात करते हैं तो क्या होता है भाई? कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एन होता है। डाउनलोड के लिए कंट्रोल प्लस डी मत कर देना, जे होता है, ठीक है ना। न्यू टैब के लिए भाई कंट्रोल प्लस टी होता है। बुकमार्क ऑल टैब अगर करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ डी कर दीजिए, ठीक है भाई। बुकमार्क एक करनी थी तो कंट्रोल प्लस डी, सारी की सारी टैब को बुकमार्क करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस डी कर दीजिए। अगर बुकमार्क बार को ओपन करना है तो क्या करना है? कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ बी प्रेस कर दीजिए। बुकमार्क मैनेजर अगर ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ओ प्रेस कर दो। टू गेट बैक डिलीटेड टैब, अगर आपसे धोखे से कोई टैब डिलीट होगी, उसको वापस कैसे लाना चाहते हो तो उसके लिए आप प्रेस करोगे कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ टी। देखो, नई टैब लाने के लिए कंट्रोल टी करते थे, अब अगर वो चली गई, डिलीट हो गई, उसको दोबारा लाने के लिए क्या करोगे? कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ टी प्रेस कर दोगे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना सारा कुछ आपने क्लियर कर लिया होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन 73 इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। मैंने आपको बताया था प्रोटोकॉल कन्वर्टर क्या होता है? गेटवे होता है। जब दो नेटवर्क, क्योंकि वो अलग अलग नेटवर्क पर मडगी मॉडल पर काम करते हैं और दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन? गेटवे, तो इसीलिए इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 आर रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन अ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। उन रूल्स को क्या कहा जाता है जो टेलीकम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन पर काम करते हैं? तो उन सभी रूल्स को कहा जाता है प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। 74 का हो जाएगा सी नंबर। बताइए भाई, हाँ कि ना? 74 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 75 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एमएस वर्ड। आपसे ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, कह रहा है इनमें से कौन सा एक फॉन्ट इफेक्ट नहीं है। देखिए भाई, फॉन्ट इफेक्ट की बात करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट होता है, स्मॉल कैप भी होता है, डबल स्ट्राइक थ्रू भी होता है, लेकिन
इक्विलाइजर करेक्टर हाइट ऐसा कोई फॉन्ट इफेक्ट नहीं होता, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखिए अगर फॉन्ट स्टाइल पूछ ले आपसे, कभी कभी फॉन्ट स्टाइल भी पूछता है, तो फॉन्ट स्टाइल में आपको बोल्ड मिलता है, इटैलिक मिलता है, रेगुलर मिलता है और बोल्ड इटैलिक मिलता है, ठीक है ना। ये आपकी फॉन्ट स्टाइल है। वहीं अगर फॉन्ट इसकी बात करें, इफेक्ट की बात करें, ठीक है, सारे के सारे इफेक्ट क्या है, देखो स्ट्राइक थ्रू है, डबल स्ट्राइक थ्रू है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप और हिडन, ये सारे के सारे इफेक्ट जो है आपको फॉन्ट में फॉन्ट टैब के लिए मिल जाते हैं। आ रही है बात समझ में? बताओ भाई। अब देखो जरा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात हो रही है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स एमएस वर्ड में, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स एमएस वर्ड में कैसे ओपन करोगे? तो अगर एमएस वर्ड में आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस डी ओपन करोगे और कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करोगे, ठीक। वहीं अगर हमें पावर पॉइंट में खोलना हो, पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए फॉन्ट डी बॉक्स, ठीक है, याद रखना। फॉन्ट डॉट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस टी हो जाता है, कंट्रोल प्लस टी, या फिर कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एफ हो जाता है, ठीक। वहीं हम एक्सेल की अगर बात करें, ठीक है ना, एक्सेल में आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन कर सकते हो, कंट्रोल प्लस वन से, इससे कंट्रोल प्लस वन से। आ रही है बात समझ में, कंट्रोल प्लस वन या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है, याद रखिएगा। इतनी सारी चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने तीनों के ही अलग अलग बता दिए, पूछ लिया जाता है। पावर पॉइंट में देखो अलग है, ये वाला शॉर्टकट देखो तीनों में ही अलग है। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस टी काम करता है, यहाँ कंट्रोल प्लस डी काम करता है, यही कंट्रोल प्लस डी पावर पॉइंट में क्या करता है, डुप्लीकेट करता है, ठीक है। और एक्सेल में आपका ये यानी फॉर्मेट सेल्स जो ओपन होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 बताएंगे सभी आंसर क्या होगा। कह रहा कैन डैश आइदर बी अ मालवेयर और हार्डवेयर, द मेन पर्पज ऑफ दिस मालवेयर इज रिकॉर्ड द कीज, देखो आ गया रिकॉर्ड द कीज, कीज बोले तो की लॉगर, ऑप्शन नंबर है, देख से मारो फट से। क्वेश्चन नंबर 77, अ डैश पोर्ट ट्रांसमिट्स वन बिट ऑफ अ बाइट एट अ टाइम, मतलब कि वन बिट एट अ टाइम जो है ट्रांसमिट होता है, तो उस पोर्ट को क्या कहा जाता है? सर क्लास के बाद आपके साथ कांटेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, बिल्कुल इसकी भी जुगाड़ कुछ सोचते हैं, ठीक है ना, इसका भी कुछ देखते हैं। जल्दी से बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या रहने वाला है? वन वाइट एट अ टाइम अगर पूछे, बस इसी को पकड़ लो, वन वाइट एट अ टाइम पूछे तो आपका होता है सीरियल पोर्ट। क्या होता है? सीरियल पोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर। देखो सीरियल पोर्ट आपका ये वाला है और ये जो है वो पैरेलल पोर्ट है, ये वाला आपका क्या है, पैरेलल पोर्ट है ऊपर वाला, ठीक है ना, समझ गए भाई? चलिए भाई, देखिए भाई अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए जरा सा, मैं 1 मिनट
चलिए भाई बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। कह रहा इनमें से कौन सा एक फ्लैश ड्राइव है। देखो जब मैंने फ्लैश ड्राइव आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 78 आंसर क्या हो जाएगा, जो डिस्क एरे HDD SDD, ठीक है। लेकिन पेन ड्राइव जो है वो आपकी क्या है, फ्लैश ड्राइव है, आंसर नंबर डी। SSD क्या थी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक थी। HDD क्या थी आपकी, मैग्नेटिक डिस्क थी, ठीक है। पेन ड्राइव जो है आपकी क्या हो जाएगी, फ्लैश ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल बताएंगे, अब पहुंचने तो दो। रेड हेड, ब्लू हेड, सारी हेड बताएंगे, परेशान नहीं होना है, बस क्लास में लास्ट तक बने रहो, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, जैसे वायरस मिल गया, कुकी मिल गया, ये सारी चीजें सब कुछ मिल गई ना, तो ऐसे सब कुछ मिलता चला जाएगा, बस अंत तक बने रहना। विच द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज द MS Word 365 डॉक्यूमेंट। देखो प्रोग्राम को क्लोज करना, प्रोग्राम को अगर क्लोज करना है तो Alt+4 दबाओगे, ठीक है ना। अगर डॉक्यूमेंट, जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे थे उस डॉक्यूमेंट को बदलना है, क्लोज करना है, दूसरा नया खोलना है, तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए आप क्या प्रेस करते हो, Ctrl+W। अगर ये Ctrl+W ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये भी काम करेगा, यानी कि Alt+F4 भी इसीलिए यूज किया जाता है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा, Alt+F4, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, Alt+F4 ऑप्शन से भी आप इसको यूज कर सकते हो MS Word में, ठीक है। अगर Ctrl+W ऑप्शन में होता तो फिर Alt+F4 न लगाते, Ctrl+W लगाते। समझ गए बात। चलिए भाई, Ctrl+F3 से क्या करोगे, ये क्या करता है, कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट को कट तो कर देता है लेकिन क्लिप बोर्ड पर पेस्ट नहीं करता है, ताकि आप दोबारा कहीं पर पेस्ट कर पाओ, ठीक है ना। अच्छा, Shift+F5, Shift+F5 से क्या होता है, Shift+F5 से क्या करता है भाई, ये क्या करेगा, मूव द कर्सर, जरा ध्यान से देख लेना, ये कर्सर को मूव कर देता है कहां पर, टू द लोकेशन ऑफ द प्रीवियस सेशन इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। यानी कि जो भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट आपने खोला था, ठीक है ना, उसी तरीके को उसके कर्सर पर उसको मूव कराने के लिए यूज होता है। अगर आप कंट्रोल लगा दो इसके साथ, Ctrl+Shift+F5, ठीक है, तो क्या कर देगा, ये Ctrl+Shift+F5 कर देगा, तो ये बुकमार्क डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा, बुकमार्क डायलॉग बॉक्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैश मेमोरी। इनकरेक्ट है कैश मेमोरी के रिगार्डिंग, इट इज स्लोअर देन मेमोरी। क्या ये स्लोअर देन मेमोरी होता है, बिल्कुल गलत हो गया। 80 का पहला ही नंबर पता चलेगा, ये तो भाई मेन मेमोरी से कैसा होता है, फास्ट होता है, ठीक। इट कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इनटू अ शॉर्ट टाइम, बिल्कुल सही। इट एक्ट्स एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन, ये भी सही। इट स्टोर डेटा इन टेम्पररी यूज, इट स्टोर्स डेटा इन टेम्पररी यूज, बिल्कुल तीनों ही सही है, इस लिहाज से ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, विच अमंग द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए भाई, विंडो एक्सप्लोरर को अगर आपको ओपन करना है तो विंडो की के साथ ई प्रेस बटन करनी पड़ेगी, विंडो की के साथ ई बटन जो है वो आपको प्रेस करनी पड़ेगी। अगर विंडो की के साथ आर दबाते हो तो आपका हो जाएगा रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक। अगर विंडो के साथ एक्स दबा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या, ये क्या ओपन कर देगा, ओपन क्विक लिंक मेन्यू, मतलब उस पर तमाम सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, जो आप ऑल प्रोग्राम्स पे जाके उस पर सेटिंग पे जाके ओपन करते हो तो आपको वहां से भी मिल जाएंगे।
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अगर आप ओपन करते हो तो ये क्या ओपन कर देगा, ओपन वर्क स्पेस विंडो। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक while connecting multiple computers or communicating devices। 82 का आंसर क्या होगा? देखो भाई जल्दी से बताओ भाई 82 का आंसर क्या होगा? नेटवर्किंग डिवाइस पर फिल्टर को, ट्रैफिक को, नेटवर्क फिल्टर को, वही ट्रैफिक सॉरी फिल्टर नेटवर्क को, क्या बोल रहा हूं मैं, इट इज अ डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक। जो आपका नेटवर्क ट्रैफिक होता है, नेटवर्क पर जो ट्रैफिक लगता है, यानी कि तमाम सारे लोग उस पर एक्सेस करने लगते हैं, तो उसको फिल्टर करने का काम जो है वो कौन करता है, स्विच करता है। ऑप्शन नंबर सी, 82 का सी नंबर हो जाएगा भाई, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 83 पे आ जाते हैं, सर्वर एक्ट्स एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट एक्सेसिबल टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर थ्रू एन एपीआई डिफाइंड बाय द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। ऑप्शन नंबर 83 आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये एप्लीकेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है, ये सेट ऑफ कंपोनेंट्स होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसमें एपीआई, यानी कि एपीआई डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर। क्वेश्चन नंबर 84, डैश इज अ कॉन्टेजियस प्रोग्राम और कोड दैट अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ व्हेन द सॉफ्टवेयर इज ऑन। रिप्रोड्यूस बोले तो रेप्लिकेट। ठीक है, रेप्लिकेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए भाई। एक कंटेजियस प्रोग्राम और कोड दैट वन इज वायरस। क्या होगा आपका आंसर? हो जाएगा वायरस। स्पाईवेयर नहीं, एडवेयर नहीं, ट्रोजन जो है अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, विच अमंग द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट ओपन द प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड आइटम। यानी कि कोई आपने फोल्डर सेलेक्ट किया, ठीक है, कोई आपने फोल्डर सेलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने पर उसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट प्लस एंटर। ठीक है, क्या यूज करोगे, ऑल्ट प्लस एंटर यूज करोगे। 85 का हो जाएगा आपका सी नंबर। अच्छा, ऑल्ट के साथ अगर स्पेस बार प्रेस कर रहे हो, अगर ठीक है, मतलब ये काम कब हो रहा है, जब कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट है, आपने आल्ट प्लस स्पेस पर अगर आपने प्रेस किया तो एक छोटा सा मेन्यू बन के आ जाएगा, जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे मूव का, ठीक है, जिसमें ऑप्शन मिलता है आपको साइज का, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है क्लोज का, मिनिमाइज का और मैक्सिमाइज का। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 40, वायरस का फुल फॉर्म बता दो भैया। वायरस इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज हो जाएगा। ठीक है, 85 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू क्विकली क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। नई ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए सिंपल सा है, कंट्रोल प्लस एन जो है वो यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज अ करंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेकिन एक्सेल में बात हो रही तो डॉक्यूमेंट की जगह क्या हो जाएगा, वर्कबुक। ठीक, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87, इज अ रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट और स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जल्दी से बताओ, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जब रीड करती है तो उसको बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये भी एक कैसी होती है, इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, ये भी आपकी इनपुट है। ठीक है, ट्रैक वॉल, डिजिटाइजर, ये सब की सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पे आएंगे। देखो, ये क्वेश्चन हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो क्लासेस में रेगुलर बना हुआ था। ठीक है, मैच फंक्शन के बारे में इसने पूछा था, कह रहा मैच फंक्शन के बारे में इसमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
इट सर्चेस फॉर स्पेसिफाइड आइटम इन अ रेंज ऑफ सेल्स एंड देन रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आइटम इन द रेंज। बिल्कुल सही काम है। ये दी हुई रेंज में पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करता है और सर्च करने के बाद उसकी पोजीशन बताता है, ना कि उस वैल्यू को सर्च करता है। सपोजेड वैल्यू अगर 12 है तो 12 वैल्यू किस नंबर पर आ रही है ये सर्च करके बताएगा, ना कि ये सर्च करेगा कि 12 कहाँ पे है। मैच फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है भाई? लुकअप वैल्यू होती है, लुकअप एरे होता है और मैच टाइप होता है। सही है। ऑल द आर्गुमेंट्स इन अ मैच फंक्शन आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल, ऑल द जो सारे के सारे आर्गुमेंट वो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, यानी कि ये गलत हो गया। पी और क्यू सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जरा देख लेते हैं इसके बारे में, इसको आज और थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, मैच फंक्शन का सिंटेक्स की बात करें तो लुकअप वैल्यू यानी कि जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हो। लुकअप एरे ये आपकी रेंज हो जाएगी, जिस रेंज में उसको आप सर्च करना चाहते हो। मैच टाइप यानी कि किस टाइप का मैच कराना चाहते हो। मैच टाइप 3 तरीके का होता है। ठीक है, 1, 0 और -1। ठीक है, देखिए भाई, जब हम मैच फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें लुकअप वैल्यू जो है वो क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी, यानी कि कंपलसरी होगी, बिना इसके एरर आ जाएगा। द वैल्यू दैट यू वांट टू मैच इन लुकअप एरे। लुकअप वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो आप लुकअप एरे यानी कि रेंज में सर्च करना चाहते हो। ठीक है, लुकअप वैल्यू आर्गुमेंट क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है, टेक्स्ट होता है, लॉजिकल वैल्यू हो सकती है, या फिर सेल रेफरेंस में नंबर टेक्स्ट है, लॉजिकल वैल्यू हो सकती है। लुकअप एरे की बात करें तो ये भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, द रेंज ऑफ सेल्स बीइंग सर्च्ड यानी कि जिन रेंज में उसको सर्च किया गया होगा। मैच टाइप की अगर बात करें तो ये ऑप्शनल होता है, यानी कि ये रिक्वायर्ड। इसीलिए उसने बोला था कि सारे के सारे आर्गुमेंट रिक्वायर होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि 2 रिक्वायरमेंट होती है, एक ऑप्शनल होता है। ठीक है ना। अब मैच टाइप में आप -1, 0 और 1 ला सकते हो। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है? 1 होता है। अब ये तीनों कैसे काम करते हैं वो भी समझ लेते हैं। अगर मैच टाइप आपने 1 लिया तो ये क्या रिटर्न करेगा? मैच फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू लुकअप वैल्यू। जिस वैल्यू के बारे में आप ढूंढना चाहते हो या तो उस वैल्यू के बराबर या उससे छोटा देगा। कब? जब आपने मैच टाइप 1 लिया होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इसमें सारी की सारी जो लुकअप वैल्यू है, ठीक है ना, वो सारी की सारी किस में अरेंज होनी चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है और अगर आपने 1 ले लिया है, ठीक है, तो वो एरर देगा। एरर क्या देगा? #NA। ठीक है, वैल्यू कंपलसरी है, जो सारी की सारी रेंज में जो वैल्यूज ली गई है लुकअप एरे में, वो सारी की सारी असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर मैच टाइप आपने 0 ले लिया, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली मैच करता है। डजंट मैटर वैल्यूज आर अरेंज इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैच टाइप आपने -1 लिया तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैच फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लुकअप वैल्यू। जिस वैल्यू को आप ढूंढना चाहते हो या तो उसके बराबर देगा या उससे एक बड़ा। कब? जब आपने माइनस साइन लिया होगा। लेकिन इसमें वैल्यू जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। आते हैं एक एग्जांपल से जरा समझते हैं। देखो जरा, कह रहा कि बनाना है 25, ऑरेंज 38, एप्पल 40। ये मान लो कोई एक डेटा है। ठीक है, मैच फंक्शन लगाया 39, यानी कि 39 को वो सर्च करना चाह रहा है। और ये A नंबर का कॉलम है, ये B नंबर का कॉलम, B2 से लेकर B5 तक। B2 कहाँ होगा? B2 और B5 यानी कि एक नीचे और होगा, मतलब इस रेंज में वो ढूंढना चाह रहा है। ठीक है, B5 सपोज दैट एक और मैं ले लेता हूँ, मैंगो ले लिया मैं। ठीक है, मैंगो यहाँ पर मैंने कर दिया 45। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा हाइड हो गया होगा। तो मैच में 39 सर्च करना चाहता है B2 से लेकर B5। ये आपकी क्या है? लुकअप वैल्यू। ये होगी आपकी लुकअप रेंज। ये होगा मैच टाइप। मैच टाइप क्या है? 1 अगर है तो हमारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। 38, 40, 41, 45 हैं तो हमारी एरर तो नहीं आएगी। ठीक है, अब जब नहीं आएगी तो देखिए जरा, अब 39 इसमें सर्च कराना चाह रहा है। अब देखो 39 इसमें नहीं है। अब 39 जब इसमें नहीं है तो हमने लिया है क्या? 1 लिया है, तो ये एग्जैक्ट मैच तो है नहीं। तो द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यू इज क्या? 38। आप ढूंढ रहे हो 39, लेकिन अगर आपने मैच टाइप 1 लिया है तो उससे छोटी वैल्यू देगा या उसके बराबर देगा जो आप सर्च कर रहे हो। तो उसके बराबर तो वैल्यू है नहीं, तो उससे छोटी वैल्यू कौन होगी? 38। अब इस पूरे के पूरे कॉलम में 38 किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, इसलिए आंसर 2 आया। ठीक है, अच्छा कह रहे हो मैंगो बनाना हटाइए सर, DD पर टिक लगाइए। अच्छा ठीक, देखो भाई अगला देखो एग्जांपल के लिए मैच लिखा है 41। अब इसमें इस नंबर के बारे में ढूंढना चाह रहा है। B2 से लेकर B5 रेंज आपकी है, ये 0 एग्जैक्ट मैच इसने लगाया है। अब देखो एग्जैक्ट मैच यानी कि इस रेंज में ढूंढेगा क्या? 41 कहीं पे है? बिल्कुल में 41 यहाँ पे है,
तो कौन सी पोजीशन, 1 2 3 4, चौथी पोजीशन पे है, तो आंसर क्या आया, 4 आया। अब देखो इसने 40 सर्च किया, इसमें B2 लेकर B5 इसी में सर्च किया, -1 लगाया, यानी कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो किस में अरेंज होनी चाहिए, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अब वैल्यू ऐसे अरेंज होती 45 41 40 38 और 25, ठीक है ना। अगर इस ढंग से वैल्यू अरेंज होती तो इसका रिजल्ट आता, क्योंकि वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है इसलिए एरर आ गई, #NA। अब अगर वैल्यू इसमें अगर होती तो आंसर क्या होता, देखो भाई 40 है, या तो ये माइनस में है, या तो ये 40 के बराबर देगा या फिर इससे 1 बढ़ा देगा। अब 40 तो है ही इसमें, तो 40 किस नंबर पे, 3 नंबर पे है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आई होप आप मैच फंक्शन को समझ गए होंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए भाई, अब देखो जरा इसमें भी बता दो, एक एग्जांपल आपके लिए फिर मैंने लिया हुआ है दूसरा, ताकि आपको समझ में आ जाए। A1 से लेकर A3 तक रेंज है, जिसमें 5 25 3 वैल्यू हैं। मैच फंक्शन लगाया मैंने, 25 को सर्च करना चाहता हूं, 0 यानी कि एग्जैक्ट मैच, ठीक। अब देखो इन वैल्यू में हमारा 25 किस नंबर पे है, पहली पोजीशन, यानी कि दूसरी पोजीशन, आंसर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पर आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में के लिए इनमें से कौन सा एक गलत है, 89 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या होगा, कह रहा कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस एंटर एंड लीव द प्रोसेसर। पहले तो ध्यान रखिए कि आपसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस एंटर एंड लीव द प्रोसेसर, हाउ द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही कंट्रोल यूनिट का काम है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द इनपुट, कन्वर्टिंग इट इनटू अ सिग्नल एंड स्टोरिंग इट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। क्या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट और कन्वर्टिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है क्या, नहीं होती है, इसीलिए ये गलत। अरिथमेटिक यूनिट जो होती है हमारी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। देखो अरिथमेटिक लॉजिक इन आल्सो नोन एज द मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल सही। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट द मैनेज द ऑपरेशन सीक्वेंस, ये भी सही है, ठीक है। तीनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका गलत है, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस को रिजॉल्व किया जाता है। 90 की बात करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर इज इन इंस्ट्रक्शन साइकिल होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड। जो लास्ट कमांड दी गई होती है उसी इंस्ट्रक्शन को फेच करके रखा जाता है, ताकि जब अगली बार अगर यूजर के द्वारा वही सेम कमांड मांगी जाए तुरंत वो एग्जीक्यूट करा दे, बिल्कुल कम से कम समय में। तो उस रजिस्टर को कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। एट में डी पर टिक लगाओ। अच्छा हाँ, देखो सही बात बता दी। फ्लो में क्या करेंगे, ठीक है, पी और क्यू दोनों सही है, यानी कि ओनली डी हो जाएगा। अच्छा ये चिल्ला रहे होती देर से, हमें पता नहीं क्या कह रहे हो ये। बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ध्यान दिला दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करेंगे। कह रहा है इन जीमेल व्हाट डू यू यूज व्हेन यू रिसीव अ मेल एंड यू वांट टू सेंड द मेल रिस्पॉन्स ऑफ द सेम मेल एंड टू द ओरिजिनल सेंडर यूली। सपोज दैट आपके पास कोई एक मेल आई है और आप चाहते हो उस मेल का रिप्लाई, उस सेम मेल का रिप्लाई जो है सिर्फ और सिर्फ आप ओरिजिनल सेंडर को ही दो, भले ही उसने बीसीसी किया हो या सीसी किया हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको किस ऑप्शन का यूज करना होता है, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड होता है मेल को दूसरे लोगों को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, उसको रिप्लाई नहीं होता है। बोथ रिप्लाई एंड फॉरवर्ड नहीं करना है। रिप्लाई ऑल अगर कर देंगे तो उसने अगर आपके साथ साथ अगर किसी को सीसी में डाला होगा या बीसीसी में डाला होगा तो उनके भी पास रिप्लाई पहुंच जाए अगर आपने रिप्लाई ऑल किया। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, रिप्लाई ऑप्शन पे यूज करना। तो ध्यान रखिए, रिप्लाई ऑल अगर करना हो तो सभी को रिप्लाई देना हो तो रिप्लाई ऑल, बोथ रिप्लाई एंड फॉरवर्ड या फिर फॉरवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कौन सी मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 92, देखो भाई, डिस्क पैक हो गया, विंचेस्टर डिस्क हो गया, जिप डिस्क हो गया, ये सभी की सभी क्या हैं, मैग्नेटिक डिस्क हैं। ये तीनों की तीनों मैग्नेटिक डिस्क हैं, लेकिन डीवीडी जो है वो आपकी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स आर प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट इन MS वर्ड 2010। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स आर प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेल टूल बार, क्विक एक्सेल टूल बार में कौन कौन सी बटन है, मैं सारी क्विक एक्सेल टूल बार आपको बता चुका हूं, तो सेव, अंडू और रिडो, ऑप्शन नंबर डी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मेमोरी रिक्वायर्ड टू द वेब सर्वर्स टू डाउनलोड एनीथिंग, जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ेंगे भाई सभी लोग। नाइन्टी 94 का आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है। मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब सर्वर टू डाउनलोडिंग एनीथिंग, फिर कह रहा है अपलोडिंग इज अ प्रोसीजर फॉर कॉपीइंग डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्वर, सही है। डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम यूजर्स डिवाइस टू द वेब सर्वर वाइल अपलोडिंग, जब आप अपलोड कर रहे होगे तो यूजर की डिवाइस से डेटा वेब सर्वर पे जाता है, ये भी सही है। डाउनलोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर टू द मशीन, ये भी बात सही है। तीन स्टेटमेंट तो सही हो गए। मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू द इन द वेब सर्वर टू डाउनलोड एनीथिंग, ये गलत हो गया, मतलब कि मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब आप कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कौन होती है, मॉनिटर होती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 96 इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस, वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा इंजन रिस्पॉन्सिबल होता है, रेंडरिंग डिस्क होगा। कौन सा होगा, रेंडरिंग डिस्क होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट, लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से कौन सा पोर्ट जाना जाता है भाई, पैरेलल पोर्ट जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। वायरसेस आर एम्बेडेड इन अ सिस्टम्स मेमोरी सो इट कैन बी रीएक्टिवेटेड इफ द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड, इसको कहते हैं हम लोग क्या, रेजिडेंट वायरस कहते हैं। ये तभी एक्टिवेट होगा जब इसको एक्टिवेट कराया जाएगा। ठीक है। 99 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज हाउ डेटा इज एक्सटेंड ओवर द इंटरनेट, हाउ इट शुड बी ब्रोकन इनटू आईपी पैकेट्स, कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसमें हेल्प करता है, टीसीपी। ठीक है, इसकी पोर्ट की बात करें तो क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है। एचटीटी की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी की बात करें तो ये हो जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जो कि ईमेल में मेल को सेंड करने के लिए हेल्प होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 99 का सी हो जाएगा। आगे देखो भाई 100 नंबर पे। अ डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक व्हाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, एक इनमें से एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक व्हाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्विच हो जाएगा, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लिवरे ऑफ ए सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम, राइटर होता है, एक्सेल होता है, सॉरी कैल्क होता है, इम्प्रेस होता है, लेकिन एक्सेल नाम का कोई नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर। ठीक है, जो हमारा MS वर्ड होता है वही इसमें राइटर होता है। कैल्क को हम एक्सेल के रूप में जानते हैं।
इम्प्रेस को हम पावर पॉइंट के रूप से जानते हैं, लेकिन एक्सेल, लिब्रे ऑफिस में एक्सेल नहीं होता है। 102 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक स्टोरेज, इनमें से कौन सा एक मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है, मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है, बताइए भाई। 102 विंचेस्टर डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क भी है, मैग्नेटिक टेप भी है, लेकिन मेमोरी कार्ड जो है वो आपका फ्लैश ड्राइव पर काम करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103 विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज नोटबुक, नोटबुक की तरह कौन सा कंप्यूटर होता है, आप जानते हो, लैपटॉप होता है। क्वेश्चन 104 इट इज अ बिट रेट ऑफ अवेलेबल और कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सप्रेस टिपिकली इन द मेट्रिक मल्टीपल्स ऑफ बिट्स पर सेकंड, इसको आप क्या बोलते हो, बिट रेट ऑफ अवेलेबल, यानी कि बैंड विड्थ, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पर कितना डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल बिट्स पर सेकंड आपकी कैलकुलेट होती है बैंड विड्थ से, ठीक है। होल्ड एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन, एक्टिव मेमोरी लोकेशन का अगर एड्रेस होल्ड किया रहता है दैट वन इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर, रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका क्या पर्पज होता है, कह रहा है प्रोवाइडिंग टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डेटा दैट द सीपीयू इज करंटली प्रोसेसिंग, ठीक है, स्टोरिंग परमानेंट डेटा इन फॉल्स फाइल्स, गलत, मैनेजिंग पेरी फाइल्स, गलत, प्रोफाइलिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज, बिल्कुल, शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेरी स्टोरेज की तरीके से काम करता है कौन, आपकी रैम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और रैम आपकी कैसी होती है, वोलेटाइल होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रैम आपकी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 107 विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स एट लेयर 2 ऑफ द ओएसआई मॉडल एंड फॉरवर्ड्स डेटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस, इनमें से कौन सी एक नेटवर्क डिवाइस लेयर 2 पर ऑपरेट होती है, ठीक है, एक ओएसआई मॉडल की, जल्दी से बताएंगे। 107 कितने क्वेश्चन और बचे, बस कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, परेशान नहीं हो, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं। देखो सर एक मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क वाला कॉन्सेप्ट समझा दो, ठीक है, बताते हैं तुमको भी ये बताते हैं, पहले बस का आंसर बताओ भाई। विच नेटवर्क डिवाइस रिपीट्स ऑपरेट्स एट लेयर 2 ऑफ द ओएसआई मॉडल एंड फॉरवर्ड्स डेटा, डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है, तो आप जान लीजिए इसके लिए आंसर क्या यूज करोगे, स्विच जो है वो इस रिस्पॉन्सिबल होता है और ये लेयर 2 में वर्क करता है। इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज 10 द कीबोर्ड शॉर्टकट नम लॉक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, नम लॉक प्लस एस्टेरिक साइन के साथ विंडोज 10 में क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, जब आप नम लॉक के साथ विंडो की एस्टेरिक साइन प्रेस करते हैं तो उसमें जो है वो आपको क्या मिलेगा, जितने के जितने सारे सब फोल्डर और अंडर सेलेक्टेड हैं वो सब क्या हो जाते हैं, शो हो जाते हैं, डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर अंडर सेलेक्टेड फोल्डर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो जरा, अगर आपको प्रॉपर्टी ओपन करनी हो तो क्या यूज करोगे, ऑल्ट के साथ एंटर, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ सिलेक्टेड फोल्डर, अगर आपको सेलेक्टेड फोल्डर के अंदर के कंटेंट को देखना है तो नम लॉक के साथ आपको प्लस बटन दबानी पड़ेगी, ठीक है, तो नम लॉक के साथ आपको प्लस बटन दबानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिए, फिर कह रहा है कोलैप्स द सिलेक्टेड फोल्डर, यानी कि जितने की फोल्डर के अंदर फोल्डर दिख रहे होते हैं अगर उनको कोलैप्स यानी कि हाइड करना होता है तब आप क्या करोगे, नम लॉक के साथ माइनस बटन प्रेस करोगे, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्लियर हुई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का एग्जांपल नहीं है, ओपेरा आपका वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम भी है, एप्पल सफारी भी है, लेकिन फेसबुक जो है वो आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है, ये आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लिस्ट ऑफ सर्च इंजन्स जो है वो आपको दे रखी है,
देखो जरा, आपसे अगर पूछ ले सर्च इंजन के बारे में, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं, याहू है, अल्टा विस्टा, हॉटबॉट, वेब क्रॉलर, एक्साइट, लाइकोज, मैगेलन, गूगल, बिंज, इन्फो, ये पूछ लिए जाते हैं, बाइडू, यांडेक्स, आस्क.com, डक डक गो, ये सब क्या है, सर्च इंजन है आपकी। ब्राउजर की अगर बात करें तो आपका ये मोजेक हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला हो गया, क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, ये एज जो है वो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, सफारी है, ओपेरा से, ये सारे के सारे क्या हैं, वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1110 पे आते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्रिंट प्रीव्यू फीचर। कह रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू फीचर का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था जब भी आप कभी भी किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे होते हो तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि प्रिंट होने के बाद डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा कैसे। इन केस हो सकता है आपका कुछ फॉर्मेटिंग अलग हो तो आप प्रिंट करने से पहले ही उसको सही कर लो। हो सकता है आप प्रिंट कर लो, इंक खराब होगी, प्रिंटर में पेज भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम पहले अपना प्रिंट प्रीव्यू देख लें, सही आ रहा है तो प्रिंट करेंगे, नहीं आ रहा है सही होगा तो उसकी सेटिंग्स को हम ठीक कर लेंगे। तो टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, बिल्कुल सही ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। अब देखिए भाई, प्रिंट प्रीव्यू की जब हम बात करते हैं, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू की जब हम बात करते हैं तो जल्दी से बताओ प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट बताओ जल्दी से, क्या होता है बताओ भाई, जल्दी से प्रिंट प्रीव्यू के शॉर्टकट बताओ। मैंने आपको 3 शॉर्टकट बताए थे, 3 में से कम कोई तो शॉर्टकट बताओ भाई। कोई नहीं बता रहा है, चलो मैं ही बताता हूं। देखिए भाई, एक तो होता है आपके पास कंट्रोल प्लस F2 होता है, एक होता है आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ F12, एक होता है आपके साथ ऑल्ट के साथ कंट्रोल प्लस आई, ठीक है। ये तीनों के तीनों यूज होते हैं प्रिंट प्रीव्यू में, ठीक है। कंट्रोल प्लस याद नहीं आ रहा, वाह व्हाट अ शॉर्टकट ऐसा भी शॉर्टकट होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। हम ये 3 शॉर्टकट यूज करते हैं, याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस F12 नहीं होता है, कंट्रोल प्लस F12 जो होता है वो ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस F2 जितेंद्र चौहान सही बताया आपने, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 आदिल ये सही बताया आपने, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 111, इन विंडोज एक्सप्लोरर विच आर द फॉलोइंग टैब्स इंक्लूड द हिडन आइटम्स। कह रहा है इनमें से किस टैब में हिडन आइटम को शो या हाइड करने के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप तो किस पे जाओगे, व्यू टैब पे जाओगे। देखो जरा कहां पर मिलेगी आपको व्यू टैब, जब आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हो तो ये रही आपकी व्यू टैब। व्यू के टैब के अंदर पेन मिल जाते हैं, तो पेन भी आपसे पूछ लेते, एक होता है नेविगेशन पेन, प्रीव्यू पेन और डिटेल्स पेन, याद रखिएगा, ठीक है। लेआउट मिल जाता है आपको, करंट व्यू मिल जाता है, और ये रहा आपका शो और हाइड। तो यहाँ से हिडन आइटम से आप टिक या चेक बॉक्स को हटाकर शो या हाइड कर सकते हो। बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैशे मेमोरी इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी हायरार्की। कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में कैश मेमोरी का क्या फंक्शन होता है। टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ मेमोरी रिसोर्सेज टू डिफरेंट प्रोग्राम, गलत बात। टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा और फास्टर एक्सेस बाय सीपीयू, बिल्कुल सही। यानी कि डेटा को फास्टर एक्सेस कराने के लिए जो शॉर्ट टर्म जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो सेव करके रखता है ताकि डेटा को कमांड को बहुत तेजी से किया जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट यूज टू सेलेक्ट ऑल सेल्स ऑफ द करंट रो। पूरी की पूरी रो को अगर सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो रो को सेलेक्ट करने के लिए, इंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपके को शिफ्ट के साथ स्पेस बार, ठीक है। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताओ अगर एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना हो, ठीक है, एंटायर कॉलम। देखो सी फॉर कॉलम, सी फॉर कंट्रोल, स्पेस बार तो हमें लिखना ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सी फॉर कॉलम, सी फॉर कंट्रोल, कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना है तो, ठीक है। आई बात समझ में नहीं कि नहीं। अच्छा, ये लिखा हुआ शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज अप, इससे क्या होता है, पर्टिकुलर
जो सेल होती है, पर्टिकुलर कॉलम जो होता है, वो एक पेज ऊपर की सारी रो को सिलेक्ट करता चलता है, या फिर अगर पेज डाउन करते हो तो उसी कॉलम में एक पेज नीचे की ओर वो सिलेक्ट करता चलता है, यानी कि पूरी की पूरी पेज की जितनी भी सेल्स होती हैं उनको एक बार में सेलेक्ट कर लेता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार हो गया आपका कॉलम के लिए, ठीक है, और स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अच्छा, इंटायर सीट को अगर सिलेक्ट करना है, पूरी की पूरी सीट को, तो कंट्रोल तो अपने पास है ही, शिफ्ट भी है ही, दिक्कत किस बात की, दबा दो, ठीक है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो आपकी पूरी की पूरी सीट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी, वर्क सीट। बिल्कुल आदिल ने सही कमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 114, रिकॉर्ड एवरीथिंग यू टाइप ऑन पीसी, रिकॉर्ड एवरीथिंग यू टाइप ऑन पीसी, फटाक से लगाओ की लॉगर। 115, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द माउस पोर्ट, माउस पोर्ट किस नाम से जानते हैं, PS2 नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बारे में पेन कलर कैसा क्या है सब मैंने आपको बता रखा है। डिस्प्ले सेट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलवेयर को, देखो ये क्वेश्चन 2 बार किसी एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन क्या होगा, कंट्रोल पैनल होगा। वॉज द फर्स्ट ब्राउजर कौन सा है भाई, मोज़ेक वॉज द फर्स्ट ब्राउजर विच इन लाइन विद टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग इमेज, जो इसमें डिस्प्लेज इमेजेस के बजाय आप वहां पर लाइंस में वेब ब्राउजिंग कर पाते थे, वो मोज़ेक था। 118 की बात करेंगे, आर अ सेट ऑफ वायर्स, सेट ऑफ वायर्स की जब हम बात करते हैं, विच कैरीज अ ग्रुप ऑफ बिट्स इन पैरेलल एंड हैज बीन एसोसिएटेड कंट्रोल स्कीम। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन को ट्रेवल कराने का जो रास्ता होता है, ठीक है, जो पाथ होता है, उसको बोलते हैं क्या, बसेस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब। कैसी दिखती हैं बसेस, आपको भी दिखाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस के लिए इनमें से कौन सा एक गलत है। इनपुट डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, यही गलत हो गया। इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट यूजर डेटा, सही है। इनपुट डिवाइसेस हेल्प कंप्यूटर इन रिसीविंग डेटा, सही है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज एन इनपुट डिवाइस। भाई देखो, इनपुट डिवाइसेस जो है वो पेरिफेरल, सभी पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस ये होती हैं कि जब भी आप कभी अपने कंप्यूटर सिस्टम में इन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, तो कोई पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे आपका ग्राफिक कार्ड हो गया, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर हो गए, तो ये सब क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो आपकी डिवाइसेस में एडिशनल फंक्शन को एड ऑन करने का काम करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ठीक है। 120, हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द प्राइमरी मेमोरी नोन एज, क्या आंसर होगा भाई, कैसे मेमोरी होगा। देखो भाई, मेमोरी हायरार्की की जब हम बात करते हैं तो सबसे टॉप पे सबसे फास्ट कौन है, रजिस्टर्स है, फिर आपकी कैसे मेमोरी आती, फिर आपकी मेन मेमोरी आती, फिर आपकी मैग्नेटिक डिस्क यानी डिस्क स्टोरेज, फिर आपकी ऑप्टिकल डिस्क, फिर आपकी मैग्नेटिक टेप, ठीक है। इस तरीके से डिवाइस का जो स्पीड है वो आपको क्रम में दिया गया है। क्वेश्चन 112, 121 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देंगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एक गलत है। अब मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड फ्रेम्स, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल रोज एंड कॉल्ड चैनल्स और ट्रैक्स। फिर मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा दैट नीड टू बी एक्सेस्ड रैंडमली, गलत पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए भाई, देयर इज नो एड्रेसिंग डेटा इन द एड्रेसिंग टेप। अब देखो स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक टेप जो है कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम, बिल्कुल इसमें वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उनको फ्रेम कहा जाता है, ठीक है ना। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं मैग्नेटिक टेप के अंदर। मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड ट्रैक, ठीक है, जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं उसके अंदर उसको ट्रैक बोला जाता है, सही बात है। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज, बिल्कुल ये सुटेबल होती हैं, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट जो हो गया गलत हो गया। देयर इज नो एड्रेसिंग इन द मैग्नेटिक टेप, ये भी आपका क्या है, सही है, तो आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 122, जल्दी से इसका जवाब दोगे। मैच फंक्शन लगा है, 12 आपकी लुकअप वैल्यू है, 10 13 30 40 60 ये आपका लुकअप रेंज है, और मैच टाइप है आपका 1। मैच टाइप 1 है तो वैल्यू जो है आपकी वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में है 10 13 30 40 60, तो हमारा आंसर कुछ ना कुछ आएगा। अब जब मैच टाइप 1 होता है तो या तो उसके बराबर देगा या तो उससे एक छोटा, उससे एक स्मॉलर वैल्यू, ठीक है ना। अब 12 के बाद
12 सर्च कर रहे हो, अब यहां पर 10 है और 13 है। अगर 12 होता तो एग्जैक्ट मैच हो जाता, अब 12 तो है नहीं, तो उससे एक छोटा नंबर आंसर करेगा। तो 10 नंबर किस पोजीशन पे, 1 नंबर पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 नहीं होगा। 0 क्यों होगा, तुमसे तो उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना। 0 बता रही हो जोया, भाई 0 क्यों होगा, ठीक है। 0 नहीं होगा, आंसर होगा 1, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ होगी, 1 नंबर पे। 1 होगा। असॉल्टर ने देखो सही जवाब दिया, पूजा ने सही जवाब दिया, हिमांशु ने सही जवाब दिया, आदिल, सुभी, गौतम ने तो 10 बता दिया 10 तो है भी नहीं। 10 जो है वो आपकी पोजीशन बताएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। क्यों हो जाता है गलत, गलत नहीं करना है, ऐसे एग्जाम में गलत करे आना बस। क्वेश्चन नंबर 123 पे बताएंगे, कह रहे मींस सेंडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल योर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजना कहलाता है अपलोडिंग। क्वेश्चन 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ वोलेटाइल, कह रहे हैं इनमें से कौन एक वोलेटाइल है। देखो रोम जो है वो आपका वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल है, ठीक। इसमें भी रोम, इसमें भी रोम, इसमें भी रोम, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। रैम यानी कि एस रैम, स्टैटिक रैम और डी रैम दोनों की दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। इन विंडोज 10 विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को डिस्प्ले और हाइड करने के लिए विंडोज डी करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। विंडो ई किसके लिए होता है, विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए, ठीक। एल किसके लिए होता है, लॉक द स्क्रीन, स्क्रीन को लॉक करने के लिए। विंडो आर किसके लिए होता है, रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक। क्वेश्चन 126, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैकर्स, कौन पूछ रहा था भाई, व्हाइट हेड, रेड हेड, ब्लैक हेड, ग्रे हेड, सबकी हेड आज क्लियर करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैकर आल्सो नोन एज क्रैकर, इनको क्रैकर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। हैक टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम एंड हार्म इट्स ऑपरेशन ऑन स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे हैकर्स जिनको क्रैकर भी बोला जाता है और बिना किसी परमिशन के अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं किसी भी सिस्टम में इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए। आंसर क्या होगा, उनको भाई बोलते हैं ब्लैक हैट, बिल्कुल सभी ने सही जवाब दिया, उनको बोलते हैं ब्लैक हैट। अब सभी को जरा पढ़ लेंगे बारी बारी से, क्या टाइप्स ऑफ हैकर्स की बात करेंगे, व्हाइट है, ब्लैक है, ग्रे है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है। देखो भाई व्हाइट हैट क्या करता है, व्हाइट हैट हैकर जो होता है वो एथिकल हैकर होता है, पहली बात, वो अपनी कैप से ही क्लियर है, यानी कि सफेद है, उनकी उसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लगा हुआ है। गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वो किसी भी प्रोग्राम को इसलिए हैक करता है ताकि साइबर सिक्योरिटी से उसको, उसमें जो भी लूप होल्स हो सकते हैं, जो भी कमियां हो सकती हैं, उनको सुधारा जाए। सपोज दैट कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसमें कोई कुछ चेंज कर दे रहा है, तो यानी कि वो एक बग की कैटेगरी में आ जाता है, उस बग को रिमूव करने के लिए कोई ना कोई उस पर इंटरफियर करता है। तो ऐसे ऑथराइज्ड सर्टिफाइड हैकर्स होते हैं जिनको एथिकल हैकर भी बोला जाता है, तो वो सारे के सारे होते हैं व्हाइट हैट, ठीक है। ब्लैक हैट कौन होते हैं, ब्लैक हैट को देखो पहली बात क्रैकर्स भी बोलते हैं, यानी कि मैलिशियस हैकर। ये क्या करते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करते हैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी नेटवर्क पर, और वहां से चीजों को चुराने का काम करते हैं, तो इनको कंसीडर किया जाता है क्रिमिनल के तौर पर ब्लैक हैट। ग्रे हैट की बात करें, कॉम्बिनेशन होता है ब्लैक और व्हाइट का। अ ग्रे हैट हैकर में सर्व द इंटरनेट एंड हैक इनटू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर द सोल पर्पज ऑफ नोटिफाइंग द एडमिनिस्ट्रेटर दैट देयर सिस्टम हैज बीन हैक्ड, मतलब वो इसलिए उसमें एंट्री मारता है कि उसको वो बताना चाहता है कि आपका सिस्टम इतना कमजोर है, कोई हैक भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो कोई ऐसी घटना नहीं घटता है उसमें, तो वो क्वालिटीज आ जाती है व्हाइट हैट वाली, लेकिन उसने अनऑथराइज एक्सेस उसमें एंट्री कर गया, ठीक है, तो वो आ गया ब्लैक हैट वाला। तो ये कॉम्बिनेशन होता है ब्लैक और व्हाइट का, इसलिए इसको कहते हैं ग्रे हैट, ठीक है। अच्छा, फिर देखो कभी कभी कंपनीज के थ्रू आपने देखा हो किसी लड़के ने किसी वेबसाइट पे या कुछ बग को रिमूव किया, जब उसके ओनर को पता चला
तो उसने उसको क्या किया, उसको कुछ पुरस्कार दिया, या ये लोग खुद ही फीस मांग लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके ग्रे हैट। ब्लू हैट की बात करें, दे आर मच लाइक द व्हाइट हैट हैकर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, दे वर्क फॉर कंपनीज फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग, यानी कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसमें अगर कोई सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी होती है तो उस दौरान उसके लिए जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको बोला जाता है ब्लू हैट। क्लियर हुई बात। रेड हैट की बात करें, ये भी एथिकल हैकर होते हैं, हु यूजेस देयर स्किल्स प्रोटेक्ट सिस्टम बाइटर फॉर द मैलिशियस अटैक, यानी कि अगर किसी पर मैलिशियस अटैक होने वाला हो, ठीक है, अगर किसी नेटवर्क के थ्रू कुछ भी हुआ हो, तो उनकी स्किल्स इतनी फास्ट होती हैं, ठीक है, ये उसके लिए काम करते हैं। ये भी एक तरीके से एथिकल हैकर ही होते हैं। स्क्रिप्ट किडीज क्या होते हैं, स्क्रिप्ट किडीज नॉन एक्सपर्ट हु ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम। जो ये नॉन एक्सपर्ट, देखो किडीज की बात क्या करते हैं, कभी क्या बात कही जाती है ना कि छोटा सा कम ज्ञान जो है बहुत ही घातक होता है। उसने थोड़ी सी जानकारी इधर उधर से जुटा के और उसको कलेक्ट किया और किसी ने किसी प्रोग्राम को क्या करा, अनऑथराइज एक्सेस ले लिया। अब उसको पता ही नहीं है कि इसमें क्या से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये नॉन एक्सपर्ट होते हैं, इनको स्क्रिप्ट किडीज बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इन यूज्ड टू एंटर अ न्यू लाइन इन सेम सेल। नई लाइन को एंट्री करना हो सेम सेल में तो हम यूज करते हैं ऑल्ट प्लस एंटर। क्या यूज करते हैं, ऑल्ट प्लस एंटर यूज करते हैं, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस एंटर क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर किस लिए होता है, टू मूव सेल डाउन, ठीक है, यानी कि इस सेल पर है, नीचे आना है, सॉरी डाउन नहीं अप, डाउन नहीं अप, अप लगाओ, अप लगाओ, अप लगाओ, डाउन नहीं अप, ठीक है ना, अप करोगे, टू मूव सेल अपवर्ड। सेल ना बोले को कर्सर बोल लो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एंटर करना हो सिर्फ एंटर, तो मूव डाउनवर्ड, ठीक। अगर आपने टैब प्रेस करी है तो आप आगे बढ़ोगे, अगर आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस किए हो तो आप एक सेल पीछे आ जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि एमएस वर्ड के लिए ट्रू फॉल्स कौन है, जरा देखो। अ टेम्पलेट कैन बी सिलेक्टेड व्हाइल क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। नई डॉक्यूमेंट दौरान आप टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हो और उसके दौरान उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो। तो सही बात है, स्टेटमेंट सही है। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर गोइंग टू द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज शिफ्ट प्लस एंड, गलत हो गया। अगर आपको डॉक्यूमेंट के एंड पर जाना है तो कंट्रोल के साथ एंड दबाओ, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया सही, दूसरा हो गया गलत, यानी कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्लू रे डिस्क, यानी कि जो आपकी डिस्क होती है, जो ऑप्टिकल डिवाइस होती है, तो कह रहा है कि उसका डायमीटर क्या होता है। ये तो आपकी रेडियस हो गई इतनी, तो ये पूरा का पूरा डायमीटर पूछ रहा है कितना होता है। तो डायमीटर जो होता है वो आपका 120 mm होता है। कितना होता है, 120 mm। अगर आपसे इंच में पूछ ले, ठीक है, अब सॉरी सेंटीमीटर में तो 12 सेंटीमीटर, इंच में पूछ ले तो 4.75 इंच, ठीक है, 120 mm होता है। चाहे वो ब्लू रे डिस्क हो, चाहे डीवीडी हो, चाहे सीडी हो, ठीक है, सभी के लिए काम करेगा। 130 नेट बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज ई बैंकिंग, आप सभी जानते हो। क्वेश्चन 131 विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन रिफर टू द लेआउट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेज इन अ नेटवर्क। उसको क्या बोलते हैं, किसी भी नेटवर्क पर अलग अलग डिवाइसेस को नेटवर्क पर कनेक्ट करना नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। इन कंप्यूटर रजिस्टर MAR स्टैंड फॉर, MAR स्टैंड फॉर क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। विच, अब ये देखो पूछ लिया गया है, फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है, ये धोखे में मत रहना कि नहीं पूछा, ये सारे के सारे PYQ ही हैं, बात समझ रहे हो। क्वेश्चन 133 की बात करेंगे, विच बैकअप डिवाइस provides a convenient way to create system images and complete backups but may require a lengthy restoration। ठीक है, देखो बैकअप के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें आप इमेजेस वगैरह पूरा का पूरा बैकअप ले सकते हो, लेकिन जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी रिस्टोरेशन प्रोसेस होता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा टेप ड्राइव, ठीक है ना, टेप ड्राइव जो है इसलिए यूज होता है। व्हाट इज अ सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम क्या कहलाता है, सेल कहलाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन है? प्रिंटर तो भाई आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट, तो टच स्क्रीन क्या हो गया? इनपुट हो गया। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेलेंगे। टच स्क्रीन जो है वो दोनों की तरह बिहेव करती है। टच स्क्रीन जो है वो दोनों की तरह काम करती है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट। इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करती है कौन? टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 136, इन MS Office 365 द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स। इनमें से किस टैब पर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो है मिलेगा? जल्दी से बताओ भाई, सभी जानते हो किस पे मिलेगा? लेआउट टैब पर मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। कैसी है लेआउट टैब आपकी, देख लीजिए जरा। ये है आपकी लेआउट टैब, यानी कि पेज लेआउट जो है, पेज सेटअप में आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम ये सब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन ये भी देखिए पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ GUI बेस्ड यूजर एजेंट इन ईमेल। मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। देखो नेट स्केप जो है वो ग्राफिकल यूजर है, वहीं इसके साथ ही साथ आपका आउटलुक हो गया, वहीं इसके साथ आपका जीमेल हो गया, ठीक है, वहीं इसके साथ आपका यूडोरा, ठीक है, ये भी आपका कैसा है? ग्राफिकल यूजर बेस्ड इंटरफेस है। लेकिन जो ये तीनों हैं ELM और पाइन, ठीक है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? टेक्स्ट बेस्ड हैं। कैसे हैं? टेक्स्ट बेस्ड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। देखिए भाई, टेक्स्ट बेस्ड ईमेल क्लाइंट जो है वो कुछ इस तरीके से हैं, मट, एसोप, इमेक्स, एलपेन, नाम कुछ अजीब हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा, ठीक है, पूछ लिया गया है क्वेश्चन, तो मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा दी, ठीक है। GUI है तो नेटस्केप हो गया, बाकी जो है वो आपके टेक्स्ट बेस्ड ईमेल क्लाइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करेंगे। इन MS Excel व्हाट डज द सम फंक्शन स्टैंड फॉर। सम फंक्शन क्या काम करता है? काउंट करता है, नहीं करता है, मल्टीप्लाई करता है, नहीं करता है, ऐड करता है सारी की सारी वैल्यूज को। व्हाट इज अ ट्रोजन इन कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। ट्रोजन क्या काम करता है बताओ भाई। ट्रोजन जो है वो क्या काम करता है? बिल्कुल, मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। देखो आपने जहां ट्रोजन देखा होगा वहां आपने ये टर्म जरूर दिखा हुआ, डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। तो बस यही कीवर्ड पकड़ लो, माओ आए ट्रोजन लगाओ, सी नंबर। व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? ये नेटवर्क सिक्योरिटी पर काम करता है। देखिए भाई, अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू बूस्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस, नहीं। अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, नहीं। अ टाइप ऑफ मालवेयर, मालवेयर तो हो ही नहीं सकता। फायरवॉल तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए है। तो बचा एक, यानी कि ऑप्शन नंबर, सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट फिल्टर्स एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक, फायरवॉल, ठीक है। व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट फॉर कॉपी। क्या पूछ लिया गया बताइए क्वेश्चन में? Ctrl+C पूछा गया है। जेड किसके लिए होता है? अंडू के लिए होता है, ये कट के लिए होता है, समझ रहे हो? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने कुछ अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं रखा है, वही क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज दैट हेल्प स्टाइल HTML मार्कअप लैंग्वेज। जब भी आप वेबसाइट पर डिजाइनिंग करते हो तो उसमें डिजाइनिंग पर्पस के लिए कौन सी लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। डिजाइनिंग के लिए अगर हम बात करें तो CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कुछ और टर्म्स हैं, जरा देख लेते हैं। CSS की जब भी बात करते हैं तो इसको होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स आर यूज टू मेक योर वेबसाइट लुक प्रिटी। वेबसाइट कितनी अच्छी से अच्छी दिख रही है उसके लिए यूज किया जाता है। दे डिफाइन एलिमेंट्स सच एज साइज, स्टाइल, कलर, फॉन्ट, एनिमेशन वगैरह वगैरह। आप किससे यूज करते हो? CSS से। PHP बोले तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इट इज यूज टू जनरेट डायनेमिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए हम PHP यूज करते हैं, तो ये अंडरलाइन मैंने जो किया याद रखिएगा। इट इज द कोड दैट कैन बी स्पीक टू योर डेटाबेस एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन टू द फॉर्म ऑफ HTML टेक्स्ट, यानी कि डेटाबेस को कोई भी इंफॉर्मेशन दोगे वो आपको HTML टेक्स्ट में प्रोवाइड कराएगा। जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय वेबसाइट डेवलपर्स टू आउटपुट इंटरैक्टिव एलिमेंट्स ऑफ वेबसाइट, यानी कि ये डेवलपर्स के द्वारा यूज किया जाता है। क्यों? जब डेवलपर ने कोई वेबसाइट का कोड बना के पूरा तैयार किया, अब वो इंप्लीमेंट करने के बाद दिखेगी कैसी, तो वो पहले चेक करते हैं, उसके बाद पब्लिक करते हैं, तो इसलिए यूज होता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कैशिंग की बात करते हैं
तो कैशिंग इज योर ब्राउजर वे ऑफ स्टोरिंग डेटा लोकली व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, दिस इंक्रीज द लोड स्पीड एंड, देखो जो कैशिंग होती है, जितना आप ज़्यादातर किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करते रहोगे तो उतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें सेव होती रहेंगी। जब सेव होगी तो अगर आप बार बार उस साइट पर विजिट करते हो तो जो टाइम टेकन है वो कम लगेगा। होवरिंग की बात करते हैं, देखो होवरिंग क्या होता है, पर्टिकुलर लिंक पर जब आप इस तरीके से मूव करते हो, जब आप किसी लिंक पर जाते हो तो एक हैंड सा बन के आ जाता है, ठीक है। तो मूवमेंट इन अ, मतलब कि पूरा का पूरा इंटरेक्ट करते हो किसी वेबसाइट पर, तो वो क्या कहलाता है, होवरिंग कहलाता है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी कि सीडीएन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वे ऑफ स्पीडिंग अप योर वेबसाइट लोड स्पीड्स बाय स्टोरिंग अ कॉपी ऑफ योर वेबसाइट फाइल्स और फोल्डर ऑन अ सर्वर, यानी कि जो भी वेबसाइट की कॉपी है वो अपने सर्वर पर एक और बना लेता है ताकि लोड को कम किया जा सके, प्रोसेस को स्पीडी किया जा सके। किसमें, सीडीएन यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में। एचटीएमएल क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो एचटीटीपी हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया। फादर कौन है इसके, एचटीएमएल के फादर, तो याद रखिएगा टिम बर्नर्स ली है इसके, ठीक है। इज अ लैंग्वेज यूज्ड बाय वेब ब्राउजर टू रेंडर द इंफॉर्मेशन ऑन द, मतलब कि एचटीएमएल जो है वो डिजाइनिंग वेब पेजेस में यूज की जाती है, टू डिजाइन अ वेब पेज, ठीक है। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है कौन, एचटीएमएल। अगला देखिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एक्सक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि जो भी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 143 पे, इसका आंसर करिए सभी लोग भाई। In Windows OS, when you delete an item from any of the drives by making use of the delete key or even a simplicity right click and selecting the delete, जब भी किसी चीज को आप डिलीट करते हो तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में जाता है। आप चाहते हो रिसाइकिल बिन में ना जाए, ठीक है, तो आप डिलीट कैसे करोगे, उस फाइल को सिलेक्ट करिए और शिफ्ट के साथ डिलीट कर दीजिए, ठीक है। शिफ्ट के साथ डिलीट करने से रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, अ डैश बिट इज एक्स्ट्रा बिट इंक्लूडेड विद द बाइनरी मैसेज टू मेक द टोटल नंबर ऑफ द आइदर, सॉरी उसको कहते हैं हम पैरिटी बिट कहते हैं। 145, विच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ यूआरएल इज अ डोमेन, कह रहे इस यूआरएल में कौन सा डोमेन है, तो डोमेन आपका कौन हो गया, www.india.in, ठीक है। अभी आपने देखा होगा एक बंदा था, शायद दिल्ली का ही है, ठीक है, तो जियो एक अलग है, ठीक है, और हॉट स्टार अपना अलग डोमेन है, ठीक है। उसने क्या किया, क्योंकि अब जियो और हॉट स्टार जो है वो दोनों मर्ज होने वाली हैं, ऐसी सूचना आ रही थी, तो अब जब ये दोनों मर्ज होंगी तो जियो हॉट स्टार को दोनों को डोमेन चाहिए था जियो हॉट स्टार नाम से, किस नाम से, जियो हॉट स्टार नाम से। अब किसी बंदे ने ये डोमेन जो है वो पहले से रजिस्टर करके रख लिया, ठीक है। अब वो उसके लिए क्या चार्ज कर रहा है, उसके लिए कह रहा है कि मैं, वो शायद कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसका शायद एक साल का खर्चा जाने 30 जाने 34 लाख रुपए है, तो अब वो 5 साल तक पढ़ेगा, कह रहा मेरा इतना खर्चा दे दो, तो ये जो मैंने खरीदा है ना जियो हॉट स्टार डोमेन, ये मैं आपको दे दूंगा, तो वही वाली बात हो गई, ठीक है। तो www.india.in जो है वो क्या है, आपका एक डोमेन है। In MS Excel 365, hidden between two columns in an indicator that have been hidden a column, तो डबल लाइन से इसको शो किया जाता है। 146 नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, हाइड और रो को अगर हाइड करना है, हाइड रो, ठीक, तो क्या प्रेस करोगे, Ctrl+N। अगर रो को शो करना है Ctrl+Shift+9, ठीक है। अगर कॉलम को हाइड करना है तो Ctrl+0, ये क्या है, 0 है ना कि O, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड आइटम्स इन द विंडोज 10। अब देखो वही वाला शॉर्टकट पूछ लिया गया है जो मैंने कॉपी के अलावा बताया था। देखो क्वेश्चन आया यहाँ पर कि नहीं, 147 आंसर देंगे सभी। कॉपी के लिए क्या होता है भाई, Ctrl+Insert होता है, Shift+Insert जो है पेस्ट के लिए होता है, ठीक है ना। Shift+Insert किसके लिए, पेस्ट के लिए होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 148 क्रिप्टो लॉकर। क्रिप्टो लॉकर क्या है? एक रैंसमवेयर है। 149 तमाम सारे हैं, देख लीजिए। 149 विच आर द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर क्रिएटेड बाय डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर कौन है? एज। ऑप्शन नंबर बी। क्रोम जो है वो किसका है? गूगल का है भाई। ठीक। 150 की बात करेंगे। इन MS Word 365 कंट्रोल प्लस ई इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू। कंट्रोल प्लस ई जो है वो अलाइनमेंट होता है किसके लिए? सेंटर के लिए। ऑप्शन नंबर बी। जस्टिफाई के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस जे, ठीक है ना। और राइट अलाइनमेंट के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस आर। लेफ्ट के लिए क्या होता है? डिस्प्ले द फाइल मेन्यूज ऑप्शन, ठीक है ना। ये एक दूसरा ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो राइट अलाइन टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस आर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 151 पे आएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइन स्पेसिंग ऑफ अ पैराग्राफ इन MS वर्ड। लाइन स्पेसिंग की बात करेंगे तो लाइन स्पेसिंग जो है हमेशा कैसी होती है? वर्टिकल होती है। लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डायगोनल स्पेस, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर पी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर्स इज यूज्ड टू क्रिएट टू स्टोर डिलीटेड ईमेल्स। डिलीटेड ईमेल्स जो है किस में स्टोर होते हैं भाई? ट्रैश में स्टोर होते हैं। स्पैम क्या होता है? अनवांटेड और अनसॉलिसिटेड ईमेल्स। ठीक है, इनबॉक्स में आपको क्या होता है? रिसीव्ड मैसेज प्राप्त होते हैं। ड्राफ्ट में क्या होता है? इनकम्प्लीटेड मेल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153। इन कंप्यूटर मेमोरी द विड्थ ऑफ डैश बस स्पेसिफाई द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी सपोर्टेड बाय ए सिस्टम। ठीक है, तो उसको कहते हैं एड्रेस बस। ठीक है, अब देखो जरा बस को समझ लेते हैं। अ कंप्यूटर बस इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम विद अ कंप्यूटर और बिटवीन कंप्यूटर्स दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन। अलग अलग कंपोनेंट्स के थ्रू डेटा जब ट्रांसफर होता है तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? बस का यूज करते हैं। जो देखो आप ये जो लाइन देख रहे हो ना, जो ये लाइनें देख रहे हो इस तरह की, ठीक है, यही जो पाथ है इन्हीं को बसेस बोला गया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बसेस की बात कर लें, जैसे कि पिछली स्लाइड पे क्वेश्चन पूछा गया। एड्रेस बस क्या होता है? इट कैरीज मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द प्रोसेसर टू द अदर कमांड, यानी कि मेमोरी एड्रेस को कैरी करता है प्रोसेसर से अदर कमांड के लिए, अदर कंपोनेंट के लिए। डेटा बस की अगर बात करें, इट कैरीज डेटा बिटवीन द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट। कंट्रोल बस की बात करें, कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द प्रोसेसर टू द कंपोनेंट। बात रखिए, याद समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 154। ईमेल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ट्रू है? अ यूजर कैन चेक द ईमेल हेडर प्रायर टू डाउनलोडिंग। कह रहा है कि डाउनलोडिंग करने से पहले क्या उसके हेडर को चेक किया जा सकता है? क्या बिल्कुल चेक किया जा सकता है। उसी से तो पता चलेगा कि हमें ये फाइल डाउनलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट के बारे में है। ठीक है, तो पहला तो सही हो गया। आ यूजर कैन पार्सली डाउनलोड एन ईमेल, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब कभी वही आपने देखा होगा जब कोई फाइल ईमेल आपके पास आती है तो जो PDF होती है, PDF पे आपको पहला पेज जो है वो थोड़ा सा दिखता रहता है, लेकिन आपको पूरी फाइल नहीं दिखेगी। पूरी फाइल तभी दिखेगी जब आप डाउनलोड करो। तो यही होता है पार्शियल डाउनलोड, दोनों ही कर सकते हो। आंसर हो गया बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इन विंडोज 11 टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर यू प्रेस द डैश ऑन द बटन। फाइल एक्सप्लोरर अगर ओपन करना है, कई बार बताया, विंडोज ई के साथ आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, इन MS ऑफिस 365 टेबल ऑफ अथॉरिटीज इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, मैंने हर एक ग्रुप, हर एक टैब के अंदर सारे ग्रुप बताए हुए हैं और उन ग्रुप को आप याद रखिएगा। टेबल ऑफ अथॉरिटीज जो है वो किसके अंतर्गत मिलेगा? आपका आंसर हो जाएगा रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस के अंदर आपको मिलेगा। देखिए जरा, रेफरेंस टैब जो है वो आपकी इस समय ओपन हुई है। ठीक है, ये देखो, और रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटी, ये सारे ऑप्शन जो है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 157। इन MS Excel 365 you can use dash when you want to change a cell reference with a formula without changing the formula bar। आंसर होगा आपका इनडायरेक्ट। ठीक है ना। ट्रांसपोज क्या करता है? आपका डेटा अगर हॉरिजेंटली है, आपका डेटा अगर एक्सेल में हॉरिजेंटली है तो इसको क्या कर देगा? वर्टिकली कर देगा। मैच फंक्शन मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा देख लेते हैं। BLOOK का फंक्शन क्या करता है? लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो एंड कॉलम।
ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था, अगर डेटा आपका वर्टिकल है तो हॉरिजेंटल में बदल देगा या फिर वाइस वर्सा। मैच फंक्शन आप जान ही चुके हो। क्वेश्चन नंबर 158, इन ईमेल विच द फॉलोइंग इज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में क्या क्या इंक्लूड होता है, डिलीट मोड या कीप मोड। क्वेश्चन नंबर 158, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158, दोनों ही मोड होते हैं, डिलीट और ऑप्शन हो जाएगा बी। 159 की बात करेंगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे अब। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फायरवॉल ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर टू एग्जामिन इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स। इनमें से कौन सी फायरवॉल जो है वो नेटवर्क लेयर पर काम करती है, ताकि इससे ये पता चलता रहे जो पैकेट आ रहे हैं जा रहे हैं उनको एग्जामिन कर सके। तो ऑप्शन हो जाएगा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल के टाइप देख लेते हैं। पैकेट फिल्टर क्या होता है, इट इज अ टेक्निक यूज टू कंट्रोल नेटवर्क एक्सेस बाय मॉनिटरिंग आउटगोइंग एंड इनकमिंग पैकेट्स। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था ना, इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट, तो कौन सी, पैकेट फिल्टरिंग। ठीक है, याद रखिए। इसको आप स्टैटिक फायरवॉल भी बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लेयर फायरवॉल्स ये भी होता है। दीज फायरवॉल कैन एग्जामिन एप्लीकेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, पूरी की पूरी लेयर को ही ये एग्जामिन करते हैं। ठीक है, इट फाइंड सम सस्पिशियस एप्लीकेशन दैट कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मिंग अवर नेटवर्क दैट इज नॉट सेफ ऑन इट कैन बी ब्लॉक, उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की बात करें, दीज फायरवॉल्स आर कॉल्ड इंटेलिजेंट फायरवॉल्स। These firewalls can perform all the tasks that are performed by the other types of firewalls. Circuit level gateway होता है। A circuit level gateway is a firewall that provides user data protocol और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बीच में कनेक्शन की सिक्योरिटी को मैनेज करने का काम करता है सर्किट लेवल गेटवे। स्टेटफुल इंस्पेक्शन ये भी एक तरह की पैकेट फिल्टरिंग है। कंट्रोल हाउ डेटा पैकेट्स मूव थ्रू अ फायरवॉल, ये लेकिन कैसी है, डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग है। हार्डवेयर फायरवॉल जो है वो हार्डवेयर में भी होता है। ठीक है, हार्डवेयर फायरवॉल इज फिजिकल अप्लायंस, मतलब एक डिवाइस होती है जो आपके सिस्टम पर नेटवर्क से पहले लग जाती है। नेटवर्क से आने वाला ट्रैफिक वो चेक करके भेजता है आपके सिस्टम पर। अगर कोई सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी फील होती है उसको वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। व्हाट इज डीडीओएस अटैक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। डीडीओएस अटैक क्या होता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी में। क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 160, बस और थोड़ी देर हमें रखिए। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपका सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा। ठीक है, तो स्टे ऑन। सर जी ये वीडियो भी यूट्यूब पर नहीं रह सकती क्या, ऐप में कैसे हटकर ऐप कर दीजिएगा। बिल्कुल, और कितना सर, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है एन अटैक दैट एम्स टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर, नहीं, एन अटैक दैट फ्लड्स अ नेटवर्क, बिल्कुल सही बात है। मतलब एक ऐसा अटैक होता है जो नेटवर्क पर इतना ट्रैफिक भेज दिया जाता है जो सर्वर उसको संभाल नहीं पाता है और क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है डीडीओ अटैक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा कुछ टाइप के अटैक जो है वो आपको दिखाए गए हैं। स्पूपिंग देखिए क्या होता है, इट इज अ टेक्निक टू एक्सेस द अनऑथराइज्ड डेटा विदाउट कंसर्निंग टू द ऑथराइज्ड यूजर। बिना किसी ऑथराइज्ड यूजर की परमिशन के अगर आप कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेते हो, वो कहता है स्पूफिंग। ठीक है, इट एक्सेसेस द रिसोर्सेज ओवर द नेटवर्क, इट इज आल्सो नोन एज मैस्कुडेयर। आईपी स्पूफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेक्निक टू एंटर अनदर कंप्यूटर बाय एक्सेसिंग इट्स आईपी एड्रेस। बात समझ रहे हो, हैकिंग आप तो समझते ही हो, बिना किसी परमिशन के किसी नेटवर्क में एंट्री मारना। क्रैकिंग, इट इज एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर, इट इज जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आप उस सॉफ्टवेयर, कोई पेड सॉफ्टवेयर है और उसमें आपने कुछ सेटिंग्स कर दी, कुछ छेड़छाड़ कर दिया, ठीक है, और उसने आपको डाउनलोड करा दिया। ठीक है, तो दैट वन इज क्रैकिंग, उसको क्या बोलते हो, क्रैकिंग बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए फिशिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ मिनट, फिशिंग को पढ़ो जब तक। देखो भाई क्या होती है फिशिंग।
ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अटेम्प्टिंग टू फ्रॉडुलेंटली एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, क्रेडिट एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। मतलब कुछ इस तरीके से फ्रॉड तरीके से आपके पासवर्ड को चुरा लिया जाए, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को चुरा लिया जाए, तो ये सिस्टम कहलाता है आपका फिशिंग, ठीक है। स्पैम आप जानते हो, ठीक है, अब्यूज तरीके से मैसेजिंग की जाती है, अनसॉलिसिटेड बल्क में मैसेज भेजना आपको क्या कहलाता है, स्पैम कहलाता है। MITM इंपॉर्टेंट है मैन इन द मिडिल, यानी कि मैंने आपको बताया था जब मैं इसको एक्सप्लेन किया था, यानी कि दो लोग होते हैं, ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बीच में कोई आ गया और बीच में इसने इन दोनों के कम्युनिकेशन को पकड़ लिया। ये जो ए ने इसके पास भेजा, ए ने ये सोच रहा है ये तो बी के पास गया, लेकिन ये पकड़ लिया किसने, ये जो मैन इन द मिडिल आ गया बीच में। अब इसने भेजा कुछ था और इसने मैनिपुलेट करके इसको कुछ भेज दिया। जो रिप्लाई उसने दिया है, उसने जो ये सोच रहा है कि मैं ए को भेज रहा हूं, ये ए को ना भेज के ये इसको भेज रहा है, फिर ये इसको भेज रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मैन इन द मिडिल, MITM, ठीक है। DDoS की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी कि यही देखो आपसे पूछा गया था। इट इज अ साइबर अटैक दैट कॉजेज द सर्वर रिफ्यूज टू प्रोवाइड द सर्वर टू द जेन्युइन क्लाइंट्स। दो तरीके से होता है, फ्लडिंग और क्रैश। फ्लडिंग क्या होता है, इन दिस टाइप द हैकर सेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक टू द सर्वर विच द सर्वर गेट नॉट हैंडल। इतना ज्यादा सर्वर ट्रैफिक भेज देता है जो कि सर्वर संभाल नहीं पाता है, अल्टीमेटली क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। इन दिस टाइप द हैकर्स एक्सप्लॉइट अ बग ऑन द सर्वर रिजल्टिंग इन अ सिस्टम टू क्रैश एंड हेंस द सर्वर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड सर्विस टू द क्लाइंट्स। यानी कि क्रैश रिजल्ट अटैक कब होता है, जब ऐसा किसी ने कर दिया, कोई बग ऐसी भेज दी जो सर्वर, जिससे क्या हो गया, क्रैश कर गया, जिससे कि सर्वर जो है अपने क्लाइंट्स को सर्विस नहीं दे पा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन इसी से पूछ लिया, देखो मैंने फिशिंग बताया था, फिशिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी के आंसर हम क्वेश्चन करिए 161 का। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वॉर्म, फिशिंग तो है नहीं, अगर एन अटैक दैट फ्लड्स अ नेटवर्क, इसको DDoS बोलते हैं। अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक दैट ट्रिक्स यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बिल्कुल यही सही बात है, अ टाइप ऑफ मालवेयर नहीं है, ठीक है। व्हाट इज अ वर्कबुक इन एक्सेल, एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है, फाइल कंटेनिंग मल्टीपल वर्कशीट, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू पेस्ट कॉपी, पेस्ट पेलिंग शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+B, तीनों शॉर्टकट मैंने बता रखे हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ BCC, देखो क्वेश्चन पूछ लिएगा, मेन पर्पज ऑफ BCC। अब BCC क्या होता है, BCC का पहले फुल फॉर्म याद करिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसी का छोटा भैया CC, कार्बन कॉपी, ठीक है, सभी के जवाब भी आने लगे। BCC क्या काम करता है, कह रहा टू इंक्लूड मल्टीपल मेन रेसिपिएंट इन अ सिंगल फील्ड, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है, ये तो आप वैसे भी कर सकते हो, BCC करने की क्या जरूरत है। टू इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेल, ये भी कुछ नहीं। टू सेंड कॉपीज ऑफ द ईमेल विदाउट रिवीलिंग द अदर रेसिपिएंट एड्रेस, बिल्कुल सही बात, यानी कि अगर BCC में जिन जिन लोगों का मेल डाला होगा तो उनको दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये मेल जो है वो और किस किस लोगों को भेजी गई, इसलिए यूज की जाती ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आपको ये पता करवाना हो कि ये मेल किस किस को दी गई है तो हम यूज करते हैं कार्बन कॉपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165, व्हाट प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल्स के लिए क्या यूज किया जाता है, SMTP, ठीक है ना। 165 आंसर क्या हो जाएगा, SMTP, ठीक है। अगर देखो इसमें दोनों के लिए दे दिया है, सेंडिंग एंड रिसीविंग में SMTP हो सकता है, ठीक है, लेकिन POP3 की बात करें, ये मेल को रिसीव करने के लिए काम आता है, ठीक है, ये सेंड के लिए बेसिकली काम आता है, ठीक है, सेंडिंग मेल्स। और IMAP एक और प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट, इसका फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर SMTP भी होता और POP भी होता तो आंसर किस पे करते हैं, POP पे, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 166 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, कौन सा इनमें एक आउटपुट डिवाइस है, तो आंख बंद करके लगा दीजिए प्रिंटर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी सभी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसको आप माउस को आप पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं।
ठीक। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इन सेंट्रल प्रोसेसिंग। अब आप तो देखो इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हाँ प्रशांत तिवारी पीओपी रिसीविंग के लिए होता है, लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके से दे दिया है। अगर सिर्फ एसएमटीपी है तो आप लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर एसएमटीपी पीओपी दोनों होते तो मेन रूप से कौन है, सेंडिंग रिसीविंग के लिए पीओपी है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको एक आइडिया लग गया होगा, तो घूम फिर के जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बड़े इत्मीनान से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाइएगा, बिल्कुल दवा के करके आओगे। कह रहा है एएलयू का पर्पस क्या है, इट एग्जीक्यूट प्रोग्राम स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड लॉजिक कंपैरिजन। बिल्कुल यही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। विच की कैन बी प्रेस टू इनिशिएट अ स्लाइड शो इन एमएस विंडो। एमएस पावर विंडो में अगर स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो भाई क्या यूज करोगे, F5, ठीक है। स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, अगर पहली स्लाइड से स्टार्ट करना है तो F5, और फ्रॉम करंट स्लाइड मतलब जिस स्लाइड से आप काम कर रहे हो उसी स्लाइड से अगर करना है तो शिफ्ट के साथ F5, ठीक है ना। शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर दोगे। 169 हाउ कैन यू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में आप डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन, Ctrl+O से ओपन करोगे। एन फॉर न्यू फाइल, न्यू डॉक्यूमेंट, P फॉर प्रिंट, S फॉर सेव। 170 विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स द फाइल एक्सप्लोरर। तमाम कई बार आया है क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। सर्च इंजन का इंटरनेट पर क्या मोटिव होता है, टू सर्च एंड रिट्रीव रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू असाइन आईपी एड्रेस डायनेमिकली टू अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। 172 बिल्कुल डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, डी नंबर। व्हेन अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड द डिफॉल्ट कितना होता है, साइज 11 पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। 174 वेयर कैन यू फाइंड द इमोटिकॉन्स इन द इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्सेशन विंडो। कहां पर मिलते हैं, जल्दी से बताओ। बॉटम ऑफ द चैट विंडो में मिलते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप में देखते हो ना, बिल्कुल नीचे साइड बने रहते हैं। द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेल इज। डिफॉल्ट विड्थ कॉलम इन एक्सेल में कितनी होती है भाई, 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। वैसे अगर ओरिजिनली देखा जाए तो 8.43 होती है, ठीक है, लेकिन राउंड ऑफ में इसको 8 कर लिया, ठीक है। अच्छा, रो हाइट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, रो हाइट की तो डिफॉल्ट कितना होता है, 15 पॉइंट, ठीक। मैक्स कितना होता है, 409 पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं मैं कॉलम विड्थ की बात करूं, डिफॉल्ट कितना मिलता है, 8.43 कैरेक्टर। वहीं मैक्सिमम कितना मिलता है, 255 कैरेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 176 इन एमएस वर्ड विच ऑप्शन अलाउ यू टू अलाइन टेक्स्ट इन अ वे दैट अपीयर्स वर्टिकली एट द बॉटम ऑफ अ सेल और टेक्स्ट बॉक्स। बताइए भाई जल्दी से। सेल में बॉटम होता है तो यानी कि बॉटम लाइन, जस्टिफाइड अलाइनमेंट सेल में एमएस वर्ड में तो होता है। ये क्या पूछ रहा है भाई, एमएस वर्ड विच ऑप्शन अलाउ टू टेक्स्ट द बॉटम ऑफ, अच्छा ठीक 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 ठीक, जस्ट अ मिनट। वर्ड की बात होती है, ठीक है, तो उसमें जस्टिफाई होता है, ठीक है ना। लेकिन बॉटम उसमें सेल की बात पूछ रहा है, जब टेबल में आप टेबल बना लेते हो तो बॉटम अलाइनमेंट ही यूज होता है, ठीक है। हाँ भाई 177 पे इन एमएस वर्ड विच फीचर अलाउ यू टू क्रिएट डिफरेंट हेडर्स एंड फूटर्स ऑफ ऑड इवन पेजेस। डिफरेंट ऑड और इवन ऑप्शन है, 177 का हो जाएगा डी नंबर। इन विच कैन टेबल इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स। टेबल को कैसे ऐड कर सकते हो, टेबल को कैसे ऐड करोगे, इंसर्ट टैब से ऐड करोगे। मॉडरेट मार्जिन ऑफ अ पेज अप्लाई टू द पेज, किस टैब से मार्जिन लगा सकते हो भाई, पेज लेआउट टैब से। पेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप पेज लेआउट से कर सकते हो। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी कहा जाता है, उसको कन्वेंशनल इंक्रिप्शन भी बोलते हैं,
विच टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग हाई स्पीड वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन फॉर मोबाइल डिवाइसेस को LTE बोलते हैं, आप जानते हो ना 4G LTE, ठीक है ना। तो LTE का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो भाई LTE के फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। GPS की बात करें तो ये होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। वहीं GPRS की बात करें तो ये हो जाएगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। 182 की बात करेंगे, व्हाट फंक्शन डज नॉट पब्लिक की सर्व इन डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन। डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन में जो फंक्शन होता है क्या होता है, यानी कि टू डिक्रिप्ट द डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। 124 इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट जो है वो किससे इंसर्ट करते हो, पहले तो ये जान लो, ठीक है। चार्ट के लिए क्या लगाते हो, F11 लगाते हो, ठीक है। किस टैब में मिलेगा, इंसर्ट टैब में मिलेगा, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन सा एक ऐसा चार्ट टाइप है जो कंपेयर करता है प्रोपोर्शन और परसेंटेज पूरा होल में, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था पाई चार्ट होता है। अलग अलग तरीके के चार्ट हैं, जरा उनको भी देख लेंगे। कॉलम चार्ट मिलता है आपको, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज दिस चार्ट टाइप टू विजुअली कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस अ फ्यू कैटेगरीज, ठीक है। कुछ कैटेगरीज हैं उसमें अगर कंपेरिजन करना है तो कॉलम चार्ट यूज कर सकते हो, लाइन चार्ट यूज कर सकते हो। यूज दिस चार्ट टाइप टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग उसमें कुछ अगर ट्रेंड बदल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है तो उसको दिखा सकते हो। पाई चार्ट या डॉगनट चार्ट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है, इसको इंसर्ट बार चार्ट बोला जाता है। टाइप टू विजुअली कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस अ फ्यू कैटेगरीज व्हेन द चार्ट शोज ड्यूरेशन और द कैटेगरी टेक्स्ट इज लॉन्ग। एरिया चार्ट हो गया आपका, स्कैटर चार्ट हो गया, ये आपका स्टॉक चार्ट हो गया, ये वाला कैसा हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है। ये आपका रेडार हो गया और ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है। तमाम अलग अलग तरीके के चार्ट हैं। कॉम्बो चार्ट मतलब कि इसमें देखो लाइन ग्राफ भी है और बार ग्राफ भी है, दोनों हैं। पाइवट चार्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आएंगे, जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब। विच फीचर इन MS वर्ड अलाउड टू यू डॉक्यूमेंट लेआउट एंड फॉर्मेटिंग एट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। जब प्रिंटेड होगा तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू आप जानते हो, प्रिंट प्रीव्यू के सारे शॉर्टकट मैंने बता दिए हैं। एन इरेजेबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट अनटिल एक्सपोज टू द, इससे एक्सपोज किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रे से। जो डबल EP रैम होता है उसको हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज से पास कराया जाता है, जो डबल EP रोम होता है। टू क्रिएट अ न्यू पासवर्ड न्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट विच द फॉलोइंग स्टेप्स आर करेक्ट। नया डॉक्यूमेंट अगर बनाना है तो इनमें से कौन सा आप फॉलो करोगे, ठीक है। फाइल टैब के पास न्यू पे जाओगे, ठीक है। विच कीबोर्ड इज यूज टू जंप द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल ऑफ द टेबल इन MS वर्ड, टैब, ठीक है। 188 का आंसर हो जाएगा C नंबर। इन MS वर्ड विच आइकन फ्रॉम द आइकन्स बिलो द मेन्यू बार कंपेयर, देखो जो सेव की तरह जो दिखने वाला होता है वो कौन होता है, ये फ्लॉपी डिस्क की तरह दिखता है, मैंने आपको बताया अभी। इन MS वर्ड विच ऑप्शन अलाउ यू टू कॉपी एंड पेस्ट सेलेक्टेड, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो कॉपी के लिए क्या करते हो, टू द क्लिपबोर्ड व्हाइल साइमल्टेनियसली रिमूविंग इट टू द ओरिजिनल लोकेशन। अगर वो ओरिजिनल लोकेशन से रिमूव हो जाए तो वो क्या करता है, कट करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ URL, इनमें से कौन सा एक URL का पार्ट है, पोर्ट नंबर, ठीक है। ये तमाम सारे पार्ट आप देख रहे हो, प्रोटोकॉल है, यूजर नेम, पाथ, पोर्ट नंबर, क्वेरी, सब डोमेन, पैरामीटर, फ्रेगमेंट, ये सब क्या है, पोर्ट के पार्ट हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का पर्पज क्या होता है, टू इंसर्ट इमेज नहीं, टू एडजस्ट स्पेसिंग, टू चेंज द फॉन्ट कलर नहीं, टू कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेसमेंट विद द मार्जिन, ठीक है, यही सही है। ऑप्शन नंबर D जो है वो इसका सही जवाब हो। व्हाट इज द रोल ऑफ रोम, रोम का रोल क्या है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी का। मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शन नहीं, स्टोरिंग यूजर जनरेटेड फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट नहीं, स्टोरिंग द कंप्यूटर्स फर्मवेयर, बिल्कुल सही बात, एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल। जब ये चीज़ें बनाई, जब रोम फैक्ट्रीज में बनाई जा रही होती है तब इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर कराई जाती है उसको बोलते हैं फर्मवेयर। विच डज सोशल नेटवर्किंग साइट प्लेस द बिगेस्ट एम्फेसिस ऑन प्रोफेशनल नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, लिंक्डइन। इन MS वर्ड विच ऑप्शन अलाउ टू क्विकली रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस यानी क्लियर फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस
स्पेस बार शॉर्टकट होता है, ठीक है। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, कंट्रोल आल्ट प्लस बी होता है। What will happen when you select the cell content of a particular row in MS Excel and then click the delete button? जब कभी भी आप पूरी की पूरी सेल कंटेंट को सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, डिलीट बटन प्रेस करने में एंट्रीज इन ऑल द सिलेक्टेड सेल्स विल बी डिलीटेड। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ऑन व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन MS Excel फंक्शन ऑपरेट? किस तरह के MS फंक्शन पर डेटा ऑपरेट होता है? रेंज ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, एक्सटर्नल डेटा, इंटायर वर्कशीट, इंडिविजुअल सेल्स। जल्दी से बताएंगे। जब तक आप रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक किसी फंक्शन को आप इनबिल्ट नहीं कर सकते हो। रोज इन एमएक्सएल आर आइडेंटिफाइड एज, रोज किससे आइडेंटिफाई की जाती है, नंबर से। कॉलम किससे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, अल्फाबेट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज यूज्ड टू फॉर्मेट अ सेल इन MS Excel स्प्रेडशीट? फॉर्मेट करने के लिए क्या यूज करते हो, ठीक है। बस 10 से 15 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। सिलेक्ट करोगे सेल को, राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाओगे। जैसा कि आप सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और आप देखो ये ऑप्शन मिल रहा है आपको क्या, फॉर्मेट सेल का, ठीक है। कह रहा है विच MS फंक्शन कैन बी यूज टू सम अप द नंबर्स इंटर्ड इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स? ग्रुप ऑफ सेल्स का सम करने के लिए क्या यूज करते हो? सीधी सी बात है, सम फंक्शन यूज करते हो। क्या यूज करोगे, सम फंक्शन यूज करोगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। Which Excel feature allow you to simultaneously edit the same cell or range of cells with multiple user in the same time? Co-authoring बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, co-authoring। फॉर्मूला इन MS Excel स्टार्ट विद, फॉर्मूला जो MS Excel हमेशा किस सिंबल से स्टार्ट होता है, इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, और शिफ्ट प्लस F3 से आप फंक्शन को इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। Which function is used to calculate the maximum value in selected cells? मैक्स का कैलकुलेट करोगे। In Microsoft PowerPoint what is the shortcut combination to insert a new slide? कंट्रोल प्लस M पे जाओगे। Where can you find the form beginning and from current slide? Run a slide show, कहाँ से मिलेगा? स्लाइड स्लो वाले ऑप्शंस जो हैं वो स्लाइड शो टैब से मिलेंगे। इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ द विंडोज 11 टू रिड्यूस, आप कॉम्पैक्ट व्यू पे जाओगे। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस? इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? सर्विस प्रोवाइडर होगा, @ होगा, यूजर नेम होगा, फोटो की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द CPU इंटरेक्ट डायरेक्टली विद मेमोरी टू परफॉर्म रीड विद ऑपरेशन, ठीक है। किसके साथ ऑपरेट करता है भाई, प्राइमरी मेमोरी के साथ। डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन सेल्फ रेप्लिकेट एंड प्रोग्राम ओवर द नेटवर्क, उसको क्या कहा जाता है, वर्म बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने होते हैं, 32767, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए भाई, आपकी क्लास हो गई खत्म। जल्दी से बताइए सेशन जो है वो कैसा रहा। 210 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, सारे के सारे PYQ को फिनिश कर दिया, ठीक है ना। और उम्मीद करेंगे आपका सेशन जो है ये प्राइवेट नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। सेशन ये प्राइवेट नहीं होगा, पब्लिक बना रहेगा। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और यही आपका लास्ट का सरप्राइज था, ठीक है ना। और चलिए भाई, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कल आराम, थोड़ा रेस्ट करिएगा, बहुत ज़्यादा रस में ना रहिएगा। और 18 तारीख को आप बड़े इत्मीनान से आपके बड़ों की विशेष, आपके इष्ट की विशेष, हमारी विशेष, परमार SSC की तरफ से आपकी विशेष बहुत बहुत, ठीक है ना, शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत अच्छे से पेपर करके आइएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और जब पेपर दे के आओगे, पेपर कैसा रहा आपका जरूर बताओगे, ठीक है ना, जरूर बताओगे। बात आ रही है समझ में? चलिए भाई, बताइए, कोई किसी का डाउट हो भाई पूछ लो।
एक लोग पूछ रहे हो सर स्पूफिंग और स्निफिंग। देखो स्पूफिंग मैंने आपको बता दिया था, बिना यूजर के ऑथराइजेशन के बिना अनऑथराइज एक्सेस जब लेते हो आप, तो वो आप स्पूफिंग कहलाता है, ठीक है ना। किसी के अकाउंट में आप उसने आज्ञा नहीं दी, आप फिर भी उसको अकाउंट को हैक वैक करके अंदर चले गए, स्टोल करने लगे चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, तो वो स्पूफिंग है। स्निफिंग की बात करें तो स्निफिंग जो एक ऐसी प्रोसेस है जो मॉनिटरिंग करती है, जो कैप्चरिंग करती है सारे के सारे डेटा पैकेट्स को, किस पर, एक नेटवर्क पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्निफिंग। मजा आ गई लवा। आई एम रिलाइंग ऑन द सीजीएल कंप्यूटर्स, ठीक है। सीजीएल के लिए बिल्कुल रिलाई कर सकते हो, पूरे के पूरे बैच को घोट के पी जाना, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्म करके आओगे, सारी चीज़ों को कवर करा दिया गया बहुत ही आसान तरीके से। पासवर्ड के लिए स्नफिंग नहीं, पासवर्ड के लिए स्पूफिंग होता है भाई। आप जब सपोज आप किसी साइट पर गए, आपको किसी का पासवर्ड नहीं मिला, लेकिन आपने किसी तिकड़म करके कुछ हैक वैक करके उसका पासवर्ड ये सब ले लिया, उसमें एंट्री कर गए और वहां से चीज़ों को स्टोल कर रहे हो, तो ये स्पूफिंग है। ऑथर के यानी कि जो ऑनर है उसके बिना ऑथराइजेशन के आप एक्सेस करके उसमें चीज़ों को स्टोल कर रहे हो। लेकिन स्निफिंग क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो मॉनिटर करती है, ठीक है, डेटा पैकेट्स को एक किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क पर। सर आप भी कानपुर से हैं क्या? ठीक है, हम भाई कहाँ से हैं कानपुर से नहीं है, हम यूपी से हैं ठीक है ना, यूपी से हैं, यूपी से। अब ये मत पूछना कहाँ से, फिर हम कहेंगे इंडिया से हैं, है ना चलिए भाई, 5 से 6 क्वेश्चन नंबर क्वालिफाई हो जाएगा ना। देखो भाई इतना दर्द भरा है इनके अंदर, इतना पढ़ाने के बावजूद ये 5 से 6 क्वेश्चन लेके आप आ रहे हैं। सर क्या सिर्फ 10 क्वेश्चन ही 100% एक्यूरेसी से करेंगे? रिस्क नहीं लेना। हाँ ये कर सकते हो, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन अगर ऐसा आपको लगता है, देखो क्वालिफाइंग है नो डाउट, तो आपको अगर लगता है कि हाँ मेरे ये सही बन सकते हैं तो उतना ही सही करके ना, अगर नेगेटिव गलत कर दिए तो नेगेटिव मार्किंग तो जरूर है, भले ही क्वालिफाइंग है ना। मेरे साथ तो तुम भी पढ़ लो अंजलि, अच्छा भाषा तो कानपुर की ही है, कड़वा सच, जो आपका नाम है उसी में आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। हरेंद्र फ्रॉम अर्थ से, कानपुर से, बिल्कुल कानपुर से हूँ, ठीक है। बेस्ट सेशन विद बेस्ट टीचर, थैंक यू थैंक यू। क्वालिफाइंग कितने का है CHSL में? जस्ट अ मिनट, मैं देखो ये आपको मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, मैं ये भी चीज़ क्लियर करके बता दूं कि कितना है आपके लिए क्वालिफाइंग। जस्ट अ मिनट देखो CHSL के लिए जो क्वालिफाइंग है, जो UR कैटेगरी से हैं, मैं बता दूं, देखो भाई जो UR से हैं यानी कि जनरल से हैं, उनको लाने हैं 13.5 नंबर, ठीक है। और जो OBC या EWS हैं उनको लाने हैं 11.25 नंबर, ठीक है। और जो बाकी बची हुई कैटेगरी से हैं, ठीक है, रिमेनिंग कैटेगरी से हैं, उनको लाने हैं 9 नंबर। अब आप आइडिया लगा लीजिए, एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, तो सपोज दैट आप 6 क्वेश्चन करके आओगे तो तब भी आपके 18 नंबर हो गए, ठीक है। क्वालिफाइंग तो आप तब भी कर ले जाओगे। तो आप समझ गए, UR के लिए 13, ये CHSL के लिए है, ये किसके लिए है? CHSL के लिए है। UR के लिए 13.5 नंबर यानी कि 30%, OBC 11.25 यानी कि 25%, और ऑल अदर कैटेगरी को आप जाएगा 9 नंबर यानी कि 20%। तो आप अपने हिसाब से देख लो आपको कितने क्वेश्चन सही करके आने हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है ना। 15 क्वेश्चन है 3 नंबर का है, यानी कि 45 मार्क का है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है जो 1 नंबर की है, -1 हो जाएगा नेगेटिव पर, ठीक है। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है।
सर इसका कट ऑफ भी आता है ना? अरे कट ऑफ उठा आपके चक्कर को गोली मारो भाई, पेपर करके आना। सर सीएचएसएल मेंस के पहले और क्लास नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, जब सीएचएसएल का मेंस की डेट क्लियर हो जाएगी। पहले तो बैच जो करा रखा है, जो भी इनरोल्ड हैं तो उसको देखिए पहले, ठीक है। जब भी डेट अनाउंस हो जाएगी हम क्लासेस लेके आएंगे मॉक के फॉर्म में, क्योंकि सिलेबस पूरा कंप्लीट है तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं, आप परेशान ना होइए सीजीएल वालों, ठीक है। अभी सीएचएसएल पे फोकस कर लो। तो यूआर वालों को 13.5 नंबर, ठीक है, 13.5 नंबर बोले तो आप लगभग 5 क्वेश्चन सही करके आना, ठीक है। ओबीसी वाले 11.25 नंबर, आप लगभग 4 ही क्वेश्चन सही करे आना ठीक है। और अन्य कैटेगरी वाले 3 ही क्वेश्चन सही करे आना। बताओ इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? निगेटिव से बचना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके आना है, बात समझ गए? ठीक, और बताओ कोई कुछ समस्या? क्योंकि अब हम सीएचएसएल के बाद ही मिलेंगे सीजीएल में, सबसे पहले आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, जरा पूछ सकता है, ठीक है। और देखो टाइपिंग वाले के लिए बता दूं, टाइपिंग में घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपने कितनी टाइपिंग सीख रखी है, कितनी नहीं रखी है, लेकिन अगर आपने जितनी भी प्रैक्टिस कर रखी है, स्टार्टिंग जब करना तो बड़ा धीरे से करना, स्लोली स्लोली। पता नहीं चले गए ऐसा मत करना, गए अब एकदम खड़बड़ लग गया, बताना इतनी जल्दबाजी हड़बड़ाहट में सब कुछ गलत हो, और फिर वहां पर इतना ज्यादा प्रेशर बनता है, आती हुई टाइपिंग आप गलत करके आ जाओगे और डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो मेरी इस बात का बहुत ध्यान रखना, जब भी आप उसमें जाइए, जो लास्ट सेशन होगा मेंस का होने के बाद, तो बड़ी तसल्ली से स्टार्ट करिएगा, फिर स्पीड बढ़ा देना तसल्ली से स्टार्ट करने के बाद। सर कानपुर से मथुरा के लिए कितने बजे की? अरे ले अरे भाई नेट से देखो, ये हम थोड़े ना बताएंगे, मथुरा से ट्रेन बताएंगे अब हम तुम्हें। शर्मा जी बताओ भाई, शर्मा जी को ट्रेन पूछनी है। सर बता दीजिएगा सीजीएल का। अबे देखो भाई, हमें नहीं पता कब होगा सीजीएल का। सीजीएल ने जो अपना कैलेंडर दे रखा है उसने दिसंबर मंथ दे रखा है, दिसंबर का 2nd वीक, ठीक है। अब कब डेट अनाउंस होती है तो वो पता चलेगा, ठीक है। और सर परसेंटेज एरर भी बता दीजिए, परसेंटेज वो थोड़ा देखना पड़ेगा यार, ठीक है, कितना क्या रहता है। बाकी कब बनाएंगे फिर अगरा दूंगा, चलो भाई। और सर परसेंटेज, अच्छा सर डब्ल्यू जो वर्ड पर मिनट जो है वो शायद 30 वर्ड पर मिनट होता है, 30 वर्ड पर मिनट, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, शायद 35 भी हो सकता है। एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेना, ठीक है, मैंने इस पर देख नहीं पाया था, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। 30 या 35 इतना तो कंफर्म है, 30 होगा या 35 होगा, ठीक है। बताओ अब आपको ये नहीं पता है कि टाइपिंग स्पीड कितनी लानी है, तो फिर कैसे करोगे जाके भाई? ये पूछ रहे हो कि WPM कितना है सर मेरा 45 WPM के आसपास हो जाएगा। अरे बिल्कुल आराम से होगा उज्जवल कुमार, बस इतना ध्यान रखना जब भी स्टार्ट करना तो बड़ा स्लो तरीके से करना, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं। 27 बार पर मिनट सीजीएल, अच्छा। सूरज कुमार 35 बार पर मिनट, हाँ भाई मैं कह रहा हूँ 35 वर्ड पर मिनट ही है शायद, ठीक है, तो उसको जरा देख लेना। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग सीएचएसएल के बाद, यानी कि आप सभी को सीएचएसएल की बहुत 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 अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत अच्छा स्कोर करके आइए आपसे, तभी हमारी इतनी जो मेहनत हमने जो लास्ट फ्यू मंथ से कर रहे हैं तभी सफल होगी, ठीक है, अन्यथा फिर आप समझते ही हो, ठीक है। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जोया। हिमांशु कुमार लोलपुर, सर जी मेरा 55 स्पीड है, 3% ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। 3 आई थिंक 90% तक आपको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। देखो 55 को कम कर लो लेकिन एरर मत करो भाई, क्वालिफाइंग तो 35 ही तो चाहिए, वहां पर कोई मेडल नहीं मिलने वाला है आप 55 ले आओगे या 50 ले आओगे। हमें सिर्फ इतना देखना है, हमारी जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमें उसको फिलफुल करना है। हम मैक्सिमम तक नहीं जाएंगे, 70 50 60 से हमें मतलब नहीं है। हमारी 35 वर्ड पर मिनट है, हम सिर्फ उतने में ही रहेंगे, लेकिन एक्यूरेसी के साथ टाइप करते हुए चले जाएंगे, बस बात खत्म, ठीक है। कोर्स कब तक रहेगा सर? कोर्स रहेगा आई थिंक 1 साल तक तो रहेगा ही, ठीक है 1 साल तक तो रहेगा। आज हम बहुत रोएंगे। अरे काहे रोना है भाई कि दुनिया से थोड़े जा रहे हैं हम दोबारा फिर किसी क्लास में मिलेंगे देखना होगा हार्ट अटैक ना आ जाए, जाने दो सर को अच्छा
भाई पीडीएफ वाले भाई कहाँ हो तुम? टीचरसल में 35 स्पेलिंग की मैटर करता है, बिल्कुल हाँ स्पेलिंग मैटर करता है। आसानी से देखते जाइए, टाइप करते जाइए, बस बात खत्म। हमें भाई 35-45 स्पीड थोड़ा लानी है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट हो पूछो, फिर क्लास को करते हैं फिनिश। मिलते हैं हम लोग अगली सेशन में, अगले किसी क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। निकिता मेहरा बहुत बहुत धन्यवाद, यूपी में ही हैं, अच्छा ठीक है, बोलो भाई सल्टर, चलो ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, यानी कि अगले किसी और क्लास में। हमारा टीचरसल का जो सफर था वो यहाँ पर हो गया खत्म। आप सभी को हमारी तरफ से फिर से एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से प्रेशर करके आना, एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए भाई मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।